एक्सटर्नल कंडीशंस मेड मैरीटाइम एक्सपेंशन पॉसिबल? ऐसी क्या आंतरिक कंडीशंस थी जिनके कारण ये जो एक्सपेंशन है ये पॉसिबल हो पाया? मैरीटाइम पावर डज नॉट इमर्ज इन आइसोलेशन। एक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि अगर कोई राजा जाकर के अपनी लाव ले जाकर के या अपने सैनिक ले जाकर के कहीं पे एक्सपेंशन कर रहा है तो वो एक दिन का काम नहीं होता है, वो एक सतत चलने वाली प्रोसेस होती है। इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कुछ चीज़ों की हमें पॉलिटिकल अंदर की जो सेंटर की जो स्टेबिलिटी उसकी ज़रूरत होती है। उसमें क्या क्या चाहिए हमें? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिसोर्स कंसोलिडेशन, सिक्योर आइलैंड कॉरिडोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस रिसर्च पेपर के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट वॉज द आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रूटेड इन फ्रंटियर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन किस प्रकार से किया गया? कोर अगर तरह से देखें तो 3 प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स में देखने के लिए मिलता है, या उन्हीं के कारण, उन्हीं के सशक्त होने के कारण हम लोग आगे के एक्सपेंशन के बारे में सोच पाए। एग्रेरियन प्लेन्स, वहाँ से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, मतलब चोला का जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, उसके कारण उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिली और उन्होंने एक्सपेंशन किया। फॉरेस्ट फ्रंटियर, फॉरेस्ट फ्रंटियर में से जैसे हम अगर नाव की बात करते हैं, जो उनकी सेल शिप्स थी, वो सेल शिप्स बनी हुई थी हार्डवुड से। वो हार्डवुड जो टिम्बर है, वो टिम्बर अंदर की जनजाति उस टिम्बर को इकट्ठा करके और आगे बाहर सिटी तक लाया करती थी, उनके नगर के सेंटर्स तक लाया करती थी। कोस्टल पोर्ट्स, कोस्टल पोर्ट्स में जनजाति और अंदर की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं वो एज लेबर्स काम करती थी, तब जाकर के ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था। हमारे पास में 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हम मान सकते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ है ये कैसे डेवलप हुई। सबसे पहले पेपर, पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च और हरी मिर्च जो हमें दोनों देखने के लिए मिलती है, वो बहुत हाई वैल्यू चीज़ थी। और वो आप ये मान के चलिए, जब मैं मेरे रिसर्च के टॉपिक के लिए गई थी, बहुत अंदर के क्षेत्रों में ये काली मिर्ची और ये जो मिर्ची के प्रकार होते हैं ये उगते हैं, या आपको बाहर के जो नगर के जो पेरिफेरीज हैं वहाँ पर ये आपको उगती हुई नहीं मिलेंगी। तो इनको कौन एक्सट्रैक्ट करता था? आज भी ये काम जनजाति ही करती है, और पुराने ज़माने में भी ये जनजाति ही करती थी। टिम्बर, नेवल जो शिप्स हैं उनको बनाने के लिए टिम्बर का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कटाई, उगाई और उनका ध्यान रखना और उनके ट्रांसपोर्टेशन में किसी ने काम करा है तो वो जनजातियों ने करा है। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स वहाँ पर खुले घुमा करते थे। उन एलिफेंट्स को कैप्चर करना, उनको टेम करना, यानी कि उनको एक अनुशासन में लेके आना, और उस अनुशासन में लाने के बाद में उनको इस तरह से ट्रेन करना कि वो मिलिट्री में हेल्प कर पाएँ, इसमें जनजाति का एक बहुत बड़ा कार्य हमें देखने के लिए मिलता है। मेटल का निकालना, और जो दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते थे जैसे तलवारें बनाने के लिए, तो मेटल कहाँ से आता था? ये लोग उनकी खुदाई करना, उनका प्यूरिफिकेशन, और फिर उनको ला करके और जो सेंटर्स हैं सिटी के वहाँ तक लाना, ये सारा काम जनजाति करती थी। एक्सपेंशन इनटू फॉरेस्ट रीजन वाज नॉट अ सिंपल कॉन्क्वेस्ट। एक्सपेंशन जो फॉरेस्ट रीजन्स में किया गया वो एक सिंपल कार्य नहीं था। एपिग्राफिक एविडेंसेस सजेस्ट इनकॉर्पोरेशन थ्रू लेयर्स ऑफ सोवरेनिटी, अलायंस, ट्रिब्यूट एंड रिचुअल रिकॉग्नाइजेशन। जो मेरा रिसर्च का टॉपिक है उसमें मैं एक ट्राइबल राजा के बारे में बात करती हूँ। वो ट्राइबल राजा एक पांड्यन राजा के अंडर थे। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? लेयर्ड सोवरेनिटी। लेयर्ड रूप में हमें सोवर्निटी देखने मिलती थी कि एक राजा, जो छोटा राजा है, वो बड़े राजा के प्रति ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, ये करके कि मैं इतनी लकड़ी प्रोवाइड करूंगा, मैं इतने लेबर्स प्रोवाइड करूंगा। इस तरह से ये इंटरनलाइज सेंट्रल सिस्टम चला करता था। इसके बाद में दिस नेगोशिएटेड इनकॉर्पोरेशन स्टेबलाइज्ड फ्रंटियर जोन्स, इनेबल्ड प्रेडिक्टेबल रिसोर्स फ्लो, डायनेस्टीज गेन स्ट्रेटेजिक मटेरियल। ये सारे मटेरियल को हम क्या नाम देंगे? इनको सिर्फ प्लेन रिसोर्सेज नहीं बोलेंगे, या हम इनको रॉ मटेरियल नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजिक मटेरियल, क्योंकि आगे की जो स्ट्रैटेजी डेवलप हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं इन मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान था। Ritual and cultural integration, temple expansion extended sacred geography into frontier landscapes। जो टेम्पल एक्सपेंशन है, सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस एक्सपेंशन अगर किसी ने करा है वो इन्हीं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ने करा है, क्योंकि इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा डेडिकेशन की, डिवोशन की भावना हमें देखने के लिए मिलती थी। फॉरेस्ट श्राइन्स, लोकल डाइटीज़,
were incorporated into broader devotional networks, ritual integration, stabilized frontier regions, symbolized political and symbolic stability. Cultural diffusion abroad proposed the ritual consolidation at home. वो बताते थे कि कहीं ना कहीं जनजातियां जब सेंटर से जुड़ जाती हैं तो वो एक सेंट्रलाइज्ड कंसोलिडेटेड सिस्टम को दर्शाती हैं. इसके थ्रू हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ऑर्गेनाइज्ड फॉरेस्ट बेस्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन देखने के लिए मिला हमें. नेगोशिएटेड ट्राइबल इनकॉर्पोरेशन, हम जनजाति को कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते हैं, हम उन्हें हटा नहीं सकते. हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ जो सिटी में या बड़े बड़े जो नगर के पॉइंट्स बने हुए थे उनमें बेस्ड जो लोग थे सिर्फ वही आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को, हम ये नहीं मान सकते हैं. बहुत बैकग्राउंड से पीछे से काम होता आ रहा था. इनको हम रिसोर्स रेगुलेटर्स, लॉजिस्टिक मीडिएटर्स, मिलिट्री इनेबलर्स, इकोलॉजिकल नॉलेज होल्डर्स और रिचुअल इनकलकेटर्स के रूप में जाना जाता है. मैं अपने शोध पत्र वाचन का जब एंड करती हूँ, एंड करने के साथ में मैं 3 मेजर जनजाति जिनका नाम हमें बार बार देखने के लिए मिलता है. एक है काडर जनजाति जो केरला में बेस्ड है, एक मलयालम जनजाति है. ये दोनों पेपर प्रोडक्शन मतलब काली मिर्ची के प्रोडक्शन, उगाना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको सिस्टमैटिक रूप से कमर्शियल रूप से सिटी सेंटर्स तक पहुंचाना, इसका काम आज भी करती आ रही हैं. इनके साथ में जो मेरी रिसर्च की जनजाति थी मन्नन जनजाति का भी हमें कहीं जगह पर उल्लेख देखने के लिए मिलता है. मैं अपने शोध पत्र वाचन का जो अंत है वो बस एक ही सेंटेंस से करना चाहूँगी. फॉरेस्ट प्रिसीड द फ्लीट. फॉरेस्ट प्रिसीड द फ्लीट यानी कि आप किसी भी युद्ध पे या आप किसी भी तरह के मिलिट्री एक्सपेंशन पे जा रहे हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं जंगल और जंगल के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत बड़ा रूप अदा कर रहे हैं. ट्राइबल सोसाइटी प्रिसीड ग्रेटर इंडिया. अगर ग्रेटर इंडिया बन रहा है तो उनके पीछे जो जनजाति की सोसाइटी है, जो वनवासियों की सोसाइटी है, वो भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं. धन्यवाद. मैं किट प्रदान करने के लिए आदरणीय तेज सिंह जी संधो जी और अपने हर्षवर्धन जी तोमर से निवेदन करूंगा कि वे मिलीसा को किट प्रदान करें. अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर उमा मालवी मैडम को मैं आमंत्रित करूंगा, अपना शोध पत्र वाचन करें. उमा मालवी मैडम. ये सर्वविदित है कि रामायण काल में भी देखें तो हम वन जनजातियों का राम राज्य में भी बड़ा योगदान रहा. इसको मिलीसा ने वर्तमान संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया. उमा मालवी. सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ. मंचासीन सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण, विद्वजन और यहाँ उपस्थित सभी मेरे शोधार्थी विद्यार्थियों को नमस्कार करती हूँ. मैं श्रीमती उमा मालवी, शोधार्थी डॉक्टर प्रशांत पुराणिक सर के मार्गदर्शन में शोध कर रही हूँ. मेरा आज का शोध पत्र में प्रस्तुत कर रही हूँ. मेरा शीर्षक है बृहत भारत में जनता का विक्रमादित्य. विक्रमादित्य कौन है, उनके राज्य का विस्तार कितना था, उनके जीवन में कौन सी मुख्य घटनाएं हुई, उनका शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक था, उनकी परिषद में कौन कौन से विद्वान सुशोभित करते थे. ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है, परंतु इनका महत्व विद्वानों के लिए है. साधारण भारतीय वह भारतीय जिसका सामूहिक नाम जनता है इन बातों को नहीं जानता. उसने इन प्रश्नों को अब तक नहीं सुना. सुनकर उसे इनमें कुछ विशेष रस भी नहीं आता है. वह जिस राजा से परिचित है उसका व्यक्तित्व ऐतिहासिक विक्रमादित्य से बहुत बड़ा है. जनश्रुति और सिंहासन बत्तीसी के विक्रमादित्य ऐतिहासिक खोज की अपेक्षा नहीं करते हैं. यदि देश विदेश के विद्वान मिलकर यह व्यवस्था दे दे कि इस नाम या उपाधि का कोई भी नरेश नहीं हुआ है, तब भी लोक सूत्रात्मक जिस विक्रमादित्य को जानती है उनकी स्मृति सुरक्षित रहेगी. जनता के विक्रमादित्य व्यक्ति नहीं है, वे कई विचारों कई आदर्शों के प्रतीक है. जनता के विक्रमादित्य आदर्श भारतीय नरेश थे. आदर्श नरेश में प्राय वे सब गुण होते जो हिगल के मत के अनुसार राज सत्ता में पाए जाते हैं. यहाँ आदर्श राज सत्ता में पाए जाना चाहिए. वह जनता के लिए उत्तम स्व का प्रतीक होता है. मनुष्य से
भूल होती है, उसका राग द्वेष, उसका अधर्म सोम उसको नीचे खींचता है, इसीलिए उसे दंडित होना पड़ता है। परंतु राज की ओर से समुचित, निष्पक्ष, व्यक्तिगत प्रतिहिंसा आदि भावों से अरंजित न्याय होता है तो अपराधी का उत्तम स्व दंड की न्यायता को स्वीकार करता है। न्याय करने वाले के प्रति द्वेष नहीं होता है, एक अव्यक्त भावना रहती है कि यह दंड भी मेरे भले के लिए दिया जा रहा है। न्यायपूर्ति राजा भी माँ बाप के लिए ये भांति गुण जरों में गिना जाता है। हिगेल के सिद्धांत के अनुसार राजसत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित होने से व्यक्ति के स्व की पूर्णता और पूर्णावृत्ति होती है। मैं राजा का अवयव हूँ, इसका हूँ, यह मेरा है, ऐसी अनुभूति से अपने में एक विशेष प्रकार की वृद्धि सी प्रतीत होती है। राज के सुख दुख वैभव में अपना सब कुछ खोकर मानव परिवर्तित हो जाता है। राज की आज्ञा भार की जगह कर्तव्य हो जाती है और उसके लिए जो कुछ त्याग करना पड़ता है वह सुखद बन जाता है। जनता विक्रम के प्रति ऐसा ही भाव आज भी रखती है। उसके लिए विक्रमादित्य एक राजा मात्र न थे, वे उसके अपने राजा थे। वो आज भी उनके सुख की कथा सुनकर सुखी, उनके दुख से दुखी होती है। उनके बल, विक्रम, वैभव, बुद्धि पर गर्व करती है। तो वायु एंड टेक महापोत के स्वामी किसी सम्राट या अधिनायक को उनके बराबर मानने को तैयार नहीं है। विक्रमादित्य में जो अपनापन जान पड़ता है वो अन्यत्र नहीं मिलता है। विक्रम उन नरेशों में से थे जिनके शरीर में भारतीय जनता अपने इस आदर्श को मूर्त मानती है। विक्रम और उनके राजा में पूरा स्नेह था, प्रजा को उनसे अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार था। विक्रमादित्य किसी संप्रदाय का विरोधी नहीं था, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक विक्रमादित्य मालवगढ़ का महान योद्धा नायक था। विक्रमादित्य इतना महान था कि उसका यह नाम राजा और सम्राटों के लिए एक पदवी ही बन गया। विक्रम की गाथा रचना का श्रेय कवियों को कम, जनता को अधिक है। राम मनुष्य थे परंतु विष्णु के अवतार भी थे, उनका देवत्व तो भुलाया नहीं जा सकता। विक्रम सर्वत्र मनुष्य थे, उनका जीवन मनुष्य का जीवन था, उनका चरित्र, उनका सुख दुख मनुष्य का सुख दुख था। उनके शरीर में भारत का साधारण मनुष्य अपने को देखता, परंतु अपने को आज के रूप में नहीं, उस रूप में जिसे में वो होना चाहता है। विक्रम भारत के गौरव, उत्कर्ष, धर्म, त्याग, वैभव, ज्ञान के प्रतीक है। उनकी चर्चा करते समय जनता को अपनी अतीत की एक झलक देख पड़ जाती है और अनागत की आशाएं फिर से हरी हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं किट के लिए डॉक्टर एस.एल. बरे जी से निवेदन करूंगा कि किट प्रदान करें। अगले जो हमारे शोध पत्र वाचन में है कपिल चौधरी जी, इंदौर से आए हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कपिल चौधरी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से शोधार्थी इतिहास। मेरे गुरुजी डॉक्टर जे.सी. उपाध्याय सर, आपको सादर चरण स्पर्श। मंच में विराजमान सभी विद्वत जन और इस हॉल में मौजूद सभी विद्वत जनों, शोधार्थियों और छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं अपने विषय की शुरुआत मनुस्मृति के एक श्लोक से करना चाहूँगा। एतद्वेश प्रसूतस्य शकाशादग अग्रज जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्यानाम सर्वमानवाः। अर्थात इसी देश में जन्मे लोगों ने अपने ज्ञान और चरित्र से पृथ्वी के सभी मानवों को प्रबोधित और शिक्षित किया है। आज हम बृहत्तर भारत पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें मैंने जो अपना विषय रखा है उसमें बृहत्तर भारत और उसके निर्माता को मद्देनजर रखते हुए रखा है, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा। भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत पहलू यह है कि इसका प्रभाव भारत देश की सीमा से परे देश की संस्कृति और लोगों के जीवन पर परिलक्षित होता है। इन देशों के पुरातात्विक अवशेषों, लिखित स्रोतों एवं यहाँ के निवासियों द्वारा प्रयुक्त भारतीय व्यवहार और विचार प्रणाली से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति ने इन देशों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।
यह भारत की संस्कृति का विस्तारित क्षेत्र है जिसे बृहत्तर भारत विशाल नाम दिया गया है और इस क्षेत्र में पश्चिमी एवं मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया सम्मिलित है। इसके कुछ विभिन्न नाम भी दिए गए हैं जिसमें भारतीय संस्कृति शाखा देश, भारतीय संस्कृति माला क्षेत्र, द ग्रेटर इंडिया, द कंट्रीज ऑफ इंडोस्फीयर, एक्सटेंडेड इंडिया, इंडियन एशिया नाम दिया गया है, जहाँ जहाँ हमारे महंत, श्रीमंत और विद्वानों ने अपनी कृतियों के चिन्ह छोड़े हैं, जो आज भी विद्यमान है, वह ही बृहत्तर भारत का क्षेत्र कहलाता है। इस बृहत्तर भारत में फैले भारतीयों से संबंधित अभिलेख, दस्तावेज, देवालय, चैत्य, स्तूप, गुहा इत्यादि का अध्ययन का प्रकाशन कार्य भूषण सरकार, नीलकंठ शास्त्री, कालिदास नाग जैसे भारतवेत्ताओं ने इस हेतु एक संस्था की स्थापना करी जिसे बृहत्तर भारत परिषद का नाम दिया गया, जिसकी स्थापना का दिवस है 14 अक्टूबर 1926। इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारत के पड़ोसी देश और भारत की साझी विरासतों का अध्ययन, उन देशों को सुसंस्कृत करने में भारतीय सभ्यता के योगदान को रेखांकित करना इनका उद्देश्य रहा। भारतीयकृत राज्यों का अध्ययन, बंधुत्व भाव को कायम रखना, एशिया में भारत का नेतृत्व उभारना इन राष्ट्रीय लेखकों का प्रमुख उद्देश्य था। बृहत्तर भारत के देशों में फैले साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अमोघ वज्र, जिनगुप्त, परमार्थ, गुणवर्मन, बोधि धर्म जैसे हजारों प्रचारक सांसारिक सुखों को लात मारकर मानवता को दुख के सागर से निकालने के लिए और भारतीय संस्कृति के अभिराम तत्वों से युक्त सागर में उतर गए। सेवा का व्रत लेकर हिम मंडित शिखरों, शुखर पठारों, रेगिस्तानों को पार कर संस्कृति, धर्म, भाषा, दर्शन, खगोल, ज्योतिष, रसायन, चिकित्सा, कला और संस्कार से अपरिचित देशों में अहिंसा, संस्कार, सेवा, सत्य और प्रेम का शुभ संदेश सुनाने का ही जीवन का चरम लक्ष्य बनाकर चल पड़े। किंतु जो निस्वार्थ प्रचारक मंगलमयी भारत भूमि से धर्म प्रचार के लिए निकले, उनके हाथों में ना तो खून की प्यासी तलवारें थी और ना सभ्यता के दिखावटी झंडे ही थे, ना ही उनकी आड़ में भयानक तोपें आग उगलने की प्रतीक्षा कर रही थी। संसार की अन्य संस्कृतियां दूसरों के रुधिर से फूली फली हैं और इन संस्कृतियों और धर्म के हाथ खून से रंगे हैं, परंतु भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए इन धर्मवीरों ने किसी व्यक्ति का एक बूंद भी रुधिर नहीं बहाया। उनके तो एक हाथ में भिक्षा पात्र था, वे प्राणी मात्र के प्रति दया की याचना करते थे और दूसरे में कल्याणमयी उपदेशों की किताब रखते थे। उनके तन पर पीत वस्त्र था जो सेवा और कल्याण का चिन्ह था। जो प्रचारक इस पुण्य भूमि से निकले, उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन कुशलाय, लोक अनुकंपाय का एक अद्भुत त्रिरत्न संसार को सुनाया। किंतु यह भारत ही है जिसने दूसरों के लिए अपने लहू का दान कर डाला। यह घटना विश्व के इतिहास में जितनी अद्भुत है उतनी ही सुंदर भी है। मुझे संसार के साम्राज्य की इच्छा नहीं, स्वर्ग सुख तथा मोक्ष को भी मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो परिताप पीड़ित प्राणियों को दुख से निवृत्ति चाहता हूँ। इस भावना से भरे हुए, सेवा के पवित्र व्रत से दीक्षित, प्राणी मात्र की कल्याण कामना से उत्प्रेरित इन धर्मवीरों ने संसार का कौन सा बड़े से बड़ा संकट नहीं झेला, किस भीषण से भीषण विपत्ति को हंसते हंसते गले नहीं लगाया। स्त्री पुरुष, घर बार, धन धान्य, किसी प्रिय से प्रिय पदार्थ, बड़े से बड़े स्वार्थ का बलिदान नहीं किया। जो महापुरुष इस यज्ञ में सफल हो गए और जिनके प्रातः स्मरणीय नाम आज भी इतिहास के पृष्ठों में अंकित हैं, उनके अतिरिक्त न मालूम कितनी आत्माएं उभरती जवानी में ही सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को ठुकराकर, मातृभूमि के कातर प्रेम की परवाह न कर, अपनी गृहस्थी के मध्य में ही धर्म प्रचार को, उद्दाम ज्वाला को हृदय में लिए पर्वतों को हिम में गले लगाया, रेत में दफन हो गए और कितने ही समुद्र को लहरों में विलीन हो गए। कितने जरा जीर्ण शरीर, तरुणोत्साह शिशु हृदय, धर्म प्रदीप के पतंगे, भूख प्यास शीतोष्ण वात्र दृष्टि आदि की उपेक्षा कर विश्व को विश्व भ्रातृत्व का संदेश सुनाने की अतृप्त अभिलाषा के साथ अकाल में ही उन्नत महासागर की तुंग तरंगिणी में सदा के लिए सो गए। कितने परोपकारी व्रती अपने वंश के एकमात्र कुलदीप अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर संसार को प्रकाशित करने के लिए और अपने ग्रहों को अंधकारमय बनाकर विकट वनों में यात्रा करते हुए बीच में ही
हिंसक पशुओं की क्षुधा को शांत करने के लिए बोधिसत्व के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन की आहुति दे गए। और तो कितनी कुसुम सुकुमार कुसुमारियां अपने हृदय के अंतःस्थल पर जी सर भगवान बुद्ध की धर्म प्रेरणा को अनुभव कर कोमलता सुखाभिलाष और विलासी जीवन को तिलांजलि देकर तलवार की धार पर चलते हुई सेवा की वेदी पर अपने को न्यौछावर करने से पूर्व ही मार्ग में दावानल की ज्वालाओं में भस्मीभूत पवन में विकीर्ण अस्फुटित यौवन कुसुम कलिका के पराग पुंज की तरह विलीन हो गए हैं। उनके नाम, उनकी स्मृतियां और उनके अवशेष आज कहाँ हैं, उन्हें कौन जानता है। न मालूम कितने अविज्ञात कुमार जीव अप्रसिद्ध बोधि रुचि और अविदित जिन गुण अपूर्ण संकल्पों की प्रचंड अग्नि को अपने हृदय गुहाओं में दबाए हुए हैं, प्रशांत ज्वालामुखियों की तरह विस्मृति के अंचल में औंधे मुंह पड़े हैं। बृहत्तर भारत के मंदिर की नींव में लगे ये अदृश्य पत्थर जिन पर हमारी पूजा के पुष्प कभी नहीं चढ़ते, अधिक सम्मान के पात्र हैं। ये ही बृहत्तर भारत के निर्माता हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कपिल चौधरी जी को किट प्रदान करेंगे। हर्षवर्धन जी, भाई साहब। मैं क्रम में थोड़ा परिवर्तन करूंगा। मैं डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उन्हें ऑनलाइन कोई बैठक में जाना है। उनके बाद जो शोध पत्र वाचन करेंगे उनके नाम ले देता हूं मैं, तैयार हैं। संजना धाकड़, राहुल सांकला, दीपिका पवार और शिवानी पवार और अमित पिटवे, निकिता। सम्मानित मंच, आज हमारे बीच में इग्नू के प्राध्यापक और इतिहास संकलन योजना के आदरणीय बाल मुकुंद जी के पश्चात के हमारे मार्गदर्शक हर्षवर्धन जी उपस्थित हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के छात्र हर्षवर्धन जी निरंतर इस क्षेत्र के मालवा क्षेत्र के इतिहास के संकलन में अपनी महती भूमिका के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इंदौर से हमारे बीच में पधारे आज के समापन कार्यक्रम के हमारे अतिथि आदरणीय जेसी उपाध्याय जी, जिनके मार्गदर्शन में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के क्षेत्र के शोधार्थी निरंतर लाभान्वित होते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष और वर्तमान में समाजशास्त्र विभाग के मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर एस.एल. वारे साहब, शासकीय माधव महाविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, शासकीय महाविद्यालय घटिया के प्राचार्य और बाद में मालवा के प्रमुख रेखांकित किए जाने वाले केपी कॉलेज देवास के प्राचार्य के रूप में आपने कार्य किया। अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित है, जिसमें कि एमए के लिए भारत में नारी राज्य, भारत में राज्य पर्यटन के अनुप्रयोग जैसी किताबें आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी और कैलाश पुस्तक के माध्यम से निकली हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मालवा प्रांत इतिहास संकलन समिति के आदरणीय तेज सिंह जी, जिनका परिचय आपको मिल चुका है, आज के सूत्रधार डॉक्टर अजय शर्मा जी का परिचय आपको मिल चुका है। मैं चूँकि कुछ दायित्व ऐसे हैं जिनका निर्वहन मुझे महाविद्यालय में जाकर भी करना पड़ता है, इसलिए मैं अपना पेपर एक संक्षिप्त में उसका वाचन कर रहा हूँ। वास्तव में ग्रेटर इंडिया की जो बात आती है वह
5वीं शताब्दी में भगवान तथागत के समय से ही हम प्रारंभ हो जाते हैं। अशोक के काल में महेंद्र और संघमित्रा विदेशों में धर्म प्रचार के लिए जाते हैं और इसके पश्चात अनेक धर्म प्रचारकों का उल्लेख विदेशों में के लिए होता है, जिसमें मस्तिका, थेर महादेव, थेरा रक्षिता, सेना धम्म निखत, महाधम्म रक्षिता, सोना उत्तरा आदि का उल्लेख हमको मिलता है। और ये सब धर्म प्रचारक हम जो कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्च, सप्तता, मोक्षदायिका, तो इन्हीं नगरियों के माध्यम से जो व्यापारिक संबंध होते हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक आवागमन होता है, और विशेषकर हमारे वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैनी जैसे शिक्षा केंद्रों के माध्यम से यह व्यापारिक संबंध, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदान प्रदान इन्हीं प्राचीन नगरियों के माध्यम से ग्रेटर इंडिया के जो क्षेत्र हैं, जिसमें कि मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, कोरिया आदि क्षेत्रों में होता है। जावा, सुमात्रा, मलाया, श्रीलंका, कंबोडिया और अफगानिस्तान के क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। यह महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। अशोक ने भी जो अपने 14 वृहत शिलालेखों और 7 स्तंभ लेखों में विभिन्न प्रकार का जो उल्लेख किया है, जिसमें कि जिसकी लिपि प्राकृत, ब्राह्मी या आरामी, खरोष्टी जैसी है, इसमें उसने लिखा है, ऐसे च मुखमुते विजय देवन प्रियस यो धर्म विजयो सो चन पुन लदो देवन प्रियस यह च अंतेषु अशशुपि योजन परच तेन अंतियोग के चतुरे रजनी तुर्मे नम अंतकिनी नम मक नम अलिक सुंदरो नम विज चोड़ पंड अव तव पांड्य। अर्थात उसने विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। तो यह भी उल्लेखनीय है। और जब मैं आगे बढ़ा दें और आगे बढ़ा दें आगे चित्रों पे ले आए। ये श्रीलंका का एक सिंह गेट है। श्रीलंका सबसे प्राचीन क्षेत्र जहाँ पर हमको भारत से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह एक सिंह पंजे के रूप में प्राचीन अवशेष है, पुरातत्वीय अवशेष है। और इसके साथ ही साथ इस प्रकार के चित्र हमको उस क्षेत्र में मिले हैं, उल्लेखनीय है। आगे ये हमको 9 प्रकार के उल्लेख, जिसमें कि पाशुपत धर्म से संबंधित, भैरव धर्म से संबंधित, वैष्णव, बौद्ध, ब्राह्म आदि धर्म से संबंधित अवशेष जो हमको प्राप्त होते हैं। और ये अवशेष भी हमको प्राचीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आगे ये यहाँ पर उल्लेख है सिनगिरी के प्राचीन अवशेष हैं, जो कि हमको उस समय के प्राप्त होते हैं। आगे और आगे ये पूरा नक्शा है। ये नक्शा बृहत्तर भारत को हमको दिखाता है कि भारत की स्थिति उस समय क्या थी। भारत उस समय चूंकि अविभाजित भारत था, तो हम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी उसमें सम्मिलित था। तो उसके साथ भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में ग्रेटर इंडिया की क्या कल्पना थी, वो इस नक्शे के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे ये है बमियान का जो उल्लेख कल भी है ना शोधार्थी ने किया था, जिसमें कि 2001 से पहले की स्थिति, 2001 से पहले तथागत के जो स्टेचू था चट्टानों में काटा गया, वो स्टेचू के साथ है। बाद में तालिबानों ने उसको नष्ट किया। नष्ट करने की भी एक ऐसा नहीं है कि एक दिन में नष्ट कर दिया, उसको भी श्रेणीगत रूप से नष्ट किया। और नष्ट करने के पश्चात की जो स्थिति है, दोनों स्टेचू ये हैं, और उन्होंने इसके नीचे ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, इन्होंने इसके नीचे अपने
शिविर लगा के रखे हैं जहाँ से वे अपनी गतिविधियां चलाते हैं। तो ये वो स्थिति है। आगे ये भी हमको उसी क्षेत्र में मिले हैं जिसमें राजा की आकृति है। सीलिंग में भी चित्र बने हुए थे इस बमियान में, और वो सीलिंग के चित्र हैं, इसमें है अप्सराएं हैं तथागत बुद्ध के ये हैं, और अन्य चित्र इस समय के मिले हैं। इनको भी उन्होंने रॉकेट लॉन्चरों के माध्यम से या अन्य बारूद भरकर इनको भी नष्ट करने का प्रयास उस समय किया, किंतु बाद में विद्वानों ने यह कहा, इसकी बहुत आलोचना हुई। तो 2006 में इटली में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये कहा गया कि इसका रिस्टोरेशन होना चाहिए, और इसके बाद लगभग 15 वर्षों के पश्चात 2015 में पुनः इसका रिस्टोरेशन प्रारंभ हुआ, और चूंकि रिप्लिका ही बन सकती थी, मूलतः तो नष्ट हो चुका था, किंतु यह मैंने आपको यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। आगे ये हमको बाली में, इंडोनेशिया के क्षेत्र में हमको विष्णु का अवतार प्राप्त हुआ है। विष्णु की प्रतिमा है, और वहाँ पर जो विभिन्न मंदिर हैं, उन मंदिरों की एक पिलर का हमको शिल्प, जो कि भारतीय कलात्मक प्रभाव है, वो दिखाने का प्रयास है। आगे ये ग्रुप हैं जो कि बौद्ध मठों से संबंधित है। उस अंगोकर वाट का यह चित्र है, और इसके बारे में विभिन्न प्रकार के हमको जानकारियां मिलती हैं कि किस प्रकार से 5वीं 6वीं शताब्दी में यह एक विकसित स्वरूप में रहा था। आगे यह भी वहीं का दृश्य है। यहाँ बौद्ध मंक यहाँ पर घूम रहे हैं, और आज भी यह स्थान संरक्षित है और कला और अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे राम सेतु का उल्लेख आया है। राम सेतु का उल्लेख सुंदरकांड में भी हमको मिलता है, जिसमें नल और नील ने राम सेतु का निर्माण कराया था। लगभग 30 मील का यह ब्रिज 5 दिन में बना था, और इसमें विशेषता ये थी कि अंग और नल और नील ने, जो कि उस समय विश्वकर्मा के द्वारा दीक्षित, उनके नील को विश्वकर्मा का पुत्र माना गया है और वानर सेना का इंजीनियर माना गया है। उन्होंने श्री राम लिखते हुए, और वो श्री राम लिखने का तात्पर्य यह है कि पत्थर किस दिशा में लगेंगे, और उनको एक श्राप भी मिला हुआ था ऋषियों के समूहों के द्वारा, जिसमें कि विश्वामित्र भी सम्मिलित थे, कि वो कुछ भी चीज अगर पानी में डालेंगे तो वो डूबेगी नहीं। तो उन्होंने जो हनुमान जी और वानर सेना ने जो पत्थर ला के दिए, हम ये कह सकते हैं कि वो पत्थर पीवीएस पत्थर भी हो सकते हैं, किंतु वो जो पत्थर ला के दिए, वो उनके माध्यम से उन्होंने 5 दिन में 30 मील का यह ब्रिज बनाया था, जिसको कि आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और विशाल सेना के साथ रामेश्वरम से श्रीलंका की ओर आगे बढ़े। इन सब के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास इन चित्रों के माध्यम से किया है कि प्राचीन काल में से ही बृहत्तर भारत, जिसको कि जो कल्पना है, उसके साथ भारत के अच्छे संबंध थे। आगे ये इंडोनेशिया और कंबोडिया के क्षेत्र में जो हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसका उल्लेख है। आगे ये भी उसी क्षेत्र का एक चित्र है। और आगे धन्यवाद। तो इसके साथ ही ये संपूर्ण पेपर, जिसको कि संक्षिप्त में मैंने आपके सम्मुख प्रदर्शित किया है, निश्चित है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ व्यापारिक संबंध बृहत्तर भारत के विभिन्न देशों में, जो कि वर्तमान में भी हैं, स्थापित करता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। मैं अगले क्रम में
संगीता बाथम उपस्थित हो तो वो अपना वाचन के लिए आ जाए। संजना धाकड़, इसके बाद दीपिका पंवार तैयार रहे। हेलो, आज सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना धाकड़, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है सुमात्रा भारतीय संस्कृति का प्रभाव उत्तर भारत के संदर्भ में। सुमात्रा में प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, कला, शासन व्यवस्था, व्यापार, परंपरा आदि का गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव मुख्यतः समुद्री व्यापार, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से पहुंचा। प्राचीन व्यापारिक संबंध। भारत में सुमात्रा के बीच समुद्री व्यापार बहुत प्राचीन था। दक्षिण भारत के चोल, पल्लव और व्यापारी यहाँ आते थे। मसाले, सोना, कपूर, लकड़ी और वस्त्र का व्यापार करता था। व्यापार के साथ साथ भारतीय धर्म, भाषा और रीति रिवाज भी पहुंचे। श्री विजय साम्राज्य और भारतीय प्रभाव। श्री विजय साम्राज्य 7वीं से 13वीं शताब्दी सुमात्रा प्रसिद्ध साम्राज्य था। यह एक शक्तिशाली बौद्ध राज्य था। बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से इसका संबंध था। भारतीय बौद्ध विद्वान यहाँ आते जाते थे। हिंदू धर्म का प्रभाव। सुमात्रा में शिव और विष्णु की पूजा के प्रमाण मिले। कई स्थानों पर हिंदू मूर्तियां और मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। संस्कृत भाषा के शिलालेख मिले। यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म का यहाँ गहरा प्रभाव था। बौद्ध धर्म का प्रसार। महायान बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार था। भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था। धार्मिक शिक्षा और विहार स्थापित किए गए। कला और स्थापत्य कला। मंदिर निर्माण की शैली भारतीय थी। मूर्तिकला और धार्मिक प्रतीकों में भारतीय शैली स्पष्ट दिखती है। कमल, चक्र, त्रिशूल और जैसे प्रतीकों का उपयोग। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। राजा के देवराज की उपाधि देने की परंपरा। राज्य व्यवस्था में भारतीय राजधर्म का प्रभाव। धार्मिक संस्थापन की परंपरा। समुद्री शक्ति और चोल संबंध। राजेंद्र चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में श्री विजय पर आक्रमण किया था। इससे भारत में सुमात्रा के संबंध में अधिक स्पष्ट होते हैं। यह समुद्री संपर्क का प्रमाण है। सांस्कृतिक मिश्रण। भारतीय परंपरा स्थानीय संस्कृति में घुल मिल गई। त्योहार, नृत्य, संगीत में भारतीय तत्व, धार्मिक सह अस्तित्व की परंपरा है। मैं संजना धाकड़ को किट देने के लिए उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा और तोमर साहब। संगीता बाथम। अगली वक्ता है दीपिका पंवार शोधार्थी के रूप में। शिवानी पंवार तैयार रहे। फिर निकिता तंवर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं दीपिका बद्री सिंह पंवार जीडीसी कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरी गाइड डॉक्टर रंजना शर्मा मैम हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थल बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। मेरा टॉपिक है स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन सेंट्रल एशिया। रशिया, तिब्बत, चाइना एंड इंडिया से सराउंडेड लैंड मास को ही सेंट्रल एशिया कहते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की हिस्ट्री में सिल्क रूट, ट्रेड रूट का बहुत अहम रोल रहा है।
वैसे तो इस रूट पर कई कमोडिटीज ट्रेड होती थी, लेकिन चाइनीज सिल्क सबसे इम्पोर्टेंट था जो इसके थ्रू ट्रेवल होता था, इसलिए इसको सिल्क रूट कहा जाता था। सिल्क रूट पर केवल ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि स्कॉलर्स, मॉन्क्स, मिशनरीज भी ट्रेवल करते थे, जिसके कारण इंडियन कल्चर स्पेशली बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ। सेंट्रल एशिया में कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, स्तूपास के रिमेन्स मिलते हैं जो एंशियंट इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच कल्चरल कॉन्टेक्ट की गवाही देते हैं। किंगडम ऑफ खोतान जो कि सिल्क रूट पर लोकेटेड था, जो कि प्रेजेंट डे चाइना की जिनजियांग रीजन में है। खोतान से मिले कुछ फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो कॉइन्स मिले हैं, उनके जो फ्रंट साइड पर इंग्रेविंग्स है वो चाइनीज लैंग्वेज में है और जो बैक साइड पर इंग्रेविंग्स है वो प्राकृत लैंग्वेज में है। खोतान की मोनेस्ट्रीज में कई संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रांसक्रिप्शंस ईटीसी मिलते हैं। अगर बात करें चाइना की, तो इंडिया चाइना कॉन्टेक्ट की शुरुआत 2nd सेंचुरी बीसी से हो गई थी। चाइना में इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने में 2 मॉन्क स्कॉलर्स कश्यप मर्तंगा एंड धर्म रक्षिता का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये मॉन्क्स 67 एडी में हान डायनेस्टी के चाइनीज एम्पेरर मिंग टी के इन्विटेशन पर चाइना गए थे। माना जाता है चाइना में बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन इन्हीं दोनों ने किया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड मोनेस्ट्रीज से भी कई प्रोमिनेंट टीचर्स चाइना गए थे। इसमें सबसे पॉपुलर थे बौद्ध धर्म। यस सर। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ इंडिया के कॉन्टेक्ट के फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंसेस रामायण में मिलते हैं, लेकिन मिथोलॉजी से हटकर हिस्टोरिकली देखें तो मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोका ने अपनी बेटी संघमित्र और महिंद्रा को वहाँ पर भेजा था स्प्रेड करने के लिए इंडियन कल्चर को। और इसी के साथ भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। कलहणा के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मनि की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, कर्ण के कवच की शान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में। धन्यवाद। मैं दीपिका रायकवार को भी आमंत्रित करता हूँ कि उन्हें भी किटबैक दिया जाए। आपको भी दीपिका पवार और दीपिका रायकवार, बड़े सर और उपाध्याय सर। शिवानी पवार, नीता मैडम, शिवानी के बाद निकिता और अमित तैयार रहे। A very good afternoon to all respected guests, respected teachers, and all my dear brother and sister. It's my pleasure to introduce myself to you. This is Shivani Pawar. I am a student of GDC College. Today I am going to tell about something how Indian culture spread across other country and special reference to Thailand. 3rd मिलेनियम बीसी से ही इंडिया आउटसाइड वर्ल्ड के कांटेक्ट में रहा है। वैसे तो इंडिया 3 साइड से ओशियन और नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है, लेकिन नेचुरल बैरियर इंडिया के आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट को रोक नहीं पाए। रिलीजन के अलावा फूड, क्लोथिंग, डांस, फेस्टिवल और डेली लाइफ के कई और एक्सपेक्ट इंडियन से निकलकर अदर कंट्री में स्प्रेड हुए हैं। इंडिया से स्प्रेड हुए कल्चर सबसे रिमार्केबल एक्सपेक्ट है कि यहाँ वॉर या कन्क्वेस्ट से नहीं स्प्रेड हुए हैं। मेडिवल यूरोप में क्रिश्चियनिटी को तलवार के बल पर स्प्रेड करने की कोशिश की गई थी। ऐसे वॉर्स को होली वॉर्स कहा गया है, लेकिन इंडिया की पूरी हिस्ट्री में इंडियन कल्चर के दूसरी कंट्री से एक्सेप्टेंस इंडियन कल्चरल वैल्यू पे बेस्ड रही है, जो कि स्पिरिचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर पर बेस्ड थी। इसीलिए इंडियन कल्चर के जिन एक्सपेक्ट को दूसरे देशों ने अपनाया है, इसे अपने कल्चरल, जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई कर लिया गया। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर।
इंडियन कल्चर को आउटसाइड वर्ल्ड में स्प्रेड करने में ट्रेडर्स, मिशनरी, स्कॉलर्स, जिप्सीज का रहा है। एंशियंट टाइम में इंडियन ट्रेडर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के सर्च में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ट्रेडर्स गोल्ड की खोज में कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, आइसलैंड जैसी जगह पर गए थे। इसी कारण एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में इन आइसलैंड को स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता है। ट्रेडर्स के अलावा इंडियन यूनिवर्सिटी भी इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चरल एक्सचेंज हुआ करती थी। दूसरे देशों में कई स्कॉलर्स इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को समझने इन यूनिवर्सिटी में आते थे। ईस्ट में नालंदा और वेस्ट में वल्लभी यूनिवर्सिटी को काफ़ी विजिट किया जाता था। युवन सेंग भी अपने ट्रेवल अकाउंट CU की में नालंदा और वल्लभी को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडियन कल्चर कैसे थाईलैंड में स्प्रेड हुआ और कैसे थाईलैंड कल्चर को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ था थाईलैंड में ओवर 3000 ईयर अगो थ्रू ट्रेड मिशनरी सेंट बाय एम्परर अशोका एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ खमर एम्पायर। This Indianization blended Hinduism, Buddhism into local tradition, shaping Thai literature, monarchy, language, art, festival, resulting in a unique and peaceful cultural exchange. Indian merchants from Kalinga, modern day Odisha, traded extensively in Southeast Asia, introducing cultural elements. जो इंडियन कल्चर का थाईलैंड में जो प्रभाव था, जो इन्फ्लुएंस था, वो हमें देखने को मिलता है कि जो इंडिया की ग्रेट एपिक है रामायण, उसमें थाई वर्जन में अवेलेबल है, जो नेशनल एपिक कहा जाती है थाईलैंड की, जिसे रामाकियन के नाम से जाना जाता है। उस पे बेस्ड एक ड्रामा भी होता है, मास डांस ड्रामा, जिसमें जो मेन कैरेक्टर थे रामायण के, जैसे कि राम, रावण और सीता, वो उनका मतलब परफॉर्मेंस होता है। जिसके बाद में वहाँ पर बहुत सारे फेमस टेम्पल है, जो इंडियन टेम्पल है, जैसे कि वहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर आर्ट्स पे बेस्ड है, जैसे कि श्री महामरियमम टेम्पल जो बिल्ड किया गया था 1879 में बाय तमिल इमिग्रेंट्स। जो ये टेम्पल है एक मास्टरपीस है साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर का, जो फीचर्स करता है कलरफुल स्कल्पचर्स ऑफ वेरियस डेटीज। और वहाँ के टेम्पल्स पे जो रामायण के भी सीन्स मिलते हैं। जिसके बाद द विष्णु टेम्पल है बैंकॉक में। जिसके बाद में ये माना भी जाता है कि जो अयोध्या है, जो अयोध्या सिटी है, वहाँ पर नेम्ड की गई थी आफ्टर द एंशियंट सिटी ऑफ अयोध्या इन उत्तर प्रदेश, विच इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। धन्यवाद। मैं किट के लिए सेंधो जी और तोमर साहब से निवेदन करूंगा कि वो शिवानी को पवार को किट प्रदान करें। निकिता तंवर और शोधार्थियों के लिए सूचना है, जिन्होंने भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं वो प्रीति पांडे मैडम को जमा कर दे, एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। अगर आप साथ ले जाएंगे तो बाद में कहेंगे हमने पढ़ा और हमारा पेपर नहीं आया, तो प्रीति पांडे मैडम को जमा करा दें। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। यहाँ बैठे मुख्य अतिथि एवं सभी श्रोतागण को मेरा नमन। मैं विक्रमादित्य जी के साक्ष्य के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट प्रयास है जो कि प्रीति मैडम से हो पाया। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आज इतना बोलोगे तो कल थोड़ा और, तो मैं प्रयास करूँगी कि आज से थोड़ा और अच्छा सुधार के बोलने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बोलना चाहूँगी। मिट्टी की हर खुशबू में इतिहास बसा है, मिट्टी की हर खुशबू में इतिहास बसा है। हर पत्थर पे कोई राज छुपा है, हर पत्थर पे कोई राज छुपा है। जो झुककर पढ़े इस धरा की कहानी, उसे भारत महान होने का पता चला है, उसे भारत महान होने का पता चला है।
भारतीय इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता है। विक्रमादित्य केवल एक राजा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य और परंपरा के प्रतीक माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार उनकी राजधानी उज्जैन थी और विक्रम संवत की स्थापना की थी। और ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य जी ने 57 ईस्वी में की थी। लेकिन मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा कि जो विक्रम संवत अभी यहाँ पर प्रचलित है वो नेपाल में भी आज भी प्रचलित है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कोई साक्ष्य होगा, या फिर विक्रमादित्य जी वहाँ रहे हो, या फिर और कुछ भी हो सकता है। तभी तो विक्रम संवत वहाँ चल रहा है ना आज भी। इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा। तो हम सब इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, सब तो इसको और मतलब जानने के लिए अपन शोध करेंगे। ऐसा विशेष रूप से बृहत्तर भारत के क्षेत्रों में विक्रमादित्य की परंपरा और प्रभाव दिखाई देता है। यह अध्ययन विक्रमादित्य से संबंधित प्रमुख साक्ष्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विक्रमादित्य एक ही राजा का नाम नहीं था बल्कि यह एक उपाधि थी जिसे कई महान शासकों ने धारण किया। इतिहास में कई प्रमुख शासकों को विक्रमादित्य कहा गया है। प्रमुख शासक जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के महान शासक थे। इन्हें इतिहासकार सबसे प्रामाणिक विक्रमादित्य माने जाते हैं। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। इनके समय को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और विक्रमादित्य के भी 9 रत्न थे और इनके बहुत सारे अभिलेख मिले, जैसे कि मंदसौर अभिलेख, राजस्थान के ताम्रपत्र, गुजरात के अभिलेख। थैंक यू। किट ले लो। निकिता तंवर को किट देंगे। अपने SL वरे सर निवेदन करूंगा। मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे एक ऐसे शोधार्थी जिन्होंने प्रशासनिक इंजीनियरिंग सर्विस में सेवाएं दी और अभी प्राचीन भारतीय इतिहास के शोधार्थी हैं, श्री VK शर्मा जी, जो भी लगातार 2016 इसके पूर्व 2004 का सिंहस्थ कर चुके हैं। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ शर्मा जी को, VK शर्मा जी आए, और अभी भी 2028 के लिए ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बाकी स्मार्ट सिटी को और प्रशासन को पूरा सहयोग कर रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। VK शर्मा जी, जो प्रश्न कल हुआ ना उस पर बात कर सकते हो। ठीक है। सम्माननीय मंच एवं मेरे आदरणीय शिक्षकगण, और इसके अलावा मैं याद करना चाहूँगा हमारे पुरातत्व के पूर्व स्वर्गीय HOD अहिरवार साहब को, क्योंकि उनके कारण ही मैं आज यहाँ हूँ और बोल पा रहा हूँ। उनके प्रेरणा से ही मैंने रिटायरमेंट के बाद MA किया है पुरातत्व में। मूलतः जब भी मैं पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी, कैसे हुई होगी, कहाँ हुई होगी। तो इसी क्रम में चूंकि मैं इंजीनियर भी हूँ तो मेरा ध्यान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यानी पूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था थी, एक नगरीकरण हुआ था, उस पर गया कि इतना अच्छा नगरीकरण उन्होंने कैसे किया होगा कि शानदार रोड्स बनाई, 90 डिग्री पे उनको काटी, नालियां जो बनाई वो ढकी हुई नालियां थी, स्नानागार बनाए, अन्न रखने के लिए गोडाउन बनाए। इवन यहाँ तक उसमें अपने को प्राप्त होता है, ज़्यादा अध्ययन करो तो, कि जो प्रमुख लोग यानी राजवंश या सेनापति या सेना से संबंधित मंत्री लोग, उनके लिए एक स्पेशल टाइप का किला जैसा बना होता था और अन्य लोगों के लिए थोड़ा नीचे अपने व्यवस्था रहने की होती थी। तो ये सब प्लान करने के लिए उनके पास क्या टूल्स थे, कैसे ये सब नियम उन्होंने बनाए कि दरवाजा हम क्या सड़क की तरफ नहीं खोलेंगे, दीवारें इस प्रकार से प्लेन बनेगी, यहाँ ऐसी खिड़कियां रहेंगी। सुनिश्चित ही इसके लिए कहीं ना कहीं कोई एक एजुकेशन सिस्टम उनके पास रहा होगा, क्योंकि आज हम देखने जाते हैं तो जब भी कोई नगरीकरण सब हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है। अगर मकान बनाने जाएंगे तो सूता है, सावेल है और टूल्स हैं। अगर सर्वे करने जाएंगे तो डंपी लेवल है, GPS सिस्टम है।
और नगर जब बनाने जाएंगे तो उसके लिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, नगर विकास संहिता है, मास्टर प्लान है। तो जब ये सारी चीजें करने के बाद भी आज की डेट में भी अगर हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नगरीकरण का पूरा देखें तो उतने अच्छे प्लान में आज भी हमारे शहर नहीं है। ये एक सच्चाई है जो गंभीरता से मैंने देखा है। अब आपका हो सकता है विचार दूसरा हो। तो ऐसा क्या रहा होगा कि उन लोगों ने इतने प्लान वे में पूरा नगर बना लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही कि अगर उनके पास, हमें लिखित में तो अभी मिला नहीं और लिपि जो मिली है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, परंतु जिस प्रकार से बुक्स होना चाहिए वैसी बुक्स तो अवेलेबल नहीं है ना। कई हमें क्या कहते हैं अपने ताम्रपत्र बहुत सारे मिले हों कि उसमें कुछ कुछ लिपि लिखी हो सकता है उसमें नियम हो, वो भी नहीं मिले, शिलालेख के रूप में भी नहीं मिले। तो क्या था? तो एक संभावना बनती है श्रुति और स्मृति से नियम एक दूसरे को देते जाते होंगे, क्योंकि नियम भी एकदम से नहीं बनेंगे कि भाई ये 4x4 का होना चाहिए या इसका स्केल ऐसे मापेंगे। तो निश्चित ही उन्होंने धीरे धीरे श्रुति और स्मृति से एक प्लानिंग करने का तरीका निकाला होगा और लिखित में हमें अवेलेबल नहीं है, हो सकता बाद में अवेलेबल हो कभी। तो श्रुति स्मृति हम विशेषकर करेंगे। और श्रुति स्मृति जब हम बात करते हैं तो निश्चित ही हमारा ध्यान वैदिक काल की ओर जाता है। वो पूरा का पूरा श्रुति स्मृति पे डिपेंड था। तो क्या हम ये माने कि दोनों कल्चर एक ही थी? अब कल्चर एक में करने की बात आते हैं या तो ये आता है कि ईसा पूर्व BC 1500 वर्ष पूर्व के आसपास हमारी वैदिक काल उत्थान पे था और सिंधु घाटी सभ्यता को हम 2500 पूर्व और उसके आसपास के टाइमिंग पे लेते हैं। तो एक समान टाइमिंग में नहीं होता, परंतु उनके उत्थान और पतन की टाइमिंग मैच करते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर ऋग्वेद और अथर्ववेद में जाओ तो पूरा का पूरा अपना नगर संयोजन मिलता है। तो क्या ये सभ्यताएं एक दूसरे को सहयोग करती थी या अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई मैचिंग पॉइंट थे जो उनको नगर संयोजन मिला? क्योंकि हमें दूसरी संस्कृतियों में इतना नगर संयोजन नहीं मिलता, या तो वैदिक में मिलता है या सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलता है। तो ये अध्ययन का विषय है कि अपने वैदिक सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता में संपर्क था या अभी हमारा काल निर्धारण भी में कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है, या ये था कि वैदिक सभ्यता मोहनजोदड़ो नगरी सभ्यता की ग्रामीण सभ्यता थी, या उनके गुरुकुल बाहर रहते थे और अंदर क्या कहते हैं नगरी सभ्यता थी। ये सब एक सोच के विषय हैं। आज हम जैसे हमारी जो वैदिक सभ्यता है मूलतः आज हमारे पास जो पहुंची ये इसमें मेरे ख्याल से शंकराचार्य परंपरा का बहुत ज्यादा हाथ है। अब शंकराचार्य परंपरा जनरल वे में हम 1000 वर्ष पुरानी मानते हैं, परंतु पूरी मठ बोलता है कि 2500 वर्ष पुरानी है। वहां 2500 वर्ष पहले भी शंकराचार्य स्थापित थे। अब शंकराचार्य परंपरा भी उठ के एकदम से तो खड़ी नहीं हो गई होगी, वही पीछे कहीं से चली आ रही होगी। तो ये सब हमें तार और धागे कहीं जोड़ने होंगे कि ये जो नगर नियोजन कैसे हुआ, नगर नियोजन के तरीके कैसे थे, क्या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा एवं वैदिक कल्चर कहीं मिला हुआ था या एक दूसरे के सहयोगी थे? ये सब चीजें आगे शोध का विषय हो सकती है मेरे विचार से। नमस्कार। धन्यवाद BK शर्मा जी, आप इंजीनियर मूलतः। मैं हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा, अरे आपको BK शर्मा जी किट से सम्मानित करेंगे, आपको जैसी उपाध्याय जी और वरे साहब और सेंदो जी भी। मैं हर्षवर्धन जी कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं। एक विषय अभी आया, सर बहुत वरिष्ठ हैं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया कि जब इतिहास में विसंगतियाँ होंगी तो बात तो सुधारनी पड़ेगी। सर ने भी बोला कि इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर दोनों अलग हैं, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी लास्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर का सिलेबस के लिए मध्य प्रदेश सरकारी कमेटी बैठी थी, मैं भी था उसमें।
तो बड़ी बहस हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इंडस सिविलाइजेशन को पार्ट ऑफ वैदिक बताया हुआ है, हमने चेंज किया है, इतनी हिम्मत दिखाई हमने। बड़ी बहस हुई मध्य प्रदेश सरकार में, जो केंद्रीय अध्ययन मंडल है, तो उसमें ज्योत्सना अग्रवाल है, मैं तो ओपन नाम बोलता हूँ, पढ़ाया भी उनने मेरे को। पिछले 60 सालों में ना उन्होंने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी, ना उन्होंने किसी वैदिक ग्रंथ को देखा, इंडस सिविलाइजेशन पे जितना लिखा गया उसको भी नहीं देखा। वो कहती है कि नहीं नहीं, आर्य भी अलग है और इंडस भी अलग हैं। तो सर मैं आपको क्षमा चाहूँगा, मैं काउंटर करने के लिए नहीं उठाऊँ कि इस दिशा में थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वैदिक काल बहुत पीछे जा रहा है और इंडस सिविलाइजेशन पार्ट ऑफ वैदिक है, वो अलग नहीं है। और यदि हम बृहत्तर ग्रेटर इंडिया की हम बात कर रहे हैं और भारतीयकरण की हम लोग बात करते हैं, जब तक हम कॉलोनियल माइंड सेटअप से मुक्त नहीं होंगे। जैसे एक बच्ची अभी शोध पत्र लेकर आई थी, तो आधा इंग्लिश में बोलते हैं, आधा हिंदी में बोलते हैं, चलेगा बाईलिंगुअल, पर जब हम इंडियन बोलते हैं तो आप विचार करें कि आप ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत को कितना स्वीकार करते हैं अपने मन से। तो ऐसा कुछ थोड़ा, वो मेरा सब्जेक्ट है इंडस सिविलाइजेशन, मैं उस पर काम करता हूँ लगातार, इसलिए मैं आपको यानी काउंटर करने नहीं उठाऊं कि पिछले 20 सालों में तस्वीर बदली है। हम अभी भी राम शरण शर्मा को लेके पकड़े रहेंगे या रोमिला थापर इनको लेके बैठे रहेंगे तो जीवन नहीं चलने वाला। इतिहास बहुत बदला है और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की सारी रिपोर्ट हमारे फेवर में है। एक भी रिपोर्ट हिंदुत्व के विरोध में खड़ी नहीं होती, भारत के विरोध में खड़ी नहीं होती है। ये जो सेकेंडरी सोर्सेस का जो उपयोग करते हैं, वो उन लोगों की समस्या है कि वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो इतना ही कहना था मुझे, अन्यथा ना लें आप बड़े विद्वान हैं। इतिहास समागम का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार विक्रम संवत को लागू करे, साथ ही अगले शोध पत्र वाचन के लिए अमित पिठवे को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उनका विषय है ईरान की नक्काली और भारतीय चित्रकला का अंतर संबंध। नमस्कार आदरणीय गुरुजन और शोधार्थी छात्र और सभी मेरे सहपाठियों को नमस्कार। ठीक है, मैं सीधे शुरू करता हूँ। बृहत्तर भारत में संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व के अंतर्गत एक कला की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कई सदियों से किसी न किसी रूप में देश विदेश में चलती आ रही है। साथ ही वह व्यापार, व्यवसाय, युद्ध और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अपना स्थान बनाए हुए है और निरंतर संवाद की किसी न किसी रूप में करती रही है। यह कला, चाहे वो कथा हो, चित्र हो, कलाकृति हो, हर स्तर पर समय समय पर हस्तांतरित होती रही है। ऐसी ही एक कला दो देशों के बीच अंतर संबंध बनाए हुए है, उसके बारे में आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईरान की नक्काली कला और भारतीय चित्रकला का अंतर संबंध। इसमें 3 चीजें करें: संस्कृति संवाद, दृश्य कथन और सामूहिक स्मृति दृष्टि से। अब संस्कृति संबंध के अंतर्गत किसी राष्ट्र की संस्कृति ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में अस्तित्वमान जीवन के रंगारंग आयामों के माध्यम से अपने शीर्ष पर पहुंचती है। वस्तुतः संस्कृति के जीवंत होने का द्योतक ही राष्ट्र विशेष का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। संस्कृति विशेषताओं के द्वारा ही एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से वरीयता प्राप्त करता है। संस्कृति परिणाम है उन उच्च नैतिक मूल्यों एवं आधारभूत आस्थाओं का जो जनसाधारण के चित्र में समय की गति अनुसार परिपक्व होती है और नस्ल दर नस्ल प्रवाहमान रहती है। भारत और ईरान एशिया के 2 सबसे प्राचीन देश हैं, जिनकी संस्कृतियां भिन्न भिन्न है। ईरानियों और भारतीयों के बीच सांस्कृतिक संबंधों ने विशेषकर कला और संस्कृति के क्षेत्र में असाधारण परिणाम दिए हैं। ईरान और भारत के इतिहास पर नजर डालें तो हम इन दोनों संस्कृतियों के बीच आर्य पूर्व और बाद में इस्लाम पूर्व, फारस और वैदिक सभ्यता से लेकर मुगल और मुस्लिम संस्कृतियों तक के मजबूत संबंधों को देख सकते हैं।
भारत और ईरान की सभ्यतागत पृष्ठभूमि समान है। वे परस्पर निर्भर सांस्कृतिक विरासतें साझा करते हैं और उन्हें संरक्षित करने में समान समस्याओं का सामना करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों में भारत और ईरान के बीच इतिहास में भिन्न क्षेत्रों में गहरे संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य शैलियों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाले हैं और उनसे लाभान्वित हुए हैं। अब ईरान की नकली और भारतीय चित्रकला का अंतर संबंध। मानव सभ्यता में कथा कथन और चित्रांकन दोनों का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। और तो और दावे के साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले कौन बोली आई या चित्रांकन, किंतु इतना जरूर स्पष्ट है कि चित्र के बाद ही लिपियों का विकास हुआ है। ऐसा ही दौर आया जब वाणी और दृश्य एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन, धर्म और इतिहास को संप्रेषित करने लगे। ईरान की नक्काली परंपरा और भारत की लोक एवं लघु चित्रकला, जिसे मिनिएचर भी कहते हैं, परंपराएं इसी सांस्कृतिक संगति की दो भिन्न भिन्न परंतु गहन रूप से संबंधित अभिव्यक्तियां हैं। दोनों में कथा, चित्र और समुदाय के त्रिवेणी तत्व मिलते हैं, जहां चित्र केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि सामूहिक स्मृति और नाट्य कथा का दृश्य रूप होता है। अब नक्काली परंपरा, दृश्य और वाणी में क्या संबंध होता है? नक्काली परंपरा इतिहास की सबसे प्राचीन लोक नाट्य और दृश्यांकन परंपराओं में से एक है। इसका उद्भव मध्यकालीन ईरान में हुआ, जहां नक्काल नामक कथावाचक वीर गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक आख्यानों को जनता के सामने प्रस्तुत करते थे। इन नक्कालों का प्रमुख आधार शहनामा, फिरदौस का महाकाव्य, अमीर हजमा या धार्मिक कथाएं होती थी। वे कभी कभी बड़े बड़े भित्ति चित्रों या कॉफी हाउस टेबल कैंटिंग में सामने खड़े होकर कथा सुनाते थे। ये चित्रकार कथानक के प्रमुख प्रसंगों का चित्रण करते, जिससे श्रोता प्रेक्षक एक ही समय में कथन और चित्रण के संगम का अनुभव करते। ईरानी नक्काली में चित्रों की भूमिका केवल सजावटी नहीं बल्कि कथानक संरचना का अंग होती है। नक्काल जब किसी प्रसंग का वाचन करता तो चित्र में उसी दृश्य की ओर संकेत करता। इस प्रकार दर्शक वाणी, अभिनय और दृश्य तीनों के संयोग से कथा का अनुभव करता है। अब भारतीय चित्रकला में लास्ट ही कर रहा हूँ सर। अब इसी के समानांतर भारतीय चित्रकला में आती है कि राजस्थान की जो फड़ चित्रकला है, जिसमें देवनारायण की कथाएं रहती है। ओडिशा की पटचित्र जगन्नाथ, जिसमें जगन्नाथ जी कथा और श्री कृष्ण के ऊपर बनाई जाती है। फिर बंगाल की पटुआ परंपरा, जहां पट चित्रकारी के गीत वाचन के द्वारा माध्यम से करते हैं। और मध्य भारत की जनजातीय चित्र परंपरा, जैसे गोंड, भरिया, बाली की मिथक कथाएं चित्र में होती है। तो दोनों ही कलाएं में निरंतर चली आ रही है, वो समय समय के हिसाब से परिवर्तित होती रही है, जो सभी अपनी सांस्कृतिक विरासतों को एक दूसरे के ऊपर बताती रही है। यही अमित जी रुको। अमित पिथवे जी को सम्मानित किटबैग से करने हेतु मैं माननीय तोमर जी और उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा। और राहुल साखला हमारे शोधार्थी हैं, वो आए अपना शोध पत्र वाचन करें। राहुल साखला। परम श्रद्धेय मां शारदे को सत नमन। मंचासीन अतिथि एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मेरे शोध का विषय बृहत्तर भारत में सनातन परंपरा, और सनातन परंपरा में सनातन पर आधारित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय, जो कि मेरे उज्जैन में, हम सबके उज्जैन में यहाँ पर अवस्थित है। त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में कुल 307 प्रतिमाएं प्रदर्शित है, जिनमें जिला पुरातत्व संघ से 174 प्रतिमाएं और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थलों से प्राप्त प्रतिमाओं को हमने प्रदर्शित किया है, जो कि संपूर्ण भारत में हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। संग्रहालय में 8वीं शताब्दी ईस्वी परमार काल की एक महत्वपूर्ण प्रतिमा, जो कि
हमारे उज्जैन का प्रतिनिधित्व 1987 में सोवियत रूस में भारत महोत्सव के समय में एक आयोजित एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई थी, जो कि समृद्धशाली परंपरा भारत का एक प्रतिनिधित्व जो है संपूर्ण विश्व को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर की गई। और 2013 में बेल्जियम ब्रुसेल्स में भी एक शिव नटराज के अलावा एक महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा वहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। संग्रहालय में अन्य काल की प्रतिमाएं जैसे गुप्त काल, कलचुरी काल, चंदेल काल, महत्वपूर्ण अलग अलग शासकों के समय की प्रतिमाएं प्रदर्शित है, जो कि संपूर्ण भारत के राजाओं का जो है प्रतिनिधित्व हम सब यहाँ पर देखते हैं। और भी अन्य प्रतिमाएं, इसके अलावा 84 प्रकार के सिक्के जो है ठाकुर पर्वत सिंह शोध संस्थान, अश्विनी शोध संस्थान के द्वारा जो है हमारे संग्रहालय में रखे गए हैं, उनके द्वारा सप्रेम भेंट है। सर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूँगा कि उनके माध्यम से 84 प्रकार के सिक्के सप्रेम भेंट उन्होंने किए हैं, जो कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व हमारे संग्रहालय में आप सभी देखेंगे, जिसमें शिव दंडधारी प्रकार की मुद्राएं, नहरों के अंकन वाली मुद्राएं, 4 पुरुषार्थ वाली मुद्राएं, थाईलैंड के शासकों की मुद्राएं, अलग अलग प्रकार की गुप्त शासकों की मुद्राएं, जिनमें रामगुप्त जिसके बारे में जानकारी हमको सिक्कों के माध्यम से पता चलती है। और भी मिनिएचर पेंटिंग आदि अनेक प्रतिमाएं, सिक्के और अन्य पुरातात्विक सामग्रियां हमारे संग्रहालय में रखी गई है, जो कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। धन्यवाद। राहुल जी, मैं वरे सर से निवेदन करूंगा राहुल साकला जी का किट से सम्मान करें। मैं डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपना शोध पत्र वाचन प्रस्तुत करें। डॉक्टर प्रीति पांडे। थैंक यू सर। आप लोगों के सहनशीलता और मंचासीन होने के बाद और अधिक सहनशील होना पड़ता है। हर्षवर्धन भैया मुझे बैक स्टेज बोल रहे थे, लेकिन मात्र 10 मिनट में अपनी कुछ बातों को रखना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स देखे हैं। हालांकि वो ऐसे फैक्ट्स भी नहीं है जो नहीं पता हो, लेकिन अभिलेखों पर काम करते दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो बृहत्तर भारत की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर लेकर के जाती है। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास में यदि किसी पुरातात्विक अवशेष की हम लोग बात करते हैं, अगर उसमें बृहत्तर भारत की संकल्पना को पा रहे हैं, तो आज इस विषय के दौरान हम पुरातत्व वाले सेगमेंट में जा कर के बात कर सकते हैं। तो जिस पत्र को मैं आप लोगों को सारांश में बताना चाह रही हूँ वो है कतिपय प्राचीन अभिलेखों में बृहत्तर भारत की संकल्पना, और इसमें मैंने कुल 4 अभिलेखों को लिया है, जिसमें से 3 अशोक के अभिलेख हैं और चौथा हमारा बेस नगर का अभिलेख है। कुछ भूमिका मुकेश शाह सर यदि कहीं बैठे हों तो कल बात उनके उद्बोधन में आई भी थी, तो मैंने कहा था कि इसी पर मेरा पत्र है। हम लोग इस शुरू करने के पहले हमारे बृहत्तर भारत की संकल्पना को प्राचीन दृष्टि से देखें तो हमारी वैदिक वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, वो जब हम पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मान करके बैठे हैं, तो बृहत्तर भारत तो उसकी बड़ा सीमित सा स्वरूप है। और वसुधैव कुटुंबकम की और एक बात होती है जो अभी हम अभिलेख में देखेंगे अंदर, कि उसमें पूरी वसुधा को परिवार माना जाता है, ना कि केवल मनुष्य उस वसुधा में रहने वाले। तो मनुष्य, जीव जंतु, इवन निर्जीव प्राणी, वस्तुएं, सभी कुछ उस वसुधा के हमारे परिवार की तरह होते हैं, हमारे परिवार की भांति होते हैं। कुछ इसी संकल्पना को अब हम लोग अभिलेखों के माध्यम से देखेंगे। अशोक का शिलालेख है, जिसकी हम जैसे दूसरा शिलालेख अशोक का दूसरा शिलालेख है। मैंने जिस शिलालेख को यहाँ पर लिया है, ये जो है गिरनार संस्करण से है। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, ये सभी को पता है। 8 पंक्ति के इस अभिलेख में जो पंक्तियां हैं उसको मैं इसलिए पाली में पढ़ना चाहूँगी क्योंकि उससे ही हमारा सारांश निकलेगा।
सर्वत्र विजित्मना देवानां पियस पिय दसिनो राज्ञो एवमपि प्रंचतेषु यथा चोड़ा पाड़ा सातीय पुतो केत पुतो अतम अणिम अंत्योक योन राजा। ध्यान दीजिएगा, अंत्योको योन राजा ये वापि तस अत्यकस सामीपम राजानो सर्वत्र देवानां पिय पियस पिय दसिनो राजो द्वे चिकित्सा कथा मनुष्य चिकित्सा यानी मानव की चिकित्सा, च पशु चिकित्सा यानी पशु की चिकित्सा, च औषधानि च यानी मनुष्योपगानि च पशोग पगानि च यत यत नस्ति सर्वत्र हारा पितानि च रोपा पितानि च। अब इसका अर्थ मैं बताऊंगी, तब आप लोग भाव को समझेंगे। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा के राज्य में सर्वत्र, इसी प्रकार उसके प्रत्यंत राज्यों में, यानी कि राजा का स्वयं का राज्य, फिर प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्य, जैसे कि उन्होंने नाम दिए चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों, केरल पुत्रों, ताम्रपर्णी। और उसके बाद अब देखिए बृहत्तर की संकल्पना, भारत से बाहर निकल रहे हैं, यवनराज अंत्योक, यवन राजा हो गए, एवं उन राजाओं को भी जो अंत्योक के समीप हैं। अब ये जो उसके पीछे हैं वो भी अभी अभिलेख में उनके भी नाम आ जाएंगे। अभी उसने केवल इतना कहा, अंत्योक के जो अगले उसके बाद के जो राजा हैं वे सभी किन दो बातों के लिए हम पर निर्भर हो सकते हैं? उनके पशु और मनुष्य की जो भी दवाइयाँ होंगी, दो प्रकार की चिकित्सा है, मनुष्य की चिकित्सा, पशु की चिकित्सा के लिए वे सुविधाएं देवानाम प्रियदर्शी अर्थात अशोक से ले सकते हैं। यदि ये चिकित्सा की चीज़ें जो हैं उपलब्ध नहीं हैं तो उनको मंगवाएगा अशोक, और अगर मंगवा नहीं पा रहा है तो उसे रोपित करेगा अर्थात उसकी कृषि भी करेगा। इस तरह के भाव को लेकर के वो अपनी बात करता है, जो कि मैं वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में करना चाह रही थी। ये है उसका दूसरा अभिलेख। अब आते हैं हम पंचम शिलालेख। मैंने आपको 4 बताए, उसमें से दूसरे नंबर का है ये कालसी संस्करण का मैंने जो लिया है, 5 पंक्तियां हैं, प्राकृत में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में है। मैं केवल उसकी तीसरी पंक्ति जो कि बृहत्तर भारत के लिए है उस पर बात करती हूँ। धमादि धानाय च धम विढ़ाय हिद सुखाय व धम युतसाय योनम, योनम यानी यवन, योनम कंबोजम गंधलान एवं वपि अनेन अपलांता। अब क्या कर रहा है? धर्म महामात्य की नियुक्ति कर रहा है, अर्थात वे अधिकारी जो धर्म की सुरक्षा और संरक्षा करेंगे। कहाँ करेंगे? उन जगहों की जब नाम निकलते हैं तब उन जगहों में हम देखते हैं कि वे सभी लोग मेरे द्वारा धम्म महामात्य नियुक्त किए जाते हैं, जो धर्म की वृद्धि के लिए, धर्मात्माओं के हित के लिए, सुख के लिए, संप्रदायों में यवनों, कंबोजों, गांधारों एवं अन्य अपरांतों। अब इसमें अन्य अपरांतों में भी वापस वही कहना चाह रहा है कि यवन के जो पीछे हैं, और जो कौन पीछे हैं वो अब अगले अभिलेख में आएगा, उन सभी के लिए धर्म के अधिष्ठान के लिए धम्म महामात्यों की वो नियुक्ति करता है। तीसरा अभिलेख, 13वां अभिलेख, शाबाश गणी संस्करण का 9वीं पंक्ति पे सीधे आती हूँ। अशशु पीयोजनम येषु अत्र अंत्योकनम योन राजा परम चतेन अंत्योकेन चतुरेन 4 राजानी। अब देखिए 4 राजा जो मैं बार बार कह रही थी कि नाम बताएगा, अब बता रहा है। 4 राजानी तुरमय नाम, अंतनिकिस नाम, मक नाम, अलिक सुंदरो नाम, निच चोड़ पांड तब तंब पड़िम एवमेव हिद राज विशस्य योनकम वायेशु नमकन मितिन। अब देखिए देवानाम प्रिय की धर्मानुशस्ति का पालन किया जाता है। धर्म विजय का प्रसार है 600 योजन तक। अब देखिए अपनी सीमा से 600 योजन तक, जहां अंत्योक नामक यवन राजा, उससे परे 4 राजा तुरमय, अंतकिन, मक, अलिक सुंदर राज्य करते हैं, तथा नीचे अर्थात भारत के अंदर ही इसके राज्य के नीचे चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी तथा योन, कंबोज आदि राज्य करते हैं। देवा नाम पिय के दूत जहां नहीं पहुंचते हैं वहां भी धर्म का आचरण किया जाएगा, ऐसा अशोक अपने इस 13वें अभिलेख में कहता है। ये है बृहत्तर भारत की संकल्पना अशोक के संदर्भ में। और अशोक से अलग दूसरी शताब्दी ईस्वी के हेलियोडोरस के अभिलेख को इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि बृहत्तर भारत की वही बात जो कल मुकेश शाह सर कह रहे थे कि हम बाहर जाकर के भारत के धर्म को देखें या भारत के धर्म से प्रभावित होकर के वहाँ के राजा भारत में कुछ अधिष्ठित करते हैं, वो दोनों बातें एक ही बात होंगी। और हेलियोडोरस अपने गरुड़ स्तंभ में कहता है, जो कि शुंग काल का है, कि वासुदेव का गरुड़ स्तंभ जो देवों के देव हैं का निर्माण
हेलियोडोरस जो भागवत हैं, तक्षशिला के हैं, डियोन के पुत्र हैं, महान राजदूत और शासक अंतलिखित की तरफ से आए हैं, ऐसे रक्षा करने वाले काशी नरेश इसमें विशेषण के रूप में कहा गया। भागभद्र शुंग शासक है, उसके लिए अपने राज्य के 14वें वर्ष में यहाँ पर आता है। किस लिए आता है? भारत के भागवत धर्म से प्रभावित होकर के वो यहाँ पर आता है और गरुड़ स्तंभ की जो है स्थापना वो यहाँ पर करता है, जिसको हम बेसनगर के स्तंभ के रूप में जानते हैं। तो भारतीय संस्कृति और धर्म के वृहत्तर संकल्पना में हम जब जाते हैं तो 3 अभिलेखों का, जो मैंने अशोक की बात करी कि अशोक कभी भी वो अशोक के उसके पुत्र पुत्री को भेजना हो या दूसरे अपने मैसेंजर्स को चाइना और दूसरी जगह भेजना हो, वो हर बात वृहद स्वरूप में देखता है, हमेशा भारत को बांध करके नहीं रहता। और जैसी कल भी बात हुई थी कि हमारे यहाँ के जो धर्म मैसेंजर्स होते हैं वो बलात् धर्म का आरोपण नहीं करते, वे स्वयं सहर्षता से स्वीकार करें, केवल परिचयात्मक हमारे मैसेंजर्स जाते हैं और इन्हीं संकल्पनाओं को वो अभिलेख में भी दे रहा है। तो वृहत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करी जाए जो भारत के अंदर ही निहित हैं, तो प्राथमिक साक्ष्यों के रूप में हम अशोक के इन 3 अभिलेखों को और हेलियोडोरस के इस अभिलेख को देख सकते हैं। तदनंतर और भी अभिलेख हैं, लेकिन मैंने इन 4 अभिलेखों को यहाँ लेकर के बात कहने की चेष्टा की है। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, क्योंकि मेरी चेष्टा थी कि सारे बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगी। तो बड़े धैर्य से सदन ने, क्योंकि यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं, मैं जानती हूँ बहुत कठिनाई से ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप सबने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम यहीं रुकें। मैडम के को किट प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय उपाध्याय जी और बड़े सर से निवेदन करूंगा, आप सम्मान ग्रहण करें। हाँ, फोटो मैडम का कहना है उनको मिल चुका है, अभी फोटो नहीं हुआ है। मैं अंतिम वक्ता राजेश मीणा जी हैं, जिनको मैं समापन में मौका दूंगा, अब समय हो चुका है। अब बारी है मंच की अध्यक्षीय उद्बोधन की। मैं अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एस.एल. वरे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। एस.एल. वरे जी के पूर्व, मतलब मेरा उनसे जो संबंध रहा है, 92 में वे माधव कॉलेज ज्वाइन करा था इंदौर से, तो मेरे को बीए में इतिहास उन्होंने आपने पढ़ाया और आपके माध्यम से हमने माधव महाविद्यालय में इतिहास परिषद का गठन किया और इतिहास परिषद के माध्यम से पूरे 3 साल हमने ऐतिहासिक कार्यक्रम किए। और सर के साथ फरना जी की यात्रा है, फतेहाबाद की यात्रा है, कई यात्राएं शोध परख आलेख के लिए भी की। मैं ऐसे बड़े जी को पाकर धन्य हूँ और वो इतिहास के मर्मज्ञ हैं और हम उन्हें हर कार्यक्रम में याद करते हैं। साथ ही मैं इतिहास समागम के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रमन सोलंकी जी ने इतिहास समागम को कमरों से बाहर भी निकाला धरोहर यात्रा के रूप में। अभी तक 3 धरोहर यात्रा हो चुकी है। इन 3 धरोहर यात्रा में हम भीमबेटका, भोजपुर, ताखाजी, हिंगलाजगढ़, धर्मराजेश्वर, जिसे मालवा का एलोरा भी कहा जाता है, वो कर चुके हैं। एक हम सिप्रा नदी की यात्रा सिपावरा से लेकर काकड़ी बल्ली तक यात्रा कर चुके हैं, नदी की यात्रा। साथ ही तीसरी यात्रा भी हमने लेटेस्ट 2 माह पूर्व बाघ की गुफाओं में की। बाघ की गुफाओं में रमन जी के साथ पहली बार गए, हमारे जो शोधार्थी थे साथ में थे। तो अभी बाघ की 4 गुफाएं चालू हैं, बाकी अन्य गुफाएं भी हैं जिन पर अभी काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इतिहास के शोधार्थियों के लिए जानकारी दे रहा हूँ कि कई गुफाएं अभी हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, बंद हैं, जिन पर काम अभी नहीं हुआ है। तो हमको उस दिन ऐसा लगा कि इन गुफाओं पर भी कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सिंधिया स्टेट ने 1937 में उसको संरक्षित किया था जब आज़ादी के पूर्व। तो अभी 4 गुफाएं चालू है और उनकी जो मूल बाघ प्रिंट हैं उनको निकालकर संग्रहालय में रख दिया और उनकी रिप्लिका उनकी जगह लगाई गई है, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं रख रखाव के अभाव में। तो इतिहास समागम कमरों से निकलकर यात्राओं में भी हैं, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। समय समय पर विक्रमादित्य विद्वत परिषद में इसकी सूचना प्रेषित की जाती है। एक सूचना और है
कि जिन शोधार्थियों को और जिन शिक्षकों को किट और प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं वो 3 बजे उनको समापन में दिए जाएंगे। उसके पूर्व वो अपना रिसर्च पेपर डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम को जमा कर दें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर SL वरे जी को वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। विक्रमोत्सव के आज के इस मंच पर विराजित परम श्रद्धेय तेज सिंह सेंधव साहब, 1983 में पहली बार तेज सिंह सेंधव साहब से लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल में शोध पत्र पढ़ते हुए मुलाकात हुई थी। समादरणीय डॉक्टर तोमर साहब और हमारे सम्माननीय प्रोफेसर JC उपाध्याय साहब, आज के इस मंच से अब प्राचार्य के दायित्व को निभाने गए हमारे भाई डॉक्टर प्रशांत पुराणिक और आज के सूत्रधार अजय शर्मा। बहुत अच्छा लगा कि आज के इस 17 शोध पत्रों के वाचन हुए। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि शोध पत्र में एक भी सवाल किसी शोधार्थी, किसी वक्ता, किसी जिज्ञासु पाठक की तरफ से नहीं आया, पर वो पूर्ति हमारे तोमर साहब ने कर दी। तोमर साहब ने एक शोध पत्र के बाद कुछ मैंने जिज्ञासाएं जाहिर की थी। मित्रों, शोध पत्र का आशय ही यह है कि अगर वाचन हो रहा है तो उस पर कुछ कमेंट्स होना चाहिए, कुछ प्रश्न उत्तर होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन, समायोजन और संयोजक साथियों को मैं बधाई देता हूं कि आज का ये सफल आयोजन 17 शोध पत्र पढ़ा गया। एक शोध पत्र में ये भी बात रखी गई थी कि वो अज्ञात कौन है इसकी तलाश करें। जैसे सामान्यतः हम लोग दुर्घटना वगैरह वगैरह में देखते हैं कि अज्ञात वाहन से व्यक्ति को टक्कर लगी, मृत्यु हो गई। वो ऐसे अज्ञात हमारे भारतवंशी कहीं न कहीं थे जो अपनी बात रखते थे। सच में मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास का विद्यार्थी वो वाला विद्यार्थी हूं, तोप तलवार वाला, जहां पर राजे रजवाड़ों, राजवंशों, उनके मुकुटों आदि की चर्चा होती है। ऐसी चर्चा बहुत कम होती है जहां पर हम लोग इन चीज़ों से इतर कुछ नई चीज़ लाकर देते हैं। तो बृहत्तर भारत की संकल्पना अगर है तो ये आयोजकों के लिए बधाई की बात है। हमने 1992 में एक सेमिनार माधव महाविद्यालय में किया था। उसकी थीम थी सबऑल्टर्न थ्योरी। उस थीम में वही बात थी कि जो इतिहास में नहीं पढ़ाया गया है, जो इतिहास में नहीं लिखा गया है, जो इतिहास में कोई ऐसी चीज़ें प्रकाश में नहीं आई है, वो बातें थी। सबऑल्टर्न थ्योरी का मतलब है कि वो पक्ष जो छूट गया है, सबसे पीछे छूट गया है। ऐसी बातों को अगर हम बार बार इन चीज़ों को उठाते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी अभी एक चर्चा बहुत अच्छी हुई है और उस चर्चा के दौरान मैंने भी ये पाया है कि आप जानते हैं कि हमने अभी एक पिक्चर देखी थी जिसमें हमने कहीं न कहीं ये जिक्र पाया था कि उस पिक्चर का क्या हुआ कि ऐसी कुछ चीज़ें आई जिसमें हमने ये देखा कि उसमें वो बातें क्यों नहीं आई। उपनिवेशवाद की जहाँ पर हम बात करते हैं, उपनिवेशवाद तो बहुत पुराना है और सच में अगर देखा जाए तो एक समय हम ये भी पढ़ते आए हैं कि ब्रिटिश राज्य में कहीं सूर्यास्त नहीं होता था। ये
अगर आप आज का हमारा जो टॉपिक है बृहत्तर भारत, अगर देखा जाए तो क्या बृहत्तर भारत में सूर्यास्त हो जाता था? क्योंकि बृहत्तर भारत भी ब्रिटिश राज्य की तरह ही फैला हुआ था। हमने अभी ये चीज़ें नहीं लिखी होगी, नहीं पढ़ी होगी, नहीं समझी होगी, लेकिन अगर आप देखें, मेरे पास नक्शा है, कहीं ऐसा वो नहीं है, नहीं तो दिखाता मैं। उस नक्शे में पूरे कहीं ना कहीं एशिया, यूरोप और जितनी भी कंट्रीज़ और जितने महाद्वीप है उनके बारे में इसका फैला हुआ है। और ये 3-4 किताबें हो सकता है कि हमारे तोमर साहब इस बात से सहमत नहीं हो, क्योंकि ये किताबों की बात सेकेंडरी सोर्सेस होती है। तो हो सकता है ईश्वरी प्रसाद को हम लोग नहीं मानते, आरपी त्रिपाठी को हम लोग नहीं मानते, रमाशंकर त्रिपाठी को हम नहीं मानते, अवध बिहारी पांडे को हम शायद सेकेंडरी सोर्स में लेते हैं। लेकिन सच ये है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बृहत्तर भारत की संकल्पना थी। और ये आज के हमारे इन शोधार्थियों को, इन नव युवकों को ये बताना होगा कि हमारी शाखाएं हमारी कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी, हम उसको अभी बहुत समय लगेगा जब छुएंगे। एक ये भी है, कराची की बात आती है, धुरंधर फिल्म आप लोगों ने कहीं जिक्र किया होगा। किसने बसाया था कराची? क्या मुसलमानों ने? नहीं। क्या हिंदुओं ने? नहीं। क्या राजा महाराजाओं ने? नहीं। एक व्यापारी ने बसाया था। और आप जानते हैं, कराची बंदरगाह से पहले के बंदरगाहों में इतनी गाद और इतने पानी का बहाव आ गया था कि वहाँ जहाज जाना आना बड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ से ईरान, इराक और मेसोपोटामिया आदि बहुत सारे देशों में व्यापार होता था। लेकिन वो गाद आ जाने के कारण वहाँ जहाज़ों का आना जाना बहुत कम, माने बहुत दुभर हो गया था। एक मुस्लिम राजा से हमारे देश के हिंदू राजा ने, हिंदू व्यापारी ने उस शहर को खरीद कर बसाया था, जो प्राकृतिक झीलों के रूप में था। और भोजवानी उनका नाम था। आज ये जो भोजवानी और मोटवानी जो नाम चल रहे हैं, ये सचमुच उसी का एक अपभ्रंश है। और सिंधी व्यापारी था, इसलिए वो हिंदू व्यापारी के रूप में आया। सबसे ज़्यादा गेहूं, अन्न का व्यापार वहीं से होता था। यूरोप और अन्य जितने भी देश थे वहाँ पर अनाज का व्यापार होता था। इस भोजवानी व्यक्ति ने, भोजूमल सेठ भाटी भी इनका भाटिया भी सरनेम था, जो आज भी सिंधियों में भाटिया, भाटी और भोजवानी, ये मोटवानी, अब तो शायद उसका बिगड़ा रूप ये भी हो गया होगा, ये चल रहा है। तो हमको कहीं ना कहीं इतिहास के विद्यार्थियों को इतिहास के उन पन्नों से इतर भी जाना पड़ेगा। अभी जैसे जिक्र हुआ था कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं भूमि और भूमिगत दोनों चीज़ों का सर्वे करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो ये देखना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि समय कितना रहेगा मेरे लिए। तो हमको कभी इस तरह की बातें देखना होगी, विद्यार्थियों को भी, क्योंकि आज का हम तो उस समय के लोग हैं। एक अभी पेपर शायद हमारी ही बिटिया है, वो उसने पेपर पढ़ा है केरल का। मेरे एक हेड थे उस समय, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और डॉक्टर BN लूणिया, ये एक्सपर्ट बनकर आए थे और उनका टॉपिक मराठी से रिलेटेड था। उनसे पूछा गया, तो मराठी में शोध करोगे, मराठी आती है? डॉक्टर शिवमंगल सुमन जी ने सपोर्ट किया कि नहीं, ये समझ लेता है, ये बोल नहीं पाता, करेगा। और हो गया। मैंने अभी उपाध्याय साहब से यही चर्चा की थी। मेरे बारे में भी बात आई थी, क्योंकि मेरा भी टॉपिक कुछ ऐसा ही था, मालवा में मराठा सत्ता का उद्भव और अवसान। तो कभी कभी होता है, आज उस समय ये सुविधा ही नहीं थी, आज तो सुविधा है। ये आपके पास यूनिवर्सिटी हाथ में है, आप निकालोगे ट्रांसलेशन हो जाएगा। उस समय सुविधाएं नहीं थी, इसलिए हमको एक एक चीज को 10-10 बार पढ़ना पड़ता है। और मज़ेदार बात यह है, मेरे बारे में बता दूं, आप मुँह मियाँ मिट्ठू मुझे कहें कुछ कहे, मैंने तो उड़ीसा की एक PhD जांच दी। ना अंग्रेजी आती है अच्छी सी,
ना उड़िया आती है अच्छी सी, और मिक्स कर कुरा के और जांच दी और हो गया। और मैंने वहाँ जब जैसे ही अपना भाषण शुरू करा, मेरे साइड में एक आदमी हिंदी में बोलना शुरू हो गया, वो उड़िया में बोलना, मैं चौंक गया कि भाई ये कौन है, क्या बोल रहा है ये। मालूम पड़ा कि ये आपका दुभाषिया है, ये आप जो बोलेंगे उसका ट्रांसलेट कर देगा। तो अब ये सुविधाएं हैं, उस समय सुविधाएं नहीं थी। विद्यार्थी करे तो सही, बहुत कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, उस इरादे से पत्थर तो उछालो यारो। तो ये है कि हमारा विद्यार्थी आज का अगर इस तरह की बातें ये करेगा तो सचमुच होगा। अजय भाई ने अभी एक बात कही थी, क्योंकि ये बेचारे क्या करें, क्षमा करें शब्द अच्छा नहीं है मेरे लिए, मैंने ये भूगोल और इतिहास के फेरे में पड़ गए आज, वरना ये इतिहास के प्रोफेसर होते कहीं। इन्होंने कहा नहीं सर भूगोल में जाऊंगा, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ अरे भाई इतिहास भूगोल तो दोनों भाई भाई है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही पढ़ाया जाता है। इतिहास और भूगोल का एक आपसी संबंध भाई भाई का होता है। लेकिन उस समय इनकी अब जिद थी, वापस ये लौट कर आए और फिर इतिहास में अब ये एमए कर रहे हैं। तो ये मैं तो बधाई देता हूँ। इसके पहले ये पता नहीं एलएलबी पीएचडी सब हो गए, पर ये कह रहे कि सर अब मैं तो वापसी कर रहा हूँ, अपने घर में वापसी कर रहा हूँ। तो मैं तो बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और चूँकि बातें बहुत कुछ करना है, पर अब समय मेरे ख्याल से गवाह नहीं देगा। आपका और भोजन के बीच का समय मैं ज़्यादा अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं रख पाता हूँ, इसलिए कभी और चर्चा होगी, बात करेंगे। मैं एक बार फतेहाबाद चला गया था। फतेहाबाद में एक मुंशी पटेल का खेत है, वहाँ राणा रतन सिंह राठौर की छतरी है। कभी आप इंदौर से सफ़र करें रतलाम की तरफ तो दाहिने हाथ पर राणा रतन सिंह राठौर की छतरी मिलेगी। बहुत अच्छी संगमरमर की छतरी है, 20 बाई 20 उसमें बनी हुई है छतरी, और मेला भी लगता था। अब राज परिवार उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इतिहास का बहुत कुछ, मैंने मालवा अंचल का इतिहास लिखा, उसमें मराठों का पानीपत रति युद्ध वाली बात भी आई थी, है वो कोर्स में। मैं पानीपत रति युद्ध चला गया पूछते पूछते, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे वो तो छीन लेंगे, नहीं हो जाएगा कुछ नहीं। पानीपत रति युद्ध मैदान में गया, जहाँ पर 45,000 मराठे घायल और मृत अवस्था में एक आम के पेड़ के नीचे किया था। उस आम के पेड़ को आज भी एक धनिक मंडल करके राज्यपाल हुआ करते थे उस समय, उन्होंने उसको पर्यटन स्थल के रूप में बना दिया है। वहाँ उसको काला आम कहते हैं आजकल। मैंने पूछा भाई काला आम क्यों? बोले सब वो जो मराठे मरे थे, जो घायल हुए थे, उनके रक्त से ये आम के पेड़ में वो हुआ, और जब अगले साल इसमें आम आया तो उसका रस, उसका जूस जो है वो कालापन पे आने लगा, इसलिए इसको काला आम, आज भी काला आम कहते हैं। वहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में है, हालांकि वो पानीपत के तीनों स्थान भी है बने हुए। तो कभी ऐसे भ्रमणकारी। फिर एक दोराहा सराय की संधि, क्षमा करें आप लोग शायद प्राचीन भारतीय इतिहास वाले लोग होंगे, इस बात को नहीं जानते होंगे। मराठों और पेशवा के और नवाब के बीच में एक संधि हुई थी उस समय, मुगलों वाली जो संधि कहलाती है। दोराहा सराय मतलब ये है कि वहाँ से दो राह बनती है, वहाँ सराय बनी हुई है। और मैंने हमारे पूर्व प्राचार्य और मेरे अग्रणी भी रहे डॉक्टर बीजी शर्मा साहब से पूछा कि सर ये दोराहा सराय कहाँ है? भाई देखो हम तो ब्रिटिश इतिहास के बारे में बता सकते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ लगती है हम गए हैं बता देंगे, नहीं हुआ। सम्माननीय अत्यंत विनम्रता के साथ स्मरण कर रहा हूँ, निगम साहब से पूछा, बोले यार वो पूरा तो नहीं पता, पर सीहोर जाना और सीहोर से पता चलेगा। सीहोर गया, वहाँ से एक शिक्षक की मदद से दोराहा सराय की संधि 1739 में जब हुई थी, वहाँ गया, देखा, सच में वहाँ सराय बनी हुई, अभी भी कुछ अवशेष है उसके। तो ऐसे ऐतिहासिक भ्रमणों का भ्रमण करना और स्थानों का भ्रमण करना और उनके बारे में कुछ लिखना, ये भी तो एक भूमि वाला सर्वे कहलाता है। तो ये आप लोग आज के उसमें करें। मैं समझता हूँ हमारे सम्माननीय साथी, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, और कभी वक्त मिला, बहुत सारी बातें हैं 39 साल की नौकरी में जो पाया है और बाकी 4-5 डिग्रियों में जो सीखा है, कभी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। मैंने इतिहास को अपने व्यवसाय में ढाला है, उसको अपनाया, एडॉप्ट किया है।
लोग कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, केपी कॉलेज में जाना है, मतलब आप क्या प्रमाण पत्र पे साइन करके जा रहे हो? एक हमारे प्रोफेसर साथी ने कह दिया मृत्यु प्रमाण पत्र। मैं कहने में क्या दिक्कत, 70 साल हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, अब नौकरी तो चाहिए। पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल बनना और केपी कॉलेज में जाना, और शुरू में लड़कों की तरफ से बहुत ज़्यादा हो हल्ला भी मचा, इतिहास को एडॉप्ट किया कि यार मैंने इतिहास को 40 युद्ध पढ़े, 40 युद्ध पढ़ाए बच्चों को, कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि जो अपने विषय को मैं अपना लूँ। मैडम दुभाषा यहाँ बैठी हैं, ये उस बात को जानती है अच्छे से। शुरू में लड़कों का बहुत विरोध हुआ, फिर मैं कहता था बम कहाँ फोड़ा इसमें पुतले में तुमने, तो सर पैसा दो, लो बम के पैसे ले जाओ। फिर उन्होंने कहा तो ढीठ है यार, कुछ नहीं कर पाएगा। और आने वाले समय में ये हुआ कि जब मैं 8.5 साल की नौकरी के बाद वहाँ से रिटायर हुआ, वही लड़के जो विरोध कर रहे थे वो रो रहे थे कि सर 1 साल और बढ़ जाए, 1 साल और हो जाए तो अच्छा रहेगा, आपने ये किया वो किया वो किया। तो सचमुच क्या है, हम अपने विषय को, हम जिस कार्य के लिए उसको अगर अपने उसमें स्वीकार करते हैं, अपने उसमें वो लाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलता है। आज भी वहाँ के बच्चे लोग याद करते हैं, 5 दिन विदाई समारोह हुआ, गाँव में ले जाके बच्चों ने किया। हो सकता है हमारे सेंधव साहब के पास भी खबर आई होगी कि ये प्रिंसिपल कौन है यार, इसको हटाओ यहाँ से, ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन वही बच्चे बाद में मैंने अपनी उस जिद पर थे कि नहीं सर आपको और रुकना है, आपका ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। महल से खबर आई कि आप मिल लो, मैं गया, महल पे गया, बोले आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं आपकी सर्विस पूरी करना है। और बस अपने कर्म है कि वो पूरा हुआ मेहनत। आज की ये मेरी अपनी बातें, इतिहास की बातें, आप सबकी बातें, मंच की बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विक्रम उत्सव के प्रोटोकॉल में उपस्थित सभी श्रोताओं, विद्यार्थियों, प्राध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वरे सर। मैं अंतिम कड़ी के लिए, आभार के लिए मैं डॉक्टर हेमंत लोटवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस सत्र का आभार प्रदर्शन करें। और यहाँ जो प्रथम सत्र से बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर अल्पना दुभाषे मैडम, विभागाध्यक्ष इतिहास, प्रोफेसर अंशु भारद्वाज, प्रोफेसर रंजना शर्मा, डॉक्टर विश्वजीत परमार, महेंद्र पंड्या जी संस्कृत अध्ययनशाला ज्योतिर्विज्ञान से, अपने सर्वेश्वर शर्मा, रितेश लोड जी, दीपिका रायकवार जी, कमल जेटिया जी, सदानंद त्रिपाठी जी, और सभी का अभिनंदन करते हुए आभार के लिए हेमंत लोटवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। सम्माननीय मंच, इग्नू से पधारे तोमर सर, जिन्होंने इस बृहद भारत पर अपने विचार रखे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसी उपाध्याय सर, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वरे सर का भी आभार व्यक्त करता हूं। अरे सर का नाम, सेंधव सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अजय शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, उनका भी हृदय से आभार। और मेरे को जो उत्सुकता प्रदान की, ऐसे डॉक्टर रमन सोलंकी सर, आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता, तेरे को बोलना, और मैं हमेशा पीछे भागता हूँ, लेकिन सर हमेशा पीछे पड़ते, और आज भी वही कारण है कि मैं वहाँ से उठ के यहाँ पर आया हूँ। परमार सर, मैडम भारद्वाज मैडम, रंजना मैडम, दुभाषे मैडम, और इस रितेश सर, परमार सर, शर्मा जी, ध्रुव सिंह जोधा जी, और भी जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इस सेमिनार को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अब सब लोग यहाँ से भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे होटल सुराना में। हाँ, और अगला सत्र और समापन 3 बजे एग्जैक्ट टाइम के पूर्व, 3 में 5 की देर पर आप एकत्रित हों। 3 बजे हम प्रारंभ कर देंगे। और इतिहास समागम की अगली धरोहर यात्रा के 2 प्रस्तावित विषय हैं, श्री कृष्ण पाठे और अवंतिका जनपद। इसके लिए रमन जी से संपर्क करें।
साक्ष्यों को रेखांकित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य इस संबंध में हुआ है। वर्तमान में 26, 27, 28 फरवरी 2026 को यह इतिहास समागम विद्वानों की सभा के रूप में कालिदास अकादमी में होने जा रहा है। इस समागम में इतिहास संकलन योजना के महासचिव आदरणीय डॉक्टर बाल मुकुंद जी पांडे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास आदरणीय डॉक्टर सीताराम दुबे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ही कुछ प्राध्यापक जिसमें अजय सिंह, अभिमन्यु सिंह सम्मिलित है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए इस पर मंथन हुआ। इस मंथन के अंतर्गत विद्वानों ने बृहत्तर भारत में विक्रमादित्य विचार और बृहत्तर भारत में प्राचीन पुरातत्वीय साक्ष्यों पर अपने महत्वपूर्ण उल्लेखनीय जो प्रमाण हैं वह प्रस्तुत करने का कार्य किया। न केवल इंडोनेशिया, मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, बल्कि नेपाल और भूटान तथा श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में अफगानिस्तान के बामियान बौद्ध विहारों पर भी शोधार्थियों ने और विद्वानों ने प्रकाश डाला। यह मंथन न केवल विक्रमादित्य के वैभव को रेखांकित करता है बल्कि प्राचीन काल में भारत का प्रभाव बृहत्तर भारत में किस प्रकार से हो, जो कि है ना दूसरी तीसरी शताब्दी से व्यापारिक संबंधों के साथ और अशोक के अभिलेखों में जिसमें कि ताम्रलिप्ति, मगध, अंतलिखितस का उल्लेख है, ऐसे उल्लेखनीय प्रमाणों के साथ यह विचार हमारे सम्मुख आता है। निश्चित है कि इन 3 दिवसीय इतिहास समागम के माध्यम से जो शोधार्थियों द्वारा प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे उसको हम एक पुस्तक के आकार में प्रस्तुत करेंगे और वह उल्लेखनीय दस्तावेज आगे के इतिहासकारों के लिए होगा। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति पांडे है। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय में व्याख्याता हूँ। पिछले 3 दिनों से विक्रमोत्सव के अंतर्गत इतिहास समागम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर कालिदास संकुल में संयोजित किया जा रहा था। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे पास देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स, सहायक प्राध्यापक यहाँ पर मौजूद थे। 3 दिनों में जो ज्ञान की चर्चा निकल के आई, जैसा कि आज अंतिम दिवस है, जो ज्ञान की चर्चा निकल के आई तो यह समझ में आया कि बृहत्तर भारत में भारत की संस्कृति बहुत स्वरूपों में व्याप्त है। न केवल संस्कृति के विभिन्न उपादानों में, जैसे कि बच्चे लेकर के आए कि कंबोडिया में, मंदिरों में, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देश, म्यांमार वगैरह भी उन्होंने कवर करके देखा। यहाँ तक कि जापान में भी वहाँ के देवी देवताओं का भारतीय देवी देवताओं से तुलनात्मक अध्ययन करके भी बच्चे अपने विषयों को लेकर के आए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी रही और बहुत महत्वपूर्ण इसका व्याप रहा, क्योंकि ये सभी बच्चे जितने भी थे वो ये जानकारियाँ जो हैं वो पिछले कई 10 से 12 दिनों से, जब से ये विषय अपना फाइनल हुआ था, तब से इस पर कार्य कर रहे थे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ निकल करके आए। इसके अतिरिक्त जो अन्य देशों के अन्य भाग से भी लोग आए थे, उन्होंने भी अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया। कुल मिलाकर के यह आज अंतिम दिवस, जो हमारे पास 2 सत्र और हैं, इन 2 सत्रों में लगभग 10 लोग और अभी पत्र वाचन करें, कुछ महत्वपूर्ण शोध पत्र जो है वो निकाल सकेंगे। और जैसे आगे की संकल्पना है महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ की कि हम इन सभी पत्रों को प्रकाशित करके लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, तो इस क्रम में इसका प्रकाशन का कार्य भी होगा। प्रकाशन से पहले उनकी बाकायदा जाँच होगी, क्योंकि आधुनिक टेक्निक को लेकर के आजकल बहुत सारी बातें उठती हैं, तो AI का प्रयोग और प्लेगरिज्म वगैरह अगर करके ही उसको जो है हम प्रकाशन के लिए लेके जाएंगे। इस प्रकार से इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में विक्रमोत्सव के अंतर्गत हम जानते हैं कि उज्जैन भर में विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक व्यावसायिक कार्यक्रम सब कुछ चल रहा है और उसी के एक भाग के रूप में इतिहास समागम जो है आज अपने अंतिम दिवस में है। और अंतिम दिवस के इस संपूर्ण कार्यक्रम में
हम लोग निचोड़ निकाल करके कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप लोगों को दे सकेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये निष्कर्ष जो होंगे वो आगे आने वाले ऐतिहासिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तेज सिंह सैंधव, पूर्व विधायक और वर्तमान में मालवा प्रांत का इतिहास संकलन योजना का दायित्व संगठन ने दिया है। जैसा कि सब जानते हैं कि लंबे समय तक जो विदेशी हुकूमत रही हमारे यहाँ पर, उन्होंने हमारे इतिहास में विकृतियाँ पैदा की। हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये पता ही नहीं चले कि हमारे पूर्वज कितने पराक्रमी थे। तो इतिहास संकलन योजना का उद्देश्य ये है, मकसद ये है कि हमारे पराक्रम के जो दबे हुए पन्ने हैं उनको निकाल करके भारत के नौजवानों को वास्तविक इतिहास से परिचय कराएं, न सिर्फ मालवा प्रांत में, न सिर्फ पूर्व मध्य प्रदेश में, बल्कि संपूर्ण भारत में वास्तविक स्थिति से, वास्तविक इतिहास से भारत के नौजवानों को परिचय कराने का। और इस दृष्टि से जो पर्दा डाला गया था भारत के इतिहास पर, वास्तविक उसको हटाने का काम इतिहास संकलन योजना कर रही है। जी, मैं डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह जोधा, वर्तमान में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल में शोध अधिकारी के पद पे पदस्थ हूँ। हमारे यहाँ पे जो सेमिनार हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो इतिहास समागम में बृहत्तर भारत में साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व की हम बात करते हैं जो यहाँ पे हैं। तो इसमें निश्चित ही कुछ जो शोध पत्र आए हैं और उनको देखा, और जब उनमें हमने बात की और जाना उस चीज़ को, तो प्रयास ये हो रहा है कि भाई जो साहित्य परंपरा के साथ साथ में पुरातत्व एक जो साक्ष्य उसको दे रहा है कि भाई दोनों का मेल कैसे हो रहा है, दोनों को आगे ले जाके नई संस्कृति, हमारी संस्कृति के नए आयाम को कैसे प्रतिस्थापित किया जाए पुरातत्व के माध्यम से। उस प्रकार के शोध पत्र आए हैं और निश्चित कार्य चल रहा है और कई नए आयाम पुरातत्व के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जिसको साहित्य की मदद लेकर उसको स्थापित किया जा रहा है। जिसमें आप विक्रमादित्य, हमारे जो सम्राट विक्रमादित्य, उनकी परंपरा को देख लें, भोज महाराज की परंपरा को देख लें। इस प्रकार के कई पुरातात्विक अवशेष हैं जो हमें नित्य मिले हैं और अभी नई कुछ डिस्कवरीज हुई हैं जिसमें हम रॉक पेंटिंग्स वगैरह हम लोगों ने की है। तो हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम यहाँ सामने रखने का हमारा पक्ष रख रहे हैं कि भाई हमारी परंपरा थी, बृहत्तर भारत में परंपरा कहाँ से, चाहे शैव धर्म की हो, वैष्णव धर्म की हो या उसके पूर्व प्रागैतिहासिक काल की हो, वो परंपरा कैसे चली आ रही है। तो वो सतत परंपरा को यहाँ सबके सामने लाया जा रहा है। धन्यवाद। ही नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में इतिहास का सहायक आचार्य और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, जो एक अखिल भारतीय स्तर का इतिहास के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, उसका मैं अखिल भारतीय सचिव। इतिहास समागम की परंपरा विगत 5 वर्षों से चल रही है लगभग, और जब इतिहास समागम नाम नहीं दिया गया था उसको, तो उसके पहले एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में डॉक्टर रमन सोलंकी जी के प्रयासों से इस तरह कार्यक्रम होते आते थे, पर एक समग्र रूप से शासन के साथ मिलकर जब इतिहास समागम इसको नाम दिया गया। विक्रमादित्य, इसका उद्देश्य ये है कि विक्रमादित्य और बृहत्तर भारत को लेकर जितने भी डिस्टोर्शंस हैं और जो एक थ्योरी है और भारत का स्वरूप क्या था, भारत कहाँ तक था, और विक्रमादित्य जो हैं उनका प्रभाव क्या सिर्फ मालवांचल में था या संपूर्ण भारत में था, या बृहत्तर भारत में भी उनके कुछ किंवदंतियाँ या उनसे संबंधित कोई दस्तावेज या कुछ अभिलेख उनसे संबंधित या कोई पुरातत्व सामग्री मिलती है। तो वह सब इस प्लेटफार्म के द्वारा लोगों तक पहुँचे। और हमारा प्रयास प्रारंभ से यही रहा है कि जिस तरह से इतिहास के पिछले 100 वर्षों का हम लोग दौर देखते हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार हुए, फिर उसके बाद जो वामपंथी धारा भारत में चली लगातार, जिन्होंने भारत के मान बिंदुओं को, विक्रमादित्य जैसे महापुरुष जन नायकों को एक मिथक कहकर या किंवदंती कहकर या पौराणिक दंत कथा के रूप में जिन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि
किंवदंतियाँ भी अपने पीछे एक सातत्य लिए होती हैं कि इस देश की एक महान परंपरा भी रही है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है जो लगातार कल्पनाओं में के माध्यम से या किंवदंतियों के माध्यम से सतत समाज में प्रभावित होती रहे। प्रभावित वही चीज़ होती है जिसका कहीं ना कहीं अस्तित्व होता है। तो विक्रमादित्य का अस्तित्व था, अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। बस ये है कि अब जितने प्रमाण विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से जो आज इकट्ठे हुए हैं और जो उज्जैन के जो विद्वान हैं और जो अखिल भारतीय स्तर पे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि विक्रमादित्य का वैभव, विक्रमादित्य की साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, विक्रमादित्य के काल का समाज जीवन, विक्रमादित्य काल की विदेश नीति, विक्रमादित्य काल का बृहत्तर भारत, यह सब चीज़ें पाठ्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुँचे, समाज जीवन तक पहुँचे और प्राइमरी से लेकर हमारा बच्चा विक्रमादित्य को सिर्फ सिंहासन बत्तीसी के रूप में याद न रखकर उन्हें वह जन नायक और एक पुरोधा के रूप में उनको स्वीकार करे। ऐसा इस इतिहास समागम का एक उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी होते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश शासन ने विक्रमादित्य शोधपीठ जैसे एक संस्था खड़ी कर इस कार्य को आगे बढ़ाया है और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना भी विक्रमादित्य को लेकर अखिल भारतीय स्तर पे कुछ संगोष्ठियां इस तरह की करे तो यह जो फलक है यह निकलकर मध्य मालवा से लेकर मध्य प्रदेश में निकलकर बाहर तक पहुंचे। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं रमेश चंद्र चतुर्वेदी, फ़िलहाल प्रेरणा केंद्र वडनगर जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मस्थल है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र भी रहा है, वहाँ पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रेरणा केंद्र में मूल्य शिक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर वहाँ एक उपदेशक के रूप में, मेंटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से जो ये आयोजित किया गया है, जो हर साल आयोजित किया जाता है ये समागम, 3 दिवसीय समागम, इसके माध्यम से विक्रमादित्य का एक स्वरूप सारे विश्व के सामने ऐसा स्पष्ट हुआ है कि वह मिथक और कहानी से बाहर निकलकर उसी प्रकार से स्थापित हुआ है कि जैसे ये इतिहास पुरुष, इतिहास महापुरुष ऐसे थे कि जिनको भारत पर और भारतीय लोगों पर, भारतीय लोगों को बहुत गर्व की अनुभूति हो, स्वाभिमान की अनुभूति हो। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण में एक प्रण का उल्लेख किया है कि प्राइड इन आवर रूट्स, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। और ये सांस्कृतिक विरासत इस प्रकार की है, तमाम साक्ष्य मिले हैं, सिक्के मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, परंतु तुर्की की पुस्तकालय मकतबे सुल्तानिया में पुस्तकों में उनका उल्लेख है, वहाँ के कवियों ने विक्रमादित्य का उल्लेख किया है, जो किसी, हमने केवल उनको एक कहानी का एक पात्र बना करके रख दिया था, विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी और इस तरह, लेकिन वह एक राजा थे। आज से 2100 साल पहले, 2200 साल पहले ये भारत का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा, जिसकी कि प्रभा यहाँ से लेकर के अरब और तुर्की तक रही। तो ये भारतीय स्वाभिमान का विषय है। हम विक्रमादित्य का जब जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा राजा जो जनता के बारे में सोचता है, आम लोगों के बारे में सोचता है, दलितों का दर्द समझता है। गुजरात में एक फ्रेज़ यूज़ होती है विक्रमादित्य के लिए, पर दुख कातर राजा वीर विक्रम, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले राजा वीर विक्रम। तो जो राजा प्रजा के हितों को ध्यान रखता है, जो राजा दलितों के दुख दर्द को दूर करता है, जो दलितों के साथ खड़ा रहता है, समाज के कमज़ोर आम लोगों के साथ खड़ा रहता है, वह राजा सदैव स्मरण किया जाता है, वह राजा सदैव याद किया जाता है। और ऐसे ही राजा थे महाराजा विक्रमादित्य। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के पश्चात यदि तीसरा कोई राजा याद किया जाता है इतने विराट स्वरूप के साथ, तो वो सम्राट विक्रमादित्य। तो बहुत सी बातें और बहुत कुछ इस समागम से निकल कर सामने आता है। हर बार इस पर चिंतन और मंथन होता है, जिससे यह बात पक्की हो जाती है कि सम्राट विक्रमादित्य भारतीय स्वाभिमान के महापुरुष हैं। धन्यवाद। नमस्कार,
मेरा नाम मिलिशा दुभाषे है। मैं यहाँ इतिहास विभाग की शोध छात्रा हूँ और आज यहाँ विक्रम उत्सव में अटेंड करने के लिए आई हुई हूँ। इस इतिहास समागम कार्यक्रम के द्वारा हमें विक्रमादित्य एवं बृहत्तर भारत के बारे में अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई। जैसे हमें बृहत्तर भारत की जानकारी प्राप्त हुई, विक्रमादित्य के शौर्य पराक्रम, उनके प्रशासन के बारे में हमें पता चला और तीनों दिवस का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि उन्होंने हमें ये मंच प्रोवाइड करवाया जिससे कि हम बहुत अच्छे से हमारे शोध पत्रों का वाचन सुन भी पाए और खुद भी हम लोग शोध पत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर पाए। धन्यवाद। मुझे थोड़ा समय लगेगा तो मैं चोलकालीन जो स्थापत्य है जिसमें वृद्धेश्वर मंदिर का विवरण है उसका कुछ संक्षिप्त में विवरण देती हूँ। यह वृद्धेश्वर मंदिर जो चोलकालीन में बना वह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका विमान 216 फीट जो लगभग दुनिया के सभी ऊंचे मंदिरों में से एक माना गया है। यह हमारे दक्षिण द्रविड़ शैली का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बृहत्तर भारत में दक्षिण भारतीय स्थापत्य परंपरा द्रविड़ शैली केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहकर जब बृहत्तर भारत में अनेक क्षेत्रों में विस्तारित हुई, समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और राजनीतिक अभियानों के माध्यम से तो इसने भारत को नई पहचान दिलाई। श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में स्थित नल्लूर कंदस्वामी का मंदिर ठीक है ओके श्रीलंका के जाफना क्षेत्र का नंदूल कंदस्वामी का मंदिर, जावा, कंबोडिया और वियतनाम में भी हमें इसके द्रविड़ शैली के उदाहरण मिलते हैं और निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि द्रविड़ शैली का जो विस्तार बृहत्तर भारत में हुआ वह हमारे भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। धन्यवाद। अगला नाम है राजेश मीणा जी, डॉक्टर राजेश मीणा। नमस्कार सभी को, आदरणीय मंच, सभी विद्वज्जन और शोधार्थीगण और शोध अध्येता और विद्यार्थी सभी के सामने मैं अपना शोध पत्र रख रहा हूँ। आशा है कि आप सभी का स्नेह मुझे प्राप्त होगा। मेरा जो शोध पत्र है वो 3 भागों के अंदर रहेगा। पहला थोड़ा सा सार प्रस्तुत करूँगा, फिर एक वीडियो के माध्यम से और फिर एक प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा आप सभी को यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा, और मुश्किल से 5 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ऐसे दंगवाड़ा के ऊपर सभी ने बोल दिया है। हमारे आदरणीय गुरुजी आरसी ठाकुर साहब विस्तार से उसकी जानकारी दे चुके हैं कि यहाँ से भी हमारा विश्व में व्यापार होता था, क्योंकि यहाँ से मणिकांड मणि वगैरह, सूर्य मणि, और थोड़े दिन पहले यहाँ से हमें को रांगा भी मिला था। रांगा और तांबा को मिला के यहाँ से कांस्य भी बनाया जाता था, उसके भी प्रमाण मिले हैं। फिर बात आती है अपने गोल्ड की, तो साउथ अफ्रीका से भी भारत का व्यापार होता था। उसके लिए हमारा जो भारतीय समुद्री मार्ग है, सोंगा नारा करके एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वो पूरा पैटर्न मिला है। और उसका जो विध्वंस हम देखते हैं बाद में, तो वो ब्रिटिश काल में देखने को मिलता है। उससे पहले तक वो जीवित रहा है, तो हम ये भी माने कि उस समय तक भी हमारा उसका व्यापार होता था। अब मैं अपने पेपर पे आता हूँ, जो कि दंगवाड़ा के ऊपर ही है। दुनिया में कई जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है, तो कई जगह रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं रहस्यों में गुजरात राज्य में तुलसी श्याम पहाड़ी
स्कॉटलैंड में द इलेक्ट्रिक बे, अमेरिका में प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक रॉक, कैलिफोर्निया में कंफ्यूजन हिल आदि जगहों पर जीरो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ये जगह आज भी विज्ञान के लिए रहस्यमयी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में स्थित एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर जो भारत के प्राचीन विज्ञान को रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जहाँ एंटी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है बल। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर बसा ग्राम दंगवाड़ा में स्थित बोरेश्वर महादेव मंदिर जो भारत के प्राचीन विज्ञान के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। चंबल नदी से 100 फीट की ऊंचाई वाले टीले पर बना यह मंदिर मालवा के परमार नरेशों की मंदिर शैली के विज्ञान को उजागर कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि अगर इस मंदिर का निर्माण परमारों ने कराया होता तो मालवा में ऐसे और अनेक मंदिर के प्रमाण सामने आते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि परमारों के मालवा में शासन से पहले भी यह स्थान रहा है, जिसको बाद में मंदिर का स्वरूप में बदला गया है। इस मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों को ने जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के रूप में इसको रखा है। मंदिर के समीप एक टीले पर हुए पुरातात्विक उत्खनन से लोहा उद्योग में 170 सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करने की विधि की जानकारी भी प्राप्त होती है। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत स्वरूपलीय शिवलिंग है, जहाँ एंटी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना को साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इस शिवलिंग पर जितना भी जल चढ़ाओ ना गर्भगृह में आता है ना नीचे की ओर जाता है। यह जल मध्य में स्थिर होकर शिवलिंग के चारों ओर कुंडली स्वरूप लिए हमेशा भरा हुआ रहता है, जो एंटी ग्रेविटी का अद्भुत प्रमाण है, क्योंकि जल गुरुत्वाकर्षण नियम के विरुद्ध पहले नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की ओर गति करता है तथा अपने एक निश्चित अनुपात पर आकर जल शिवलिंग के मध्य स्थान पर आकर ठहरता है। शिवलिंग पर जल की यह मध्य स्थान के स्वरूप की यह घटना गुरुत्वाकर्षण बल की पूरी तरह से अवहेलना करता साफ इस मंदिर के गर्भगृह में दिखाई देता है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां प्राचीन काल की जल अनुसंधान प्रयोगशाला को देखा जा सकता है। इस प्रयोगशाला में साइफन विधि, जल के प्रेशर विधि, शुद्धता आदि को ज्ञात करने के लिए जल का परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में पानी को जांचने के लिए अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का कारण दूषित जल होता है। इसलिए जल की शुद्धता को ज्ञात करने का परीक्षण भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसका उत्तम उदाहरण बोरेश्वर महादेव मंदिर वर्तमान में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मंदिर को दिखाने का प्रयास करूंगा। स्वयं है अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है। स्वयं जगह से निकली मूर्ति स्थापित होती है। मूर्ति के चारों तरफ घेर जलाधार शिवलिंग अलग है। इस लिंग के ऊपर जितना भी जल चढ़ता है, आज वर्षों से जल चढ़ रहा सब अंदर जाता है। वर्तमान जो जल है ये जल यहाँ पर स्थिर रहता है, बाकी ऊपर भक्तों द्वारा जितना भी जल चढ़ता है सब अंदर प्रवेश हो जाता और अंदर कहा जाता किसी को पता नहीं। अभी वर्तमान में लिंग के आसपास एक फीट पानी है। आप ऊपर मोटर चालू कर दो, जल बाहर नहीं आएगा। ये लेवल ऐसा आएगा, बाकी जो जल जाता जाए वो सब अंदर जलाधार के अंदर जितना भी आप जल डालोगे लेवल जितना ही रहेगा वो जल चला जाएगा। यदि आप पानी डालो तो भी लेवल ऐसा रहेगा और पानी बाहर निकालो तो भी लेवल ऐसा वैसा ही रहेगा। क्या करना रहा है कभी इसके बारे में कुछ
इसका ऐसा बता देंगे नदी, ये जो जल है सब नदी के अंदर पहुंच जाता है वापस। धन्यवाद। आपने भी इस वीडियो के माध्यम से देखा है, ये बोरेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग है जो 50 फीट तक ऐसा कैसा ही है बिल्कुल। अब उसको जांचने के लिए मैंने एक छोटा सा एक उपकरण बनाया, एक छोटा सा मीटर, क्योंकि माँ तो मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इसका उपकरण बना के कैसे कार्य करता है, तो एक छोटा सा यूट्यूबर मीटर इसे बोलते हैं, ये बनाने का मैंने प्रयास किया है। तो आप देखेंगे कि जल, उस शिवलिंग पे जितना भी हम जल चढ़ाते हैं तो कैसे कार्य करता है। आपके सामने ये पूरा है, इसके नीचे मैंने एक छेद किया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, लेकिन जैसे एक स्थान को ये छुएगा और नीचे से पानी ये शुरू हो जाएगा, जिसे हम साइफन विधि भी कह सकते हैं। अब इसको बनाने का क्या विज्ञान सारी चीज़ें रही है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, जो मैंने अभी तक शोध किया है, जो हमारे गुरुजी से हमने सीखा है, कि अगर इस स्थान पे अगर हम 2 नदियों का जल इस शिवलिंग पे अगर चढ़ाते हैं अलग अलग, तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो स्थिर ही हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, ताकि इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो नदियाँ है इसका पानी अलग अलग है, उसका टेम्परेचर अलग अलग है, और उसके अंदर जो पाए जा रहे द्रव्य पदार्थ, चाहे हम बात करें पारे की बात करें या शीशे की बात करें, उसको हम देख सकते हैं। आपने मेरे इस शोध पत्र को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, हमारे बीच में मुख्य अतिथि आ चुके हैं और शीघ्र ही जैसे ही हमारे कुलगुरु जी यहाँ पर होंगे हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ सम्मानीय मंच से, जिन्होंने इस 2 उद्बोधनों के लिए हमें त्वरित कार्यवाही में हमें यहाँ सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम समापन सत्र प्रारंभ करने वाले हैं और मुख्य अतिथि हमारे समक्ष है। मैं चाहूँगी जो जितने भी लोग यहाँ पर ऑडियंस बैठे, स्पेशली जितने भी पीछे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग आगे आइए। ऐसे बिखरे बिखरे यहाँ से ठीक नहीं दिखता, तो थोड़ा सा आगे आइए और ये बीच की सीट्स को समायोजित करिए उसमें। और साथ ही वो लोग जिनको अभी किट वगैरह नहीं मिले हैं, वे बैक स्टेज जा करके, मैडम बैठी हैं, उनको बता दें, वे ही लोग जो सहायक प्राध्यापक हैं। लाखरे जी आगे आओ, और सुनाई नहीं दे रहा क्या? इधर आओ। अरे वो पीछे जो लड़के, आगे आओ आगे। जिन लोगों ने पढ़ लिया है पेपर, उनको पत्र किट वगैरह दिए। सब बीच में आ जाओ। जितने भी पत्र वाचन हो चुके हैं, हाँ, तो ये देख देख के कौन से ये यही रहेगा। जितने भी पत्र वाचन हुए हैं उन्हें साथ ही साथ किट प्रदान की जा चुकी है। प्रमाण पत्र अभी समापन सत्र के दौरान दिए जाएंगे, लेकिन यदि त्रुटिवश यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पत्र वाचन किया है, किट नहीं मिली है, अथवा कहीं किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक है, अतिथि विद्वान है और किट प्राप्त नहीं कर पाया है, वो बैक स्टेज में मैडम बैठी हैं, तो उनको जा करके अपने नाम लिखवाएं और जैसे ही ये सत्र समाप्त होगा उनको किट वगैरह प्रदान की जा सकेगी। दे दी सर, दे दी मैंने किट, कपिल को दे दी, कपिल। एक देना। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत इतिहास समागम के 26, 27, 28 त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन सत्र में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमने देखा कि इन 3 दिनों में इतिहास से संबंधित विभिन्न विधाओं, पुरातत्व, साहित्य, संस्कृति जैसे बहुमूल्य विषयों हमारे बीच में पुराणिक सर प्रदान कर रहे हैं। ये किट हमारे लाखरे जी को सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करिए। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और सम्मान उनका किट के द्वारा।
तो जैसा कि मैं कह रही थी कि बृहत्तर भारत में हम लोगों ने इन 3 दिनों में साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व के विभिन्न आयामों को विभिन्न देशों के अंतर्गत देखा और हमने ये पाया कि विभिन्न शोधार्थियों के द्वारा एवं प्राध्यापकों के द्वारा जो यहाँ पर मंथन हुआ है, उस मंथन के द्वारा जो अमृत निकला है, वह अमृत किसी न किसी रूप में हमारे पास पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, जिसे शीघ्र ही संस्थान के द्वारा प्रकाशित कराया जाएगा और वो आपके बीच में होगा। जितने भी पत्र PDF के रूप में हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। जिन लोगों ने भी पत्र अभी तक नहीं दिया है वे मुझे व्यक्तिगत संपर्क करके मुझे पत्र दे सकते हैं। और साथ ही ये अभी से बता दूं कि उन पत्रों में यदि किसी प्रकार का AI इस्तेमाल देखा गया है या किसी इस प्रकार की चीज़ें देखी, क्योंकि प्लेगरिज्म चेक के बाद ही वो पत्र प्रकाशित होंगे, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि किया भी होगा AI चेक तो आपका ना छपे तो आप समझ जाइएगा कि उसको कहीं ना कहीं रोका गया है प्लेगरिज्म के दौरान। तो ऐसे सभी पत्र जो पढ़े जा चुके हैं या जो पढ़ने चाहिए थे, किसी कारणवश शोधार्थी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, वे सारे पत्र मुझे या रमन सर को संपर्क करके उन्हें उनके मेल पे या मुझे भेज दें ताकि उनको संकलित करके हम पब्लिश भी करवाएंगे। शीघ्र ही हमारे बीच में होंगे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु और जैसे ही वे आएंगे तो हमें अपना समापन कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। रवि भिलाला, भूगोल के रवि भिलाला और रोहित जी जाधव। हमारे बीच में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी आ चुके। मैं चाहती हूँ करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें और मैं आमंत्रित करती हूँ इस मंच में अध्यक्षीय भार के लिए माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी को। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ इस सत्र के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी को, पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय को। मैं आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर JC उपाध्याय जी को, जो इंदौर से पधारे हैं और इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। ससम्मान सर आमंत्रित हैं आप। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर जी को, जो इंदौर इग्नू से हमारे बीच में हैं। सुबह वाले सत्र में भी आतिथ्य आपने स्वीकार किया था, मैं आपको भी ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। मैं चाहती हूँ इतने सशक्त मंच के लिए एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। एक ऐसा मंच जहाँ पर संस्कृत, पुरातत्व, इतिहास और विज्ञान एक साथ संकेंद्रित हो जाता है। ऐसा समापन सत्र निश्चित रूप से इस त्रिदिवसीय इतिहास समागम का कार्यक्रम को सार्थक करेगा। मैं माननीय मंच को निवेदन करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और आपके स्वागत के लिए मालवा प्रांत इतिहास संकलन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रमन सोलंकी भी मंच पर आकर बैठे। चलो, अरे आप आ जाओ। जैसा कि हम जानते हैं आज विज्ञान दिवस भी है और हम लोगों का ऐसा सोचना था, आयोजन समिति का ऐसा सोचना था कि विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में इस समापन सत्र को विज्ञान दिवस के साथ में कोलैबोरेट करके हम लोग विज्ञान, क्योंकि हमारे जब माननीय कुलगुरु जी विज्ञान विषय से हैं और न केवल विज्ञान बल्कि भारतीय संस्कृति, साहित्य सभी में अपनी दखल रखते हैं, तो आज इस इतिहास समागम के समापन अवसर पर हम विज्ञान और साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व का एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैं चाहती हूँ एक बार पुनः विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में और इस समापन सत्र के उपलक्ष्य में ऐसी सोच के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं स्वागत के लिए आशीष नाटानी जी को भी आमंत्रित करती हूं कि संयुक्त रूप से वे पौराणिक सर के साथ सबसे पहले हमारे अध्यक्ष माननीय कुलगुरु महोदय का स्वागत करें और साथ ही बेटा आगे जाओ, बेटा आगे जाओ, संजना आगे जाओ।
मैं पुनः आप दोनों से ही निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी के स्वागत हेतु, और आप सभी से यह अपेक्षा करती हूँ कि करतल ध्वनि के द्वारा हमारे अतिथियों के सम्मान में साक्षी बने। संजना और आगे हमारे बीच में जेसी उपाध्याय जी भी हैं। मैं चाहती हूँ आप दोनों से डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह जोधा को भी मैं आमंत्रित करती हूँ कि भी आप भी आ जाएं और मंच पर उपाध्याय जी के स्वागत में सहयोग प्रदान करें आप दोनों को। अजय शर्मा जी स्वागत में सहयोग करें। नाम तो दियो करो। बुरहान से बलराज जी पधारे हुए हैं, आप आएं और स्वागत में सहयोग करें। बलराज जी आएं और आप सब मिलकर के हर्षवर्धन जी का स्वागत करें। मैं रंजना व्यास मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार जो कि हमारे बीच इस उपस्थित हैं डॉक्टर रमन सोलंकी जी का स्वागत करें। साथ ही मैं आशीष नाटानी जी को कहती हूँ कि आप सहयोग दें और पुराणिक सर रमन सर का स्वागत करते हैं। स्वागत माननीय कुलगुरु जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं। आज विज्ञान दिवस है और सीवी रमन इफेक्ट के कारण को नोबेल पुरस्कार मिला था और विज्ञान दिवस मनता है रमन इफेक्ट। तो हमारे इस प्रांगण में भी 3 दिन से रमन इफेक्ट ही चल रहा है। तो आज डॉक्टर रमन जी का हमने इसलिए स्वागत किया। मैडम ने रमन इफेक्ट को आज इतिहास पुरातत्व से जोड़ दिया है। इतना बड़ा अद्भुत, मैंने कहा था अद्भुत संगम, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समस्त कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी के स्वागत के लिए मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ अजय शर्मा जी को, आशीष नाटानी जी को, सर्वेश्वर जी को कि पुराणिक जी ने इन 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चला इसके पूरा सूत्रधार संयोजन सब कुछ आपके ही द्वारा हुआ। तो सर का करतल ध्वनि के साथ स्वागत होना चाहिए। स्वागतोपरांत मैं प्रोफेसर प्रशांत पुराणिक सर को पुनः यहाँ पर बुलाऊंगी कि आप हमारे सभी अतिथियों का स्वागत अपने वाणी के द्वारा करें। तीन दिवसीय इतिहास समागम बृहत्तर भारत संस्कृति साहित्य एवं पुरातत्व के आज समापन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर
बालकृष्ण शर्मा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इग्नू के प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के मार्गदर्शक अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर JC उपाध्याय जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्मुख मालवा प्रांत इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर तेज सिंह सेंधव जी उपस्थित हैं। KP कॉलेज देवास के पूर्व प्राचार्य आदरणीय SL वरे साहब उपस्थित हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हर्ष विश्वजीत सिंह परमार जी उपस्थित हैं। साथ ही शासकीय कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर रंजना शर्मा और PM एक्सीलेंस महाविद्यालय के इतिहास विभाग की प्राध्यापक आदरणीय अंशु भारद्वाज जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में इतिहास संकलन समिति मालवा प्रांत के कार्यकारी सचिव के रूप में आशीष नाटानी जी उपस्थित हैं और साथ ही एक विभिन्न प्राध्यापकों के साथ वडनगर से पधारे हुए रमेश चतुर्वेदी जी और उनके मित्र रजिस्ट्रार आदरणीय सुदीप घाटपांडे जी उपस्थित हैं। इसके साथ ही साथ पीछे PM एक्सीलेंस माधव कॉलेज की विभागाध्यक्ष आदरणीय अल्पना दुबाशे जी, KP कॉलेज की विभागाध्यक्ष रश्मि ठाकुर जी उपस्थित हैं और आप सभी विद्वान प्राध्यापकों का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी के उपस्थिति में, उनके मुख्य आतिथ्य में, प्रोफेसर सीताराम दुबे जी के विद्वतापूर्ण उद्बोधन के साथ और विभिन्न विद्यालयों के प्राध्यापकों के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग 40 से अधिक शोध पत्रों का वाचन विद्वानों ने, प्राध्यापकों ने, शोधार्थियों ने, और विशेषता ये थी इस बार के हमने इस शोध समागम में BA के छात्रों को भी सम्मिलित किया, जिससे कि जो नए 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है NEP का, जिसमें कि चौथे वर्ष में जाकर वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, तो उनमें आज से ही ये शोध के संबंध में किस प्रकार से शोध पत्रों को लिखना और शोध पत्रों का वाचन किस प्रकार से हो, तो इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के लगभग 22 विद्यार्थी, माधव महाविद्यालय के लगभग 15 विद्यार्थी और शासकीय कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग के लगभग 45 विद्यार्थी इस समागम में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के अन्य दूसरे विभागों के छात्र और प्राध्यापक भी इसमें सम्मिलित हुए। अतिरिक्त संचालक महोदय के पत्र के कारण संपूर्ण संभाग के लगभग 40 से अधिक प्राध्यापक इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें वर्तमान में अभी नवनियुक्त चेयरमैन OP गहलोत, शुजालपुर के त्यागी जी और साथ ही भानपुरा, नीमच, रतलाम, बड़नगर और उज्जैन के प्राध्यापक इसमें सम्मिलित हैं। और इसके साथ बृहत्तर भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य, पुरातत्वीय अवशेष, साहित्य, संस्कृति, आध्यात्म और धर्म से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोधार्थियों ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया। और सर मैं ये पहली बार बताना चाहूँगा, ये नए नवाचार फिर हमने किया है। अभी तक हम परिचय नहीं लेते थे, किंतु इस वर्ष से हमने शोध पत्र प्राप्त किए हैं और शीघ्र ही संस्कृति मंत्रालय स्वराज संस्थान के माध्यम से महाराजा शोधपीठ इसको छपवाने की जा रहा है ISSN नंबर के साथ में। तो मैं पुनः हमारे मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथियों से मैं निवेदन करती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी बताया विज्ञान दिवस है और हमारे सम्मुख भारत रत्न रमन जी की तस्वीर लग चुकी है, तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि उनके सम्मुख पुष्प अर्पित करके हम
इस विज्ञान दिवस को यहाँ पर मनाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि जब पुष्पार्पण हो तो आप करतल ध्वनि से इस सदन के साक्षी बनिए। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास और विज्ञान अपने आप में एक अनूठा संगम है, क्योंकि जो अभी हमारा IKS भारतीय ज्ञान परंपरा चल रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में या प्राचीन भारत में किस प्रकार की वैज्ञानिक उपलब्धियां थीं, और उन उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए, उनको ढूंढ के लाने के लिए हम भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों का आजकल अपने कक्षाओं में अध्ययन भी करते हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं जो इग्नू से यहाँ पर पधारे हैं, वे आकर के यहाँ पर उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रदेश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी और मंच पे उपस्थित इस समापन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के नाते जिनका पाथेय हमको प्राप्त होगा, ऐसे इंदौर से पधारे डॉक्टर JC उपाध्याय जी, और इस संगोष्ठी के इस बृहत फलक के संयोजक डॉक्टर प्रशांत पौराणिक जी, और मालवा प्रांत इतिहास संकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सोलंकी जी, मेरे बड़े भ्राता तुल्य, और इस संगोष्ठी कक्ष में उपस्थित विद्वद्गण, विद्यार्थीजन, मातृशक्ति माताओं बहनों, मेरे समक्ष कुछ लोग उपस्थित हैं। हमारे पालक, जब मैं यहाँ प्रचारक बनकर आया था तो डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी जी हमारे पास थे, हमारे बड़े भ्राता के नाते और हमारे पालक के नाते। डॉक्टर तेज सिंह सेंधो जी थे, दुर्वेंद्र सिंह जी जोधा बैठे हुए हैं, पुरातत्वविद हैं। आशीष नाटानी हमारे मित्र भी हैं और संगठन के सचिव हैं। रंजना दीदी बैठी हुई हैं, डॉक्टर अंजना दीदी बैठी हुई हैं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान सर्वेश्वर जी बैठे हुए हैं। बाकी जिनके नाम छूट गए, जो ध्यान में आया, पीछे हमारी प्रीति दीदी बैठी हुई हैं, सभी को प्रणाम। जब ये विषय चला स्वामी ये विक्रमादित्य जी का, तो मैं तो शायद स्टूडेंट लाइफ में था उस समय, पर इतना ध्यान था कि जिस स्कूल से हम लोग पढ़कर आए हैं, स्कूल ऑफ थॉट के जो हम विद्यार्थी हैं, तो जो चीज़ किंवदंती में चली या परंपराओं में चली या लोक प्रवाह के साथ चलती गई, स्वातंत्र्य के लिए होती है वो। तो एक लाइन थी हमारे सामने कि विक्रमादित्य है ही नहीं। हालांकि मैं उसका पार्ट नहीं था, पर मैं सुनता रहता था। तो करना क्या, तो ध्यान में आया कि इस लाइन को बड़ा करना है, अपनी लाइन को बड़ा करना है। तो डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी जी से मेरा परिचय पहले हुआ था, तो विक्रमादित्य के नाते काम करते हुए मैंने उन्हीं को देखा। भगवती लाल राजपुरोहित जी भी जो पद्मश्री हैं आदरणीय, वो भी शामिल थे। कुछ काम चला होगा यहाँ पर, उस काम का तो मैं साक्षी नहीं हूँ। तो लाइन बड़ी कैसे करना, उसको मिटाना था नहीं हमको। तो उपहास के विषय भी बने, और ये उपहास इतना छोटा नहीं है जितना छोटा हमको लगता है। शायद उज्जैन में तो या मध्य प्रदेश या मालवा को हम देखें तो यहाँ तो उपहास का विषय नहीं है विक्रमादित्य, पर तथाकथित जिसको हम एकेडमिक वर्क कहते हैं या जिसको हम इंटेलेक्चुअल वर्क
कहते हैं, उसमें वो उपहास का विषय है। आप दिल्ली सेंट्रिक व्यवस्था में जब जाके आप बैठेंगे, क्योंकि एक सौभाग्य रहा कि संघ के नाते दिल्ली में रहने का अवसर बहुत मिला मुझे, और प्रोफेसर के नाते भी काम करने का मौका मिल रहा है वहाँ, तो वो इन चीज़ों के ऊपर विचार नहीं करते हैं। तो कारवा चला चला धीरे धीरे चला। 2009 में फिर विक्रमादित्य शोध पीठ की स्थापना की गई कि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए और इस विषय को लेकर नए नए विचार सामने आए, नए तथ्य सामने आए, नए फैक्ट सामने आए, और जो विक्रम संवत की जो परंपरा चली है उसको कैसे स्थापित किया जाए। फिर पिछले 5 सालों से शायद संभवतः इतिहास समागम के नाम से फलक बढ़ा हुआ। जब मैं इतिहास संकलन योजना के नाते यहाँ पे काम कर रहा था तो कुछ प्रयास हम लोग भी करते थे, सब लोग सामूहिक मिलकर, कुछ यात्राएं भी करते थे, कुछ जगह चिन्हित भी हुई। पर एक अच्छा फलक है हमारे सामने, एक अच्छा परिदृश्य आज उभर कर आया है कि जिस उपहास के दंश को झेलकर हम लोग आगे चले थे वो आज एक स्थापित मान्यता हो गई है। पर थोड़ा प्रयास और होगा। तो अभी बात हुई थी कुछ दिनों पहले विद्या भारती में भी कि 6ठी 7वीं 8वीं तक एक पेज या एक पृष्ठ विक्रमादित्य के नाम पे प्रारंभ किया जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल तक और कॉलेज लेवल तक वो थोड़ा एक बड़ा एक अध्ययन करने को बच्चों को उसको मिले। क्योंकि विक्रमादित्य जी के बारे में हम बात करते हैं, सम्राट विक्रमादित्य के लिए तो सियासन बत्तीसी की कहानी तक वो जनमानस में है, उनकी न्याय परंपरा के कारण वो जनमानस में है। सबसे अभी सुबह रमन जी ने, भाई साहब ने एक विषय बताया कि कहीं बैठे होंगे किसी बैठक वगैरह में, तो देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन पहला। तो स्वतंत्रता को सिर्फ हम अंग्रेजों के दायरे तक सीमित नहीं कर सकते। जब शकों के साथ युद्ध हो रहा था, जब शकों से भूमि को मुक्त कराया जा रहा था, तो वो भी तो फ्रीडम स्वतंत्रता आंदोलन ही था वो। तो एक ऐसे सम्राट जिन्होंने बृहत्तर भारत तक अपनी लाइन सीमाएं खींची हो, जिनको एक आदर्श आइडियल के रूप में हमने देखा हो, उनको आज पाठ्यक्रम में स्थापित करने की आवश्यकता और एकेडमिक में स्थापित करने की उनको आवश्यकता है। और ध्यान में आता है कि विचार मंथन की जो परंपरा है इस देश में बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। हम आते हैं, समय समय पर इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, बात होती है, 2 पक्ष होते हैं, अपनी बातें होती हैं, तो उसका जो मंथन से जो निकलता है वो फिर स्थापित होता है। तो आज मैं इसके पहले वाले सत्र में भी था, तो कुछ पेपर अच्छे पढ़े गए, सभी भी अच्छे पेपर थे, पर एक चीज़ ध्यान में आई मुझे, हालांकि मुझसे मना किया था रमन जी भाई साहब ने बोलने का, कि हम वही कर रहे हैं जो हमको करके दे दिया गया है। जब ये कार्य प्रारंभ हुआ था तो उसमें जो लोग लगे और जो आज तक जो लोग लगे हैं, उन्होंने ग्रंथ बनाए, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने खोज की, उन्होंने तथ्य जुटाए, प्रमाण जुटाए। हम सिर्फ उस प्रमाण को लेकर उसी में से हम कुछ लिख के ले आते हैं। ऐसे एक पेपर आया था न्यायपालिका के ऊपर, 2 पेपर आए थे उनके यहाँ, वो जो भी उसमें था अच्छा पेपर था, पर उस परिदृश्य में हमको फेंक देना होगा। एकेडमिया में आपकी कहानी नहीं स्वीकार की जाएगी। और विक्रमादित्य का जो युग है वो पूरा युग जो है वह स्मृतियों के संकलन का युग है, वो धर्म शास्त्रों के प्रणयन का युग है। तो जिस न्याय व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जिस राजनीतिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसको आपको उसमें भी टेली करना होगा। 28 प्रकार के न्यायालय भारत में मिलते हैं। वो 28 प्रकार के जो न्यायालय थे प्राचीन भारत में, उनका उपयोग विक्रमादित्य के न्यायिक व्यवस्था में होता था कि नहीं होता था। जिन सभ्यों की बात स्मृतियां करती हैं, जिन सभ्यों की बात, जिस न्यायाधीश की बात हमारे धर्म सूत्र करते हैं, हमारे पुराण करते हैं, वो व्यवस्था सम्राट विक्रमादित्य का लागू थी कि नहीं थी। जिस कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत जो हमको मिलता है वो विक्रमादित्य के यहाँ लागू था कि नहीं था। तो उसको ढूंढने के लिए काम करना होगा कि जो हमारे विक्रमादित्य शोध पीठ ने जो ग्रंथ प्रकाशित किए उसी में से देख के यदि हम काम कर लेंगे तो रिसर्च तो नहीं होगा। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव पूरी नई शिक्षा नीति शोध पर रखे, पर शोध इस तरह से नहीं चल पाएगा। बीए के बच्चे, एमए के बच्चे सीखेंगे, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, आपको आपका दायरा बड़ा करना होगा। और आप आपका दायरा यदि बड़ा नहीं करेंगे तो इस उज्जैन और इस मध्य प्रदेश के अलावा आप कहीं पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक भयाकुल वातावरण है मध्य प्रदेश से बाहर निकलने के बाद। जहाँ अलीगढ़, जामिया, जेएनयू, दिल्ली, इग्नू सेंट्रिक
यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जब आप बैठते हैं तो आपको आपका लेवल उनसे और ऊपर करना पड़ेगा, लाइन मिटाने से काम नहीं चलेगा हमारा। फिर एक और बात आई बृहत्तर भारत की, तो जैसे हम राधा कुमार मुखर्जी की बात करते हैं, राधा कुमार मुखर्जी ने पहली बार परिचय कराया बृहत्तर भारत से, और शायद वही एक इतिहासकार ऐसे थे कि जिन्होंने हिंदू सिविलाइजेशन से भी पहली बार परिचय कराया है। पर हमारा काम सिर्फ वहीं तक नहीं रुक पाएगा, हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। जब हम ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, जब बृहत्तर भारत की हम लोग बात करते हैं, तो उस बृहत्तर भारत को हम बौद्ध के बाद से शुरू क्यों करते हैं? आपको ऋग्वेद को उठा के देखना पड़ेगा, जिस ऋग्वेद में 30 जनपदों के वर्णन हैं। उन 30 जनपदों को देखते हुए, जैसे एक सत्र में बात हुई थी कि वो इंडस अलग है और वेद अलग है, वैदिक संस्कृति अलग है, दोनों एक ही हैं। इसके बाद आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको ऋग्वेद में एक ऋचा मिलेगी जिसमें ऋषि कहता है कि हमारे पोत इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं, इस पूरी दुनिया का हम भ्रमण करें। तो ये बात कोई बेटे कल्पना तो नहीं में तो आई नहीं होगी। और जो मंत्र निष्ठा हमारा ऋषि था, वो किसी को ठगने के लिए और अपनी एपीआई के नंबर बढ़ाने के लिए नहीं लिख रहा था वो ना वो पीएचडी था, ना वो डिलीट था, वो ना किसी को धोखा देने के लिए लिख रहा था, और ना उस समय कोई प्लेगरिज्म नाम की कोई चीज थी। वो स्वांताय सोखाय लिखता है, और वो किसी ग्रंथ में अपना नाम नहीं लिखता है। वो लिखता है कि उसने इसको दिया, उसने इसको दिया, मैंने उससे लिया। वो ये नहीं कहता कि मैंने उसको लिखा। तो उस परंपरा को लेकर हमको बढ़ना पड़ेगा। ये बृहत्तर भारत को हमें ऋग्वेद से समझना पड़ेगा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में, तो हमें महाभारत के पृष्ठों को टटोलना होगा। जब आप महाभारत को पलटेंगे तो 252 जनपदों का उल्लेख है उसमें। उद्योग पर्व के अंदर आप खोल के देखिए, 252 जनपदों में चाइना भी भारत का पार्ट है। अब आप कहेंगे, वामपंथी कहेंगे अरे ये तो जो भी है, यानी इस तरह का जो वायुमंडल फैलाते हैं, अरे ये तो कपोल कल्पना है। वो आपकी तरह नहीं था, वो सिर्फ मानदेय लेने के लिए किसी सेमिनार में भाग नहीं ले रहा था वो। तब 252 जनपद भारत के हैं, तो बृहत्तर भारत की संकल्पना वहां से शुरू होगी। और हमें एक चीज और देखनी होगी कि उस बृहत्तर भारत की संकल्पना में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही कोई शासक रहे होंगे, ये एक बड़ी लंबी श्रृंखला है राजाओं की। अब जैसे एक पेपर, एक शोधार्थी थी कोई जिन्होंने केरल की जनजातीय स्थिति पर कुछ काम कर रही हैं, तो केरल की जनजातियों के ऊपर आप जब बात करते हो, तो उन्होंने एक बोला था कि वनवासी बोलना चाहिए, जनजाति संवैधानिक वर्ड है। आदिवासी जो वर्ड है वो लीगल नहीं है। जनजाति आप बोल सकते हैं, परंतु जब उस क्षेत्र में आप लोग काम करते हो, वो भी केरल की जनजाति है, दक्षिण की जनजाति के विषय में आप लोग काम करेंगे, तो वहां तो और कठिन आपको भाषा का समस्या करना पड़ेगा। आप भी सेकेंडरी सोर्सों तक मत उलझ के रहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब बृहत्तर भारत की आप बात करें तो सिर्फ जावा तक नहीं जाइए। आप शरद हेवालकर की पुस्तक को देखेंगे तो माया संस्कृति की बात करते हैं वो अमेरिका में। वो स्पेन का एक उदाहरण देते हैं कि वो स्पेन, उनका कभी जाना हुआ किसी कॉन्फ्रेंस में, तो उनकी धर्मपत्नी साथ थी, तो वो बिंदी लगाई हुई थी, तो 2 नर्स उन तक भाग के आई, तो बोलने लगी उनकी भाषा में इंदू इंदू करके कुछ इस तरह से, तो कहने लगी हमारे पूर्वज ही वहीं से माइग्रेट हुए थे। और इस फलक को यदि और अधिक समझना है आपको, तो इतिहास से सिर्फ 4 पृष्ठ आपको हटाने हैं। पहला पृष्ठ आप हटाइए ईसाइयत का। जब यीशु का जन्म हुआ, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो बता सके यीशु 25 दिसंबर के दिन पैदा हुआ थे। ईसाइयत का पर्दा हटाइए, उसके पहले क्या था? सर्वत्र वैदिक कल्चर था। भूगज गोई का अभिलेख हमारे सामने है। उसके बाद एक और पर्दा आप हटाइए इतिहास से, इस्लाम का। जब आप इस्लाम का पर्दा हटाएंगे, उसके पहले दुनिया में क्या था? जब इस्लाम का पर्दा हटेगा तो आपको लगेगा कि अरब और मक्का पूरे मंदिर थे, किस तरह से उनको नष्ट किया गया। तीसरा पर्दा एक और है, जो 6ठी क्लास से हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वास्को डी गामा। और इतना सफाई से, इतनी चतुराई से एक चैप्टर जोड़ा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भाई उसके पहले भारत नहीं था क्या? शायद नूरुल हसन शिक्षा मंत्री रहे देश के, और जेएनयू के एक प्रोफेसर थे भट्टाचार्य जी। एक मिनट साइन किया गया कि भारत के इतिहास को 11वीं शताब्दी से पहले के लेकर ही नहीं जाना है, और लेकर भी जाना है तो उस इतिहास को अंधकार युग की तरह दिखाना है। आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे कि 350 साल का जो पीरियड है, 8वीं शताब्दी से लेकर 1180 तक का इतिहास से गायब है। आनंद पाल तोमर की डायनेस्टी कोई बात ही नहीं करता। तो ऐसा इतिहास पढ़ाकर हम बच्चों को क्या बनाएंगे? और फिर आप एक ग्रेटर इंडिया की ओर आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप पुराणों की ओर जाइए।
पुराणों में आपको सातों द्वीप की रचना मिलेगी। सातों द्वीपों का उल्लेख है, हर पर्वत का उल्लेख है जो दुनिया में पाया जाता है। तो उस पर्वत को देखने तो हमारा ऋषि नहीं गया होगा कि गया था, और नहीं गया था तो फिर उसने लिख कैसे दिया? जब आप पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको फिर उसमें बृहत्तर भारत दिखेगा। बृहत्तर भारत सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया का नाम हमने ले दिया, मलाया का नाम हमने ले दिया, हमने वर्मा का नाम ले दिया। दिस इज पार्ट ऑफ भारत। वर्मा भारत का पार्ट था। अफगानिस्तान, अभी एक शोध पत्र में भी आया था कि अफगानिस्तान से कुछ चीजें मिलती हैं तो लगता है वो भारत वहां तक था नहीं, भारत ही था वो। और 19वीं सेंचुरी में तो भारत से अलग हुआ है वो। नेपाल तो भी 1960 में भारत से अलग हुआ है। इस बृहत्तर भारत की संकल्पना को आपको समझना होगा। फिर आप जाइए गौतम बुद्ध तक, कि वो गौतम बुद्ध किस तरह से धर्म प्रचार के लिए लोग निकलते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं, वो तो एक पार्ट है। वस्तुतः बृहत्तर भारत की जो संकल्पना है वह वैदिक काल से प्रारंभ होती है। शायद कल माननीय बाल मुकुंद जी के प्रबोधन में विषय आया होगा कि ऋषि कौंडिन्य की कथा उन्होंने सुनाई होगी कि ऋषि कौंडिन्य 8वीं शताब्दी में वर्मा पर वो आक्रमण करते हैं। जाते हैं तो समुद्र के रास्ते से जाते हैं तो सामने सेना खड़ी हुई है, नावों में, जहाजों में, महिला की सेना थी। तो वो देखते हैं सब नग्न अवस्था में थी महिलाएं, कपड़ा पहनना नहीं जानते थे। तो कौंडिन्य फिर एक सफेद झंडा दिखाकर छोटी नाव से उनके जहाज तक जाते हैं। और सबसे पहले वो उन महिलाओं को, वो रानी थी सोमा, राजकुमारी सोमा, वो उसको पहले कपड़ा देते हैं, वो कपड़ा पहनना सिखाते हैं। वही सोमा भारत की बहू बनकर आती है। ये भारत का सांस्कृतिक प्रसार है। वो कुछ पाठ्यक्रमों में लिखा जाता है और कुछ डिबेटों में भी ये बात सामने आती है कि भारत ने भी तो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया, परंतु ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। हमारा सांस्कृतिक प्रसार है वो, चाहे वैदिक काल में देखिए, हमारा व्यापारिक प्रसार है। पर हमने कॉलोनी सेट नहीं की कहीं पर जाकर, हमने किसी को बाध्य नहीं किया बृहत्तर भारत बनाने के लिए। हमने किसी को हमारे देवताओं की उपासना के लिए बाध्य नहीं किया, हमने किसी को कर्मकांड करने के लिए बाध्य नहीं किया, हमने किसी को कास्ट के नाते प्रताड़ित नहीं किया, हमने किसी को किसी संप्रदाय के नाते प्रताड़ित नहीं किया। जो इस देश में आया हमने उसको स्वागत किया। ये तो वो महान परंपरा का देश है, वो उस बृहत्तर भारत का अंग है जहाँ चीतों को लाके बसाया जा रहा है। और रोज अखबारों में खबर आ रही है कि अब नवा बच्चा आज आया है चीते का, जिन्होंने सुअर के अंदर वरा अवतार को स्थापित कर दिया, जिनने कुर्म अवतार, ये हमने देखे हैं क्या? ये प्रकृति के साथ सामंजस्य की स्थापना की गई भारत के मनुष्यों के द्वारा। और वही जो सामंजस्य है वही माया संस्कृति में भी आपको मिलेगा, वो दुनिया में से आपको मिलेगा। जो इस संस्कृति से अलग गए वो आज भी लड़ रहे हैं। आज ही ईरान पर अटैक हुआ है, वो उस संस्कृति के लोग हैं, वो अपनी चौधराहट को पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। और उस दृष्टि से हमें कभी भारत समझ नहीं आएगा, और उस दृष्टि से हम कभी बृहत्तर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। हमारे एक अखिल भारतीय अधिकारी माननीय सुरेश सोनी जी, हमारा सौभाग्य है कि हम निरंतर उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो बृहत्तर भारत की एक पीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय IGNC में भी उसको स्थापित किया गया है, और उस पर लगातार बृहत्तर भारत का काम चल रहा है। जब आप बृहत्तर भारत को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा उज्जैन से बाहर निकल के जाना पड़ेगा, कुछ स्रोतों के लिए भी जाना पड़ेगा, कुछ एविडेंस के लिए आपको जाना पड़ेगा, कुछ अच्छे विद्वानों तक भी आपको पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जो लाइन एक पुरुषार्थ के द्वारा डॉक्टर रमन सोलंकी जी और उनकी एक पूरी टोली ने खींची है, जो इस विचारधारा को लेकर चल पड़े थे कि विक्रमादित्य को हम लोग स्थापित करेंगे, जो रात दिन अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से लगकर इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सहयोग करने के लिए इस नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, जब जाके विक्रमादित्य स्थापित होंगे। क्योंकि सत्ताएं सदा संचालित नहीं होती हैं। सत्ता, नेता, नारा, सरकार सब एक सहयोगी रूप में हमारे साथ हो सकते हैं, परंतु जो विचार एक बार स्थापित हुआ उनको 250 साल लगे, तो हमको भी 50 वर्ष तो लगेंगे इस विषय को स्थापित करने में। परंतु बड़ा आश्चर्य है कि जब हम भारत को इंडिया के रूप में देखते हैं, जब हम विक्रमादित्य को विक्रमादित्य द्वितीय के रूप में देखते हैं, हम चंद्रगुप्त प्रथम को की काल गणना को बहुत पीछे ले जाते हैं, कभी आगे ले जाते हैं, कभी बहुत बाद में ले जाते हैं। ये सब दृष्टियां, इस भ्रम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें कहती हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह परमार बैठे हुए थे अभी, शायद यहाँ विभागाध्यक्ष रहे पहले नहीं अभी हैं। उनकी दृष्टि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी दृष्टि एक अलग हो सकती है, पर इन 40 सालों में
आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को आपको देखना होगा, जितना नया कुछ लिखा गया है वो देखना होगा। आप सिर्फ 2 किताबें लेकर 4 किताब लेके उन्हीं को लेके बैठे रहेंगे तो ना विक्रमादित्य को आप समझ पाएंगे, ना उस बृहत्तर भारत की अवधारणा को समझ पाएंगे, ना उस बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार को आप समझ पाएंगे। आपको मूल स्रोतों की ओर जाना होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जितने मिलते हैं, विक्रमादित्य को लेकर ग्रंथ बहुत बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हमें स्टोन चाहिए, हर चीज के लिए हमें क्वाइंस चाहिए। आप बता सकते हैं मोहम्मद कब पैदा हुए तो कोई क्वाइंस मिला है क्या आज तक? कोई, आप इतिहास के प्राध्यापक हैं, मैं तो ओपन मंच पे बोलने वाला इंसान हूं। कोई पत्थर, कोई कुछ मिला आपको? यीशु कब पैदा हुए, कोई अभिलेख उसका नहीं है। अभिलेख आप हमसे मांगेंगे हर चीज का? जो इस देश की, विश्व की पुरातन संस्कृति है, अभिलेख हम लाके दें, क्वाइंस हम लाके दें, बाद में उसको आप देख के दोगे तो नकली है। आप प्रमाण देंगे हमारे देश का? तो इस समय की अपनी सीमा है, इस परिप्रेक्ष्य में लेकर हम इन चीजों को आगे लेकर चलेंगे। मैं एक आखिरी संदर्भ के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि ग्रीस में एक एडवर्ड पोकाक हुए हैं, 1852 में उनकी पुस्तक आई। उसकी प्रीफेस में लिखते हैं कि वो एक प्रदर्शनी को देखने गए। वो प्रदर्शनी को देखने गए तो कर्टन लगे हुए थे प्रदर्शनी पर, तो उन्होंने बोला वहाँ जो कार्यकर्ता होगा, जो भी उस प्रदर्शनी का सहयोग के लिए होंगे, कि जरा कर्टन हटा के पिक्चर दिखाइए। तो वह बोलता है कि सर द कर्टन इज द ग्रीसियन बट पिक्चर इज द इंडियन। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, द कर्टन इज द अरीसियन बट पिक्चर इज द इंडियन। दुनिया की हर संस्कृति में आपको यही चीज मिलेगी और आप इसी को सेतु बनाकर अपनी कलम से, अपनी दवात से, अपने पेपर पर जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो जिस परम वैभव की संकल्पना को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस परम वैभव की संकल्पना को लेकर हमारे ऋषि मनुष्यों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं, जिस परम वैभव की संकल्पना को लेकर हमारे आचार्यगण, जो श्रेष्ठ आचार्यगण मंच पर उपस्थित हैं, इन लोगों ने श्रम किया है, अपने पुरुषार्थ से जो लाइन खड़ी की है, उस लाइन को जब आप बड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया भारत माँ की जय जयकार से गूंज उठेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से वैदिक संकल्पना को उन्होंने उस यहाँ तक खींच करके आरेखित किया, वो हमारे सम्मुख रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित करने से पहले एक सूचना है। जितने भी सहायक प्राध्यापक और अतिथि विद्वान विभिन्न कॉलेजों से यहाँ पर पधारे और 3 दिन इस कार्यक्रम में रहे, आप सभी का एक लेटर जो है वो पुराणिक सर निकालेंगे यहाँ से रिलीविंग का, तो पुराणिक सर को आपके नाम और डेजिग्नेशन के साथ व्हाट्सएप कर दीजिएगा और कल वो लेटर वो आपको व्हाट्सएप पे ही उपलब्ध करा देंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय प्रोफेसर जेसी उपाध्याय जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपने उद्गारों के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। सभा कक्ष में उपस्थित सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि विद्वान भारद्वाज साहब, कुल गुरु विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, और भूतपूर्व कुल गुरु श्री शर्मा साहब, तथा हर्षवर्धन जो कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अंदर इतिहास के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर रमन सोलंकी, प्रशांत पुराणिक, और इसकी कर्ता धर्ता जो पांडे मैडम हैं, सबको खड़ा करती और बैठाती रहती है। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए कुछ बात मैं अपनी तरफ से रखूंगा, और विशेष रूप से विक्रमादित्य के शोध के संबंध में 2-3 बातों को मैंने कुछ समझने की कोशिश की है, वो आपके सामने प्रस्तुत करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली बात, जो ऐतिहासिक सूत्र हमेशा ढूंढे जाते हैं कि भाई इस इतिहास के अंदर हमें विक्रमादित्य वहाँ मिलते हैं, इस इतिहास ग्रंथ के अंदर वहाँ मिलते हैं, परंतु कभी भी झांक कर हमने हमारे धार्मिक ग्रंथों को नहीं देखा। मेरा आपसे निवेदन है कि गोरखपुर से निकलने वाली कल्याण पत्रिका, जो वार्षिक अंक निकलता है, उसमें विक्रमादित्य के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आज के शोधार्थियों के लिए ये निवेदन है कि कम से कम उस कल्याण को ढूंढ कर देखें कि जिसमें विक्रमादित्य, मालवा के विक्रमादित्य के बारे में जो उल्लेख किया गया है, उसकी एक नई दिशा मिलेगी।
तो यहाँ पर हम धार्मिक ग्रंथों में भी देखें, धर्म के नाम पर चला दिया तो ठीक है भाई, धर्म था, सनातन धर्म की बात हो गई सब, परंतु उस ग्रंथ, उन कल्याण के अंदर जहाँ अन्य राजा महाराजाओं के बारे में उल्लेखित है, वहाँ विक्रमादित्य का भी स्थान दिया गया है, विक्रमादित्य के बारे में भी विशेष रूप से लिखा है। इसके अलावा पुराण ग्रंथों के अंतर्गत भी हमें विक्रमादित्य के बारे में जानकारी विशेष रूप से, हमारे जो 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में अगर हम देखें तो ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, इसके अंदर भी विक्रमादित्य के बारे में जानकारी दी गई है। आप उनको भी विशेष रूप से देखें और चर्चा करें और नई बात को सामने लाने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के इतिहास के अंदर जब प्राचीन काल को पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद और गणराज्य की बात आती है, और जब गणराज्य की बात आती तो मालवगण का बात नाम उसमें नाम उल्लेखित किया जाता है, और महाजनपद खत्म होता है तो फिर साम्राज्यवाद आता है, पर अवंती साम्राज्य का भी उसमें उल्लेखित मिलता है। तो वहाँ भी आप देखें तो विक्रमादित्य के बारे में हमें उन जनपदों के अंदर, तथा जब सिकंदर भारतवर्ष में आया तो चाणक्य ने अपनी बात में कही थी कि अगर ये जनपद जो है मालवगण जनपद और दूसरे सीमांत जनपद हैं, अगर हमने इनको एकत्रित नहीं किया तो शायद हम इतिहास को ठीक से नहीं समझेंगे। तो उन जनपदों में भी हम देखें कि विक्रमादित्य कहाँ खड़े हैं, और वह देखना चाहिए कि उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय भी कहीं न कहीं इस मालव प्रांत और इस यहाँ के शासक के संबंध में कहीं न कहीं उल्लेख किया गया है। इसके अलावा गणराज्यों का तो देखना चाहिए, अवंती के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। महाभारत में भी इसके वर्णन मिलता है कि महाभारत में कौरवों की ओर से मालवा के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पर विक्रमादित्य का भी नाम का उल्लेखित मिलता है। तो इन ग्रंथों को देखें और हम एक नई, नहीं तो ये परंपरागत जो सामग्री आ रही है उन सामग्रियों को एकत्रित करें। अच्छे पराक्रमी थे, अच्छे न्यायप्रिय थे, धर्म प्रचारक थे, सनातन धर्मी थे, सभी बात करते हैं, पर कुछ नई बात सामने लाएं। इसके लिए मैं केवल इतनी बात मेरे अपने करूँगा। इसके अलावा जहाँ अभी हर्षवर्धन साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि हम किसी एक बौद्ध धर्म के माध्यम से बृहद भारत की बात करते हैं, या कुछ लोगों के द्वारा भारत के अंदर भारतीय संस्कृति, धर्म, सनातन धर्म और उसका प्रचार और प्रसार किया गया, परंतु उसके प्रचार के साथ साथ क्या जो लोग इस कार्य में लगे हुए थे, एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि अभी तक किसी को मालूम नहीं कि नाम कौन है। हम उन नामों को ढूंढें। केवल अशोक के बेटे और पुत्री का नाम आता है कुछ लोगों पर, बाकी किसी का नाम नहीं आता इस देश की संस्कृति को बाहर ले जाने में। तो जबकि बृहद भारत की बात करते हैं तो बृहद भारत कोई छोटा नहीं है। भारतवर्ष जिसके अंदर दक्षिण भारत भी है, पूर्वी भारत भी है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, हिंद, और सबसे बड़ी बात तो आज भी देखें पूर्वी भारत के अंदर जो मुस्लिम राज्य हैं वहाँ आज भी भारतीय धर्म जीवित है। वहाँ के लोगों ने उसको जीवित रख के उनके कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर उनका पार्टिसिपेशन होता है। तो ये किस प्रकार से उनके ऊपर उनके धर्म का प्रभाव नहीं है, वो वहाँ के जो परंपरागतवादी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जिस प्रकार से पहले से जिन्होंने मंदिरों की स्थापना की, स्तूपों की स्थापना की, उसको आज भी रखते हैं। गायत्री मंत्र का एक श्लोक निकाल के यात्राएं निकालते हैं। तो क्या वे अपने धर्म से प्रभावित हैं? दूसरे धर्म के प्रति भी उतना ही सम्मान दिया गया है। तो इन बातों को जरा थोड़ा सा हम अगर समझें तो शायद हम अपने बृहद भारत की बात को भी कहेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देते हुए एक बात जरूर कहूँगा। अपने कुल गुरु जी बैठे हैं, एक बार श्याम सुंदर जी निगम की एक संगोष्ठी हुई थी। उस संगोष्ठी के अंदर जब सारी बात निकली तो मैंने ये बात कही थी कि क्यों न विक्रम संवत चलाया जाए। जब हम किसी कागज को लिखते हैं या भेजते हैं तो विक्रम संवत तारीख इतना होना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है अभी रमन जी से जब पूछा कि विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर हर पत्र के ऊपर विक्रमादित्य शब्द का, विक्रम संवत का उल्लेख किया जाता है, बहुत बड़ी है। इसलिए कुलगुरु को भी मैं इस बारे के लिए बधाई देता हूँ कि विक्रम संवत उसमें डाला गया है। ये एक हमारे एडी और डी की बात करें, अगर यहाँ तक कि जब विक्रम संवत शुरू हुआ उसके बाद यूनानियों ने अपना संवत शुरू किया एडी और उससे सीख के। तो विक्रमादित्य का विक्रम संवत विशेष रूप से सम्मानित है। एक आखिरी बात मैं अपनी खत्म करूँगा।
वह एक राजा नहीं, एक विचार था। वह एक योद्धा नहीं, एक धर्म था। एक न्यायप्रिय नहीं, एक युग था। और अंत में एक बात और कहूंगा, बृहद भारत, वह बृहद भारत जिसमें कभी सूर्य डूबता नहीं है। धन्यवाद। इतिहास युग के रूप में जाने जाने वाले उपाध्याय जी ने नए सूत्र बच्चों को दिए, शोधार्थियों को दिए, जिससे कि धार्मिक उन ग्रंथों को जिनको अभी तक नहीं देखा गया है उन्हें भी विक्रमादित्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी समय मैं एक बात और इंगित करना चाहूँगी। कल माननीय तेज सिंह सैंधव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इस मंच से कि ईसा पूर्व और ईसा बाद की बजाय विक्रम पूर्व और विक्रम बाद पश्चात ये चीज़ जरूर आनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा एक तरीका बना हुआ है कि वही ईसा पूर्व और ईसा, तो कम से कम हम लोग भारत के लोग तो इस चीज़ को इस दृष्टि से देखें, क्योंकि समय वही जाता है, 0 सेंचुरी वहीं पर होती है। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए, काल को इस तरह से हमें विभाजित करना चाहिए। काफ़ी अनुकरणीय सुझाव था आपका भी, इसीलिए मैंने इसको मंच से यहाँ पर रखा। आगे बढ़ते हैं और अब समय हो चला है हमारे बीच में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को सुनने का। माननीय प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, पूर्व कुलपति सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। आज वर्तमान में यदि मैं कहूँ कि ऋषि के रूप में किसी को जाना जाता है तो माननीय बालकृष्ण शर्मा जी को हम देख सकते हैं। मैं सविनय आपको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आकर अपनी वाणी के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। कल्याणानां निधये विधये सकलस्य कर्मजातस्य निधिपतये गणपतये चिंतामणये नमस्कुर्मः। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। संप्रति विश्व विश्रुत विक्रमोत्सव के अंतर्गत इस वर्ष आयोजित इतिहास समागम की यह जो विद्वत गोष्ठी पिछले 3 दिनों से प्रवर्तित हो रही है, उसके समापन का यह अवसर है। मुझे विश्वास है कि विगत सत्रों में बहुत गंभीर विचार और मंथन सत्रों में प्रस्तुत किया गया है और अब उसके फलितार्थ का, उसके अंतिम निष्कर्ष वाला यह पल हमारे बीच में आ चुका है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलगुरु माननीय प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जेसी उपाध्याय जी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, हमारे मित्र और इतिहासवेत्ता डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी, रमन सोलंकी जी के बारे में आप सब जानते हैं कि वे अपने मजबूत कंधों पर बहुत वर्षों से ये विक्रमादित्य का जो संकल्प है उसको लेकर के चल रहे हैं और इस कार्यक्रम का संचालन कर रही डॉक्टर प्रीति जी, सभागार में विराजमान आप सभी इतिहासवेत्ता महानुभाव। मुझे ये संकेत किया गया है कि मैं आज विज्ञान दिवस है तो उस पर भी कुछ शब्द मुझे प्रस्तुत करना है भारतीय संदर्भों में, और ये इतिहास समागम की जो समापन का समय है इसको लेकर के भी कुछ इतिहास की सामान्य चर्चा मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। ये बहुत स्पष्ट बात है कि मैं न तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और न इतिहास का, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। परंतु
हमारा सारा प्राचीन ज्ञान संस्कृत में है, इसलिए कहने के कुछ सूत्र या कुछ बीज हमें मिल जाते हैं, उनकी चर्चा यहाँ सबसे पहले कुछ विज्ञान दिवस के इस अवसर पर, जो कि भारत रत्न श्री चंद्रशेखर रमन जी का जयंती दिवस है और विश्व में भारतवर्ष की जो विज्ञान की साधना है उसके वे प्रतीक हैं, सुमेरु हैं। इसलिए भारतवर्ष में प्राचीन संदर्भों में विज्ञान की क्या स्थिति है उसके कुछ संकेत यहाँ उपस्थापित करना आवश्यक है। विज्ञान शब्द को लेकर के पहले चर्चा करनी चाहिए। दो शब्द हैं, एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। पारंपरिक दृष्टि से अमरकोशकार ने परिभाषा की ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। मोक्षे धीहि ज्ञानम अन्यत विज्ञानम, गंभीर बात है। जो मोक्ष की बुद्धि को उत्पन्न करने वाला अर्थात तत्व चिंतन जिसमें होता है वह ज्ञान कहलाता है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने का विषय है, ज्ञान शब्द जो है वो ज्ञा धातु से बना जिसका अर्थ है जानना, तो जो कुछ भी जानने का विषय है वह सब विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन उस विज्ञान की व्यापक श्रेणी में से भी हम आज के युग में जिसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं, हम उस विज्ञान की यहाँ बात कर रहे हैं। जिस विज्ञान का दिवस मनाया जा रहा है वो उस व्यापक विज्ञान का नहीं है जो मोक्ष की बुद्धि से पृथक समस्त ज्ञान को समाहित करे, परंतु कुछ विशिष्ट जो ज्ञान की शाखाएं हैं जिन्हें हम तर्क की कसौटी पर परख सकते हैं, जिनको हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं और उसकी सिद्धि को दिखा सकते हैं, उस शास्त्र को हम विज्ञान मानते हैं। उसमें गणित भी आ गया है, उसमें रसायन भी आ गया है, उसमें भौतिकी भी आ गया है। तो ये जो ज्ञान की शाखाएं हैं जिनको हम प्रमाणित कर सकते हैं प्रयोगों के माध्यम से, वो विज्ञान है। तो भारतवर्ष में हम ये मान करके चलते हैं, हमारी मान्यता है कि जितना भी ज्ञान है वह वेदों से निष्पन्न है। सर्वज्ञानमयो ही सह, वेद के विषय में ये कहा गया है कि वह सर्वज्ञानमय है, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेद में उपलब्ध नहीं है। अब वेद की जब हम बात करते हैं तो उसमें चार प्रमुख विषय हमारे सामने आते हैं। वैदिक संहिताएं हैं, फिर उनके व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण वर्ण वाली बात नहीं है, ब्राह्मण कहते ही एक हमारे दिमाग में आजकल तो बड़ा संकट है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथों की बात है। और आरण्यक, जो अरण्य में रह करके जिन शास्त्रों का प्रणयन हुआ है वो आरण्यक है, और अंत में आए हैं उपनिषद जो ज्ञान का परम निष्कर्ष है। इसके साथ साथ इन चार वेदों के साथ साथ चार वेदों के उपवेद भी आए, और उपवेद के साथ साथ भी अन्य उपांग वेद भी आए। और जिन विज्ञान की शाखाओं की आज हम बात कर रहे हैं वो उन उपांग वेदों में आ जाएगा, उनका समावेश वहाँ हो जाता है। और इसके जो उदाहरण हैं वे हम विभिन्न आचार्यों के निष्कर्षों के रूप में, उनकी साधना के रूप में देख सकते हैं। अंतर यह है कि आज हमारे पास में प्रयोगशालाएं हैं, हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं और विज्ञान के जो प्रमेय होते हैं उनको सिद्ध करते हैं। लेकिन हमारा जो आर्ष मनीषी है, हमारी जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, वह अपने चैतन्य के आधार पर ही समस्त प्रयोगों को करने वाली शक्ति से समाहित है। उदाहरण के लिए यदि हम गणित की चर्चा करते हैं, भास्कराचार्य की चर्चा करते हैं, लीलावती की चर्चा करते हैं, बीज गणित की चर्चा करते हैं, और वेदों के संदर्भ में हम रेखा गणित की चर्चा करते हैं, क्योंकि वेदों की जो प्रायोगिक प्रक्रिया है, यज्ञ की विधा, उस यज्ञ की विधा को करने के लिए अनेक प्रकार की वेदियों का निर्माण किया जाता रहा है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण
जो चिति है वो शयन चिति कहलाती है। शयन चिति का अर्थ है कि उन ईंटों को ऐसे आकार में स्थापित किया जाता है कि वो एक उड़ते हुए शेन या बाज की आकृति का निर्माण करती हैं। तो आज तो हमारे पास में बहुत सारे साधन विज्ञान की दृष्टि से हैं जिनसे कि हम विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं, परंतु हमारे वे जो प्राचीन मनीषी थे उनके पास में ऐसा अद्भुत ज्ञान था कि वे विभिन्न प्रकार की उन चितियों का निर्माण करते थे जो कि रेखा गणित के सूक्ष्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार गणित के जो प्रमेय दिए गए हैं, जो शून्य की चर्चा की गई है, या जब हम वेद के संदर्भ में वेदांग ज्योतिष की बात करते हैं तो ग्रहों, नक्षत्रों, तारों की जिन गतियों की चर्चा की गई है, काल की सूक्ष्म से लेकर बृहत से बृहत जो इकाई है उसकी जो चर्चा की गई है वो भारतवर्ष में विद्यमान है। रसायन की यदि हम चर्चा करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप जाकर के मेहरौली में देखते हैं कि वह जो विजय स्तंभ लगा हुआ है, गरुड़ स्तंभ लगा हुआ है, शताब्दियों से उस लोह के स्तंभ में कोई जंग नहीं लगा। तो कोई न कोई तो रसायन की विद्या उस समय जरूर रही होगी। ऐसा तो कोई लोहा बना ही नहीं है जिसमें शताब्दियों से जंग न लगा हो। तब फिर उनके पास क्या वह विज्ञान था जो उन्हें उस काल में भी इस बात के लिए विश्वस्त करता था कि हमने आज जो स्थापित कर दिया है वो बहुत लंबे समय तक उसमें कोई क्षति होने वाली नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। जब हम स्थापत्य की चर्चा करते हैं, जब हम वास्तु की चर्चा करते हैं, गृह निवेश की चर्चा करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े हमारे पास उदाहरण हैं। जिन लोगों ने तंजौर में बृहदीश्वर के मंदिर का दर्शन किया है वो देख करके हतप्रभ रह सकते हैं कि कैसे उस मंदिर का निर्माण किया गया है, या वो 80 टन का एक पत्थर उसके उस विशाल शिखर पर कैसे स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त जब हम एलोरा के कैलाश मंदिर को देखते हैं तो ऊपर की ओर से काटकर कितने सूक्ष्म गणित और कितने सूक्ष्म रेखा विज्ञान के द्वारा उसकी संरचना की गई होगी, और उसके साथ साथ उन पत्थरों को किस प्रकार से तराशा गया होगा, ये सारा का सारा भी ज्ञान भारतीय विज्ञान की परंपराओं का संकेत करता है। मैंने पहले भी कह दिया मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, तो ये कुछ संकेत और संदर्भ हमारे सामने हैं जो हमें इस बात पर गर्व करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जब आधुनिक विश्व जिस विज्ञान के बल पर आज वह अपने आप को सर्वोच्च समझता है, शिखर पर बैठा हुआ समझता है, आज से शताब्दियों पूर्व हमारे उन ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा से किस विज्ञान को समझा था, किस विज्ञान को न केवल समझा था, वे उनकी प्रयोगशालाएं थी। ये जो बड़े बड़े प्रासाद, ये एलोरा का मंदिर क्या कोई प्रयोगशाला नहीं है? बृहदीश्वर का मंदिर क्या कोई प्रयोगशाला नहीं है? वो प्रयोगशाला है। जो सिद्धांत उन्होंने समझा उसको उन्होंने यथार्थ रूप में स्थापित करके दिखा दिया, या उन्होंने रसायन का जो विज्ञान समझा था उसको उस लौह स्तंभ के रूप में स्थापित करके दिखा दिया। तो ये सारे संदर्भ विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतवर्ष की जो वैज्ञानिक मेधा है उसके प्रति हमें कृतज्ञ भाव से सिर झुकाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस विज्ञान दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासी अपने भारतीय विज्ञान की उस निधि का स्मरण करते हैं। कुछ थोड़ी सी बात, मैं बहुत समय नहीं लेने वाला हूं क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है, मुझे कहना क्या है, लेकिन ये इतिहास का समागम है, तो इतिहास के समागम पर भी इतिहास शब्द की थोड़ी सी चर्चा हमें अवश्य करनी चाहिए। मैंने संकेत किया कि सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति सर्वज्ञानमयो हि सः, वेद को सभी ज्ञान का मूल बताया गया है, और उसके पल्लवन में भारतवर्ष में 14 विद्याओं का परिगणन हुआ। 14 विद्याएं हैं। वे 14 विद्याएं क्या हैं? अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एताः 14। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। 4 और 6 हो गए 10। मीमांसा, मीमांसा दर्शन,
न्याय, न्याय दर्शन, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र की चर्चा आपने की। तो धर्मशास्त्र वेदों का ही पल्लवन है। श्रुति और स्मृति दो का हम एक साथ उल्लेख करते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। जो श्रुति है वो वेद है और स्मृति जो है वो धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र भी एक विद्या है। 4 और 6 10 हुए, मीमांसा 11 हो गया, न्याय 12 हो गया, धर्मशास्त्र 13 हो गया, और 14वीं विद्या है पुराण विद्या। पुराणों को 14वीं विद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। तब फिर प्रश्न ये आया कि ये जिस इतिहास शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, यह तो इन 14 विद्याओं में हमने गिना नहीं, 14 गिन लिए, इसमें इतिहास शब्द तो कहीं आया नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है जो आचार्य ये कहते हैं कि पुराण प्रविभेद एव इतिहासः। इतिहास पुराणों का ही एक भेद है। और हमारी परंपरा यह कहती है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत बिभेति अल्पश्रुतात् वेदः मामयं प्रहरिष्यति। अर्थात इतिहास और पुराण ऐसे 2 शास्त्र हैं, ऐसे 2 विषय हैं जिनसे वेदों का उपब्रह्मण किया जाता है, वेदों का विस्तार किया जाता है। तो जो व्यक्ति इस इतिहास और पुराण नामक शास्त्र को नहीं जानता है, उससे वेद डरता है कि कहीं ये मुझ पर प्रहार करेगा। बिना इतिहास और बिना पुराण के जाने यदि कोई व्यक्ति वेदों का व्याख्यान करता है, वेदों के बारे में चर्चा करता है, तो वेद स्वयं उससे भयभीत हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इतिहास और पुराण भी वेद और वेदांगों के समान ही महत्वपूर्ण है। पुराण तो विद्या ही है, पुराण का भेद ही इतिहास को कह दिया गया। और इतिहास जो है उसके फिर 2 भेद किए गए, पुराक्रिया और पुराकल्प, 2 भेद हो गए। एक ऐसा इतिहास है, इतिहास का अर्थ ही है जो भूतकाल में सिद्ध है, घटित हो चुका है, उसका कथन करना, वह इतिहास है। तो पुराक्रिया और पुराकल्प, जिसमें एक नायक होता है, ऐसा शास्त्र जैसे रामायण, और जिसमें अनेक नायक होते हैं, वह है महाभारत। तो इतिहास को लेकर के हमारे सामने केवल 2 प्राचीन ग्रंथों की चर्चा होती है। एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरा है महाभारत। वह एक नायक वाला इतिहास ग्रंथ है रामायण, और अनेक नायकों के वाला इतिहास ग्रंथ है महाभारत। तो ये जो 2 आर्ष ग्रंथ हैं, ये हमारे इतिहास के मूल स्रोत माने जाते हैं। और इसी तरह से पुराणों में भी, पुराणों में जो 5 अंग पुराण के हैं, उसमें वंशानुचरित की बात है, वंश की बात है। तो वंश तो बिना इतिहास के कोई व्यक्ति कैसे बताएगा? किसकी संतति कौन था, किसकी संतति कौन था, किसने क्या किया, ये जब तक पूरी परंपरा नहीं आती तब तक तो वंश और वंशानुचरित ये पुराण के 2 अंग घटित नहीं होते हैं। और पुराणों में हमें सब जगह ये वंश और वंशानुचरित की चर्चा मिलती है। तो इतिहास ऐसा विषय है जो अत्यंत पारंपरिक विषय है, शास्त्रीय विषय है, वेदों से जुड़ा हुआ विषय है, ज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। तो यहाँ पर ये इतिहास का जो हम समागम करते हैं, यह ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम किसी बहुत छोटे से कालखंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या इतिहासकार यदि किन्हीं युगों की बात कर लेते हैं तो क्या उसके पहले कुछ इतिहास नहीं था? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि न केवल ये 2 ग्रंथ रामायण और महाभारत, अपितु इसके अतिरिक्त भी हमारी एक और मान्यता है, यह कल्पः सकल्प पूर्वकः। जो कल्प है, जैसे अभी ये श्वेतवाराह कल्प है, ऐसा ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है, यह जैसा पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही आगे भी होने वाला है। इतिहास के बारे में संकेत यहाँ मिल जाता है, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले था वैसा ही उसको बाद में बनाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ सृष्टि की प्रक्रिया की चर्चा है, वहाँ भी ये बहुत बड़ा संकेत हमें मिलता है कि ये यथापूर्व निर्मित किया जाता है। एक बात कह करके मैं अपनी बात को
समाप्त करूंगा। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है जो कि आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप जानते ही होंगे और आपको जानना ही चाहिए। इतिहासः कुशाभासः। हमारे यहाँ जो अमूर्त तत्व हैं उनकी भी एक मूर्ति की कल्पना है। जैसे 4 वेदों का हमने नाम लिया तो उन 4 वेदों का भी एक विग्रह हमने बनाया है कि वो वेद, यजुर्वेद कैसा दिखाई देता है, ऋग्वेद कैसा दिखाई देता है, सामवेद कैसा दिखाई देता है। उसी प्रकार से इतिहास की जो पारंपरिक कल्पना है उसे अपने स्मरण में आपको रखना चाहिए। इतिहासः कुशाभासः। ये इतिहास जो है ये कुश के समान रंग वाला है। कुश एक घास होता है, बहुत तीखा घास होता है, जिसको यदि उखाड़ने में सावधानी नहीं रखी जाए तो हाथ कट जाता है। इसी से कुशल शब्द जो है वो बना है। प्रत्येक धार्मिक क्रिया में कुश की आवश्यकता होती है। जो कुश को ठीक से उखाड़ लाए, हाथ को काट पीट न ले, उसको कहा जाता है कि वो कुशल है। तो ये इतिहास जो है ये कुशाभास है। तात्पर्य यह है कि कुश के समान वर्ण वाला है। इसके पीछे क्या रहस्य हो सकते हैं, इनकी थोड़ी सी मैं चर्चा जरूर करूंगा। इतिहास जो है वो कुशाभास है और इसके साथ साथ सुकरास्यः, उसका जो मुख है ये अभिमानी देवता है। इतिहास का अभिमानी जो देवता है उसका स्वरूप यह है कि वो कुश के समान रंग वाला है। सुकरास्यः, वराह के मुख वाला है। जैसा वराह अवतार में भगवान का शूकर का मुख है, ऐसा ही उसका मुख है। महोदरः, उसका पेट बहुत बड़ा है। जैसा गणपति का पेट बड़ा होता है, ऐसा ही इतिहास का जो मूर्त रूप लिया गया है महोदर है, बहुत बड़ा उसका पेट है। अक्षसूत्रम घटम बिभ्रत, और उसके हाथ में क्या है? अक्षसूत्र है, एक माला है, और घट है, एक घड़ा है, और पंकजाभरणान्वितः, पंकज के अर्थात कमल के आभूषण उसने धारण कर रखे हैं। ये जो इतिहास का मूर्त रूप है, इसके भीतर कहीं न कहीं बहुत सूक्ष्म संकेत छुपे हुए हैं। अभी मेरा कुछ श्रीमद् भागवत का अध्ययन चलता है, तो भागवत की सृष्टि प्रक्रिया में सबसे पहले अवतार की चर्चा वराह अवतार की चर्चा है। हम सामान्य रूप से दशावतारों की गणना करते हैं तो मत्स्य, कूर्म, वराह, ऐसा हमारी गणना में है। परंतु भागवत पुराण में जिस प्रथम अवतार की चर्चा है वो वराह अवतार है। और उस वराह अवतार का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि वो हिरण्याक्ष नाम का जो दानव है, पृथ्वी जल के भीतर डूबी हुई है। प्रलय के बाद पृथ्वी जल के भीतर डूबी हुई है और उस पृथ्वी को प्राप्त करने का संघर्ष है। वो दैत्य जो हिरण्याक्ष है वो ये कहता है कि इस पाताल लोक के निवासी तो हम हैं, इस पृथ्वी पर अधिकार हमारा है। और भगवान जो है वो वराह का अवतार लेकर अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के बाहर निकलते हैं। आप इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थी हैं, मूर्ति शिल्प के अध्ययन करने वाले आप लोग हैं, तो आपने ये देखा है कि वराह का जब चित्रण किया जाता है तो उनकी दाढ़ों पर एक स्त्री आकृति भी आपको दिखाई देती है। वो पृथ्वी का प्रतीक है, पृथ्वी को लेकर के वो निकले हैं। तो कहीं न कहीं ये इतिहास सुकरास्य से जुड़ रहा है, विष्णु के वराह अवतार से जुड़ रहा है। और यदि आप ध्यान से अनुभव करें तो केवल वही एक ऐसा प्राणी है वराह, जो जल के भीतर तक भी जिसकी गति है और पृथ्वी पर भी उसकी गति है। भीतर तक जाकर के पृथ्वी का उद्धार करने का सामर्थ्य यदि किसमें है तो वो वराह में है। तो ये इतिहास जो है, मैं इसके इस अर्थ को थोड़ा व्यापक अर्थ में लेता हूं कि भले ही जो सत्य है वह कितना भी पाताल में चला जाए, कितना भी जल के भीतर चला जाए, इतिहास उसको निकाल करके बाहर ला सकता है। तो ये इतिहास सामान्य नहीं है, ये तो महावराह का स्वरूप है, ये महोदर है। इसका उदर इतना विराट है कि न मालूम कितनी घटनाएं, न मालूम कितने कल्पों के संदर्भ उसके भीतर छुपे हुए हैं। उसके हाथ में अक्ष की माला है।
ये अक्षमाला, माला से व्यक्ति क्या करता है? गणना करता है। अगर गिनती का प्रयोजन नहीं है तो माला पकड़ने की क्या जरूरत है हाथ में? माला होती ही इसलिए है ना कि हम उससे गिनती करते हैं। तो गणना किसका स्वरूप है? गणना काल का स्वरूप है। ये इतिहास काल की गणना करता है। बिना काल की गणना के इतिहास का क्या स्वरूप है? और उसके हाथ में जो घट है वह घट अमृतमय घट है। जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, इतिहास का जो अध्ययन करना चाहते हैं, इतिहास की जो आराधना करना चाहते हैं, उन्हें अमृत ही अमृत मिलने वाला है। और वह पंकजाभरण है। कमल जो है परम सौंदर्य का प्रतीक है। तो इतिहास कोई रूखा विषय नहीं है, वह परम सौंदर्य का विषय है। बस हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत बहुत धन्यवाद सर ने। किस प्रकार से इतिहास को पहले विज्ञान, क्योंकि विज्ञान दिवस है तो उसके ज्ञान परंपरा में विज्ञान को जोड़ते हुए इतिहास की एक सम्यक परिभाषा हमारे सम्मुख रखी। और सर को बताना चाहूँगी कि इतिहास संकलन योजना का मोनो है, जो आप इतिहास पुरुष की व्याख्या यहाँ कर रहे थे, वो इतिहास संकलन योजना का मोनो भी है। इसी क्रम में हमारे इस सत्र के अध्यक्ष हमारे बीच में माननीय कुलगुरु महोदय हैं। मैं उनको बुलाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि वे विज्ञान पुरुष होने के साथ साथ संस्कृति और इतिहास पुरुष भी हैं। और इतिहास समागम के इस अवसर पर जब विज्ञान दिवस है हमारे बीच में, तो निश्चित ही रूप से आपका अध्यक्षीय उद्बोधन इन तीनों चीज़ों की त्रिवेणी को यहाँ पर संगम में ले जाएगा। माननीय कुलगुरु महोदय। मंच पर विराजित सरस्वती पुत्र आचार्य पारकृष्ण शर्मा जी, सम्माननीय आदरणीय उपाध्याय जी, और आज थोड़ा रंजना जी ने कहा आज रमन दिवस भी है, और ऐसे पुरातत्वविद जैसा सर ने कहा कि इतिहास खनन करके, उत्खनन करके प्रमाण दे करके आता है। तो ऐसे प्रमाणों को एकत्रित करने वाले और इतिहास को प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करने वाले आदरणीय रमन जी, आदरणीय प्रशांत जी, आदरणीय प्रीति जी और आप सभी जो इस सभा में उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि जब आदरणीय बालकृष्ण शर्मा सर कुछ कह चुके हों, उसके बाद में कुछ भी कहने में खतरा है कि आपका उपहास हमेशा हो सकता है। तो एक बड़ा संकट है सर के बोलने के बाद में कुछ भी बोलना। ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, इतिहास का स्वरूप, आज इतिहास के कई जानकार यहाँ बैठे हैं, वो इतिहास को किस रूप में देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो रूप सर ने आज बतलाया शायद उस रूप में तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा। मैंने तो नहीं देखा किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में इतिहास का चित्र, इतिहास की प्रतिमा सरस्वती प्रतिमा रूप में स्थापित है। माँ सरस्वती प्रतिमा रूप में स्थापित है। तमाम देवी देवता के, जैसा सर ने बतलाया, उनका विग्रह बना लिया गया है। वेद कैसा दिखता है, अथर्व कैसा दिखता है, इतिहास कैसा दिखता है, जो दिखता नहीं वो कैसा दिखता है, जो बीत गया वो कैसा दिखता है, जिसको खोजते हैं वो कैसा दिखता है, ऐसा खोज करके सर ने प्रस्तुत किया। मैं कुछ ज़्यादा कहूँ तो ठीक नहीं है। विज्ञान दिवस के बारे में भी मैं थोड़ी सी बात अपनी कहना चाहता हूँ कि विज्ञान, आज जब हम बातचीत करते हैं कि भारत में औसत आयु 72 वर्ष हो चुकी है। आज से 75 वर्ष पूर्व जब भारत आज़ाद हुआ तब यह औसत आयु मनुष्य की 40 वर्ष से कुछ कम हुआ करती थी, और आज भारत में व्यक्ति की औसत आयु अगर 72 वर्ष है तो इसमें निश्चित ही विज्ञान की एक बड़ी भूमिका है, वैज्ञानिक खोजों की बड़ी भूमिका है, चिकित्सा शास्त्र की बड़ी भूमिका है। और जैसा सर ने कहा कि वह सब कुछ जो तर्क से प्रकट हो, जो प्रमाणित हो, जो वह ज्ञान जो प्रमाणित हो सके प्रयोगों के द्वारा, जो प्रमाणित हो सके प्रयोगशालाओं में, वही ज्ञान विज्ञान बन जाता है। तो आज जब सारे ज्ञान को, विशेषकर जब हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, सौभाग्य मध्य प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है और प्रत्येक पाठ्यक्रम की पहली इकाई भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के चर्चा करती है। तब एक प्रश्न
निरंतर खड़ा होता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह कितना प्रामाणिक है। और इस बात पर बहुत अधिक जोर है उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। जब यह पाठ्यक्रमों का निर्माण हुआ, पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया, तब से लेकर आज तक केवल एक ही बात पर जोर है कि जो कुछ कहा जाए, जो कुछ लिखा जाए, जो कुछ पढ़ाया जाए वह प्रामाणिक हो, वह प्रमाणित होता हो, केवल वही तथ्य बच्चों को बतलाया जाए। इसलिए यह जो कुछ आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, पिछले 3 दिन से जो मनन चल रहा है, जो साधना चल रही है, जिन तथ्यों की खोज की बात हो रही है, वह सब कुछ वही है, ज्ञान को, भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रामाणिक बनाने की दिशा में। यहाँ से कोई सूत्र मिलेगा, उस सूत्र से आगे बढ़ते हुए अन्य सूत्रों पर हम पहुँचेंगे। ऐसे सूत्रों की खोज पिछले 3 दिन से यहाँ चल रही है और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम विक्रमादित्य की नगरी में रहते हैं। आज कुछ विद्यार्थी मुद्रा विज्ञान की जो बड़ा संस्थान है, अश्विनी शोध संस्थान, वहाँ पर प्रवास पर गए हुए भी हैं जानने के लिए। मुझे ऐसा ज्ञात है कि उज्जैन का महिदपुर के पास में जो मुद्राएं मिली हैं वो विक्रमकालीन है, 2100 साल पुरानी स्वर्ण मुद्राएं हैं। आप सभी अगर ये जाने कि स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए तापमान लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अगर यदि भट्टी का किया जाए तभी केवल सोने को प्राप्त किया जा सकता है। जो सोना आज हम पहनते हैं, प्रयोग में लाते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, वह सोने के निर्माण के लिए भट्टी का तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब सोना पिघल करके अपने अयस्क में से, उसकी शोधन की प्रक्रिया में से बाहर आएगा। अब वह जब 2100 साल पहले प्राप्त होता है तो विचार करना चाहिए कि क्या प्रयोग किया गया होगा जिससे कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंचा। तमाम जो आज प्रक्रियाएं ज्ञात हैं उसको अधिशोषण भी कहते हैं, उसको अवशोषण भी कहते हैं, उसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं, उसके शोधन में पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड के विलयनों का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के विलयन का प्रयोग करके शुद्ध सोने को प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वह क्या था जो 2100 साल पहले, 2200 साल पहले या 2000 साल पहले सोने को शुद्ध करने में प्रयुक्त होता था। तो ये जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं, जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, आपको चूंकि रसायन का विद्यार्थी हूँ इसलिए पढ़ा मैंने कि कुछ ही तत्व हैं जिनके खोज का कोई इतिहास नहीं है, जिनकी खोज कब हुई। अगर आप पूछेंगे हाइड्रोजन की खोज कब हुई तो उत्तर मिलेगा, हीलियम की खोज कब हुई उत्तर मिलेगा। तमाम तत्वों की 118 में से लगभग 110 तत्व ऐसे होंगे जिनकी खोज का इतिहास ज्ञात होगा। लेकिन अगर आप स्वर्ण की बात करें तो यह उत्तर कोई दे नहीं सकता कि सोने की खोज कब हुई। लेकिन हमारे पास में 2100 साल पुरानी स्वर्ण मुद्रा है, मतलब सोने का इतिहास कम से कम 2100 साल पुराना तो है ही, मतलब उसके विज्ञान का, उसके धातु कर्म का इतिहास भी इतना ही पुराना है। तो खोजा क्या जाना चाहिए? खोजा जाना चाहिए वह भट्टी जिसमें यह कर्म होता था जिससे सोना निष्कर्षित होता था, वह टकसाल जहां सोना मुद्रा में बदलता था। तो जब आप टकसाल की बात करते हैं तो आप कब, इतिहास के निष्णात लोग यहाँ बैठे हैं, मैं ना बता पाऊंगा कि पहली टकसाल कहाँ बनी, कहाँ स्थापित हुई, कहाँ मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन भारत में तो इसका इतिहास 2100 साल पुराना प्राप्त इतिहास है। तो यह जो इतिहास है, यह जब विज्ञान सम्मत हो जाता है, जब यह विज्ञान से प्रमाणित हो जाता है तो फिर वह विज्ञान बन जाता है। जब उसके प्रमाण मिल जाते हैं, जो कुछ भी इतिहास में कहा गया, जब वह विज्ञान से प्रमाणित हो जाता है तो वह प्रमाणों से जब प्रमाणित हो जाता है तो वो विज्ञान बन जाता है। तो ऐसा जो कुछ भी आज इतिहास है वो कल विज्ञान हो जाएगा। विज्ञान को इतिहास की का विकास ही कहना चाहिए। ये इस दृष्टि से अगर हम विचार करें कि इतिहास जब भी प्रमाणित होता है तो विज्ञान में परिणित हो जाता है। तो इस दृष्टि से आज सीवी रमन साहब जिनकी की खोज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन अथवा निर्वाण दिवस नहीं है, ना उनका आज पुण्यतिथि है, ना जयंती है, आज उनकी खोज की वर्षगांठ है, इसलिए इसको आज हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और वह पहले भारतीय आधुनिक वैज्ञानिक हुए जिनको कि नोबेल पुरस्कार से, भारत के पहले वैज्ञानिक जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला, वो उस समय जबकि भारत में प्रयोगशालाएं नहीं थीं,
समुद्र के किनारे घूमते हुए अचानक उन्होंने देखा कि इसका जल नीला क्यों दिखाई देता है। विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि कितना छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो है वो नोबेल पुरस्कार तक ले जाता है। उन्होंने कोई बड़ा प्रयोग तो फिर किए ही, फिर उन्होंने जाकर के प्रयोग किए प्रयोगशालाओं में, तब उसके बारे में आगे उन्होंने जाना। भारत में ही शिक्षित हुए, बीएससी एमएससी सभी कुछ भारत में उन्होंने किया। चेन्नई में समुद्र के किनारे घूम रहे थे और घूमते हुए अचानक उनका ध्यान गया, कोई नया कुछ भी नहीं था, जो हो रहा था वही था। समुद्र सदैव ही नीला रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला क्यों है। उसके पहले कभी किसी ने विचार न किया। जैसे एक घटना, इसको सेरेंडिपिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। जब सेब फल गिरा तो एक को विचार आया कि नीचे क्यों गिरा, तो गुरुत्व की खोज हो गई। सेब फल सदैव से नीचे गिर रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान दिया कि नीचे क्यों, कोई बल होगा जिससे नीचे आया, कुछ इसको खींचता होगा जिससे नीचे आया, ये ऊपर नहीं गया। ऐसे ही रमन के मस्तिष्क में ये कौन था कि ये क्या है जो पानी को, ग्लास में तो ये सफेद दिखाई देता है, रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, और समुद्र में जाकर ये नीला क्यों हो गया। वहां से जो खोज हुई वह आज चिकित्सा विज्ञान में उपयोग में आ रही है। वह जीवन के विस्तार को आयाम दे रही है, वह जीवन में वृद्धि कर रही है, वह आणविक संरचनाओं को जानने का साधन बन चुकी है। तो यह जो छोटे छोटे से प्रेक्षण है, छोटी छोटी सी दृष्टि है, छोटी सी जो सजगता है, वो कितनी बड़ी खोज का आधार बन सकती है कि वह मानव जाति के कल्याण में भी वह खोज सहायक हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों से विशेषकर यह चित्र विभूतियों के समूह माँ सरस्वती के चित्र के साथ, विक्रमादित्य महाराज के साथ वहाँ अगर स्थान पा रही है, तो केवल इसलिए कि विद्यार्थी यह जाने, जो युवा समाज है वह जाने कि चेतना का कोई पर्याय नहीं है। चेतना, अगर आप सचेत हैं, अगर आप ऑब्जर्वर हैं, अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। और आज इस सभा का जो 3 दिवसीय सभा थी, मैं सौभाग्य से तीनों ही दिन इसमें लगभग सम्मिलित रहा, और प्रथम दिवस भी था, आज भी हूँ, और बहुत ही सौभाग्य कि इसका हिस्सा मुझे बनाया। मैं आयोजकों का, इस विक्रमोत्सव के आयोजन का हिस्सा हम भी हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय भी उसका एक आयोजन करेगा। अगले माह एक बड़ा सम्मेलन, वैज्ञानिक सम्मेलन भी होने वाला है यहाँ पर। और ये जो काल की गणना, जिसने जैसे सर ने बतलाया कि इतिहास की जो देवी हैं या देवता पता नहीं, महोदर हैं ये बताया, लेकिन अभी सर वो रह गया है कि केश कैसे बनाने हैं, बड़े या छोटे, स्त्री है या पुरुष, इतिहास ही अभी बात नहीं हुई आपके चित्र में सर। तो वह जो माला है जो गिनी जा रही है, तो वह जो गण्य है, वह जो गिनने के योग्य है, वो जब नवीन स्वरूप में आएगा, वह जब नई गणनाओं के साथ में आएगा, वह जब डोंगला लौट करके आएगा, जो गिनना है, वह जो समय को गिनता है, वो जो समय को गिनती का केंद्र है, जिसकी की चर्चा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, विक्रमोत्सव उसी कड़ी का उसी माला का एक मोती है। इसके माध्यम से यह स्मरण करें या खोजें या जाने कि कैसे इस समय को, जो आज से मात्र 200 वर्ष से अधिक नहीं हुए जीएमटी को आए हुए, उसके पहले कभी जीएमटी था नहीं, जिस विक्रम संवत की बात करते हैं वह कहाँ लुप्त हो गया पता नहीं। ऐसा लुप्त होने का आशय मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप भारत के आत्मार्पित संविधान को देखें, जो आत्मार्पित किया उसका जो लेख है, उसमें जो तिथि है, उसमें विक्रमी संवत जो अंग्रेजी कैलेंडर तिथि, ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि है, वो तो अंकित है ही, साथ में विक्रमी संवत तिथि भी अंकित है। अभी आपने 26 जनवरी देखा, आपको पता होगा कि अभी कौन सा माह निकला, क्या तिथि थी, थोड़ा ही अंतर था। इस बार 26 जनवरी पर नवमी थी, 1947 में वो सप्तमी हुआ करती थी। तो विक्रमी संवत वहां लिखा है। कब यह शासकीय कैलेंडर्स में शक संवत बनकर के आ गया पता नहीं चलता, इसकी कभी घोषणा नहीं हुई, मैं नहीं जान पाया, हुई होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन कब विक्रमी संवत शक संवत से रिप्लेस हो गया, क्योंकि विक्रमी संवत के साथ गौरव ये जुड़ा हुआ है कि ये ईसा संवत से पुराना है, ईसा सन से पुराना है। शक संवत ईसा सन से बाद का है। तो कब हम इस गौरव से वंचित हो गए या कर दिए गए पता नहीं, लेकिन यह था 1947 तक था, 26 जनवरी 1947 तक दर्ज किया गया इतिहास के पन्नों पर। कब यह प्रश्न से बाहर हो गया, कब विक्रमादित्य को भुला दिया गया, पता नहीं चलता। इसलिए जो विक्रमोत्सव है, यह उस उत्कर्ष का जो विषय है कि भारत के नव जागरण और
विकास की सतत यात्रा, विरासत से विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रमुख उद्घोष है। तो हमें जाना होगा वापस, काल गणना के लिए भी अगर जाना पड़े तो हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए और विश्व पटल पर हमें स्थापित करना चाहिए कि काल की सही गणना का केंद्र भारत है, भारत ही होना चाहिए। इस अवसर के लिए जो मुझे दिया गया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इतिहास जब भी प्रमाणित हो जाएगा तब वह विज्ञान बन जाएगा, और इससे अच्छी परिभाषा इतिहास की वैज्ञानिक परिभाषा नहीं हो सकती। सर के निर्देशन में विक्रम विश्वविद्यालय इंडिया की जगह भारत का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये एक नवीन जो हमारे विश्वविद्यालय में कार्य हो रहे हैं। अब वक्त है आभार प्रदर्शन का। उसके पहले एक सूचना है, आभार के तुरंत बाद जो बच्चों ने यहाँ पर वाचन किया है उनके सर्टिफिकेट मिलने हैं। तो सर का आभार होते ही हम लोग पहले सर्टिफिकेट लेंगे और उसके बाद जनगण मन के साथ यह समापन होगा। नमस्कार। 3 दिवसीय इतिहास समागम विक्रमोत्सव 2026 में आप सबकी उपस्थिति रेखांकित कर रही है कि आप सब अभिनंदनीय है, वंदनीय है। आप सबको प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय मंच पर आसीन श्रद्धेय गुरुजी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा छात्रों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, जनमानस के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ऐसे गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने विक्रमोत्सव के पूर्व 7 दिवस में राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर और शिविर की सतत निगरानी और स्वयं को वहां रहना और विक्रमोत्सव के इतिहास समागम और विज्ञान दिवस की चर्चा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने सीवी रमन साहब को याद किया और आज विज्ञान दिवस की आप सबको बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं माननीय कुलगुरु जी का भी अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं उनको कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आज उन्होंने माननीय पूर्व कुलगुरु जी से उद्बोधन भी करवाया विज्ञान दिवस को लिए। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारे बीच में इतिहास समागम के साथ में माननीय सीवी रमन साहब को याद किया हमने। हमारे बीच में लंबे समय से हमें मार्गदर्शन इतिहास को लेकर करते आ रहे अनेक छात्रों के गुरु, इतिहास में देश भर में आपके छात्र हैं, ऐसे जयसी उपाध्याय साहब, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंचासीन इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रशांत पुराणी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संयोजिका डॉक्टर प्रीति पांडे का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहाँ आभार व्यक्त करना चाहूंगा मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतिहास समागम आज से 21 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया। डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए करतल ध्वनि कीजिए, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए कि एक इतिहास समागम का कार्यक्रम उन्होंने अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली और अखिल भारतीय इतिहास संकलन मालवा प्रांत के माध्यम से प्रारंभ किया। और सरस्वती शिशु मंदिर में हमने तब प्रारंभ किया जब कावेरी शोध संस्थान में डॉक्टर श्याम सुंदर निगम के घर पर आधे दिन का हमने इतिहास समागम प्रारंभ किया। उसमें उपाध्याय साहब भी उपस्थित थे और एक संकल्प जो बड़े दिनों से इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली और मालवा प्रांत के माध्यम से लिया जाता रहा है, वह जैसे उपाध्याय साहब ने भी दोहराया था, मैं आप सबको प्रतिवर्ष इस संकल्प को पारित करने के लिए प्रेरित करता हूं। और आज आभार के दौरान ही मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मैं उस संकल्प को आपसे पुनः पारित कराऊंगा और वह आप सब लोग ओम की ध्वनि के साथ पारित करेंगे। उसके पूर्व मैं यह बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम अब वर्तमान में जो इतिहास संकलन योजना दिल्ली के माध्यम से, मालवा प्रांत के माध्यम से किया जाता रहा है, फिर कावेरी शोध संस्थान के माध्यम से किया जाता रहा, माननीय मोहन यादव जी के माध्यम से किया जाता रहा, फिर ये विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता रहा, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के माध्यम से किया जाता रहा, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। मैं इसलिए संस्कृति मंत्रालय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी जी का भी
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस अवसर पर इन सब लोगों को याद करना इसलिए आवश्यक है कि इनकी संयोजना से ये इतना बड़ा कार्यक्रम और आप सबकी उपस्थिति रेखांकित कर रही है कि इस बृहत्तर भारत के साहित्यिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्यों को लेकर जो हमने चर्चाएं की है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। इस चर्चा से देश का ही नहीं विश्व में जाने वाली इतिहास के पुनर्लेखन की कहानियां नई नई बनेगी और पूरा साक्ष्यों के साथ बनेगी, नई पुस्तकें आएंगी और वह विद्वानों के माध्यम से जो चर्चाएं हुई है, आपके शोध पत्र जो कि डॉक्टर प्रशांत पुराणिक जी ने बताया है कि एक लंबी एक लिस्ट तैयार हुई है इस बार शोध पत्रों की, और उस शोध पत्रों का प्रकाशन मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए आप सब उसके सहभागी रहें और शोध पत्र जो आए हमारे बीच में उन सब में शासकीय माधव महाविद्यालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उनके प्राध्यापक में डॉक्टर अंशु भारद्वाज हमारे बीच में उपस्थित है, डॉक्टर अल्पना दुभाषे हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जीडीसी से हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत पुराणी जी वहाँ के प्राचार्य हैं, डॉक्टर रंजना व्यास हमारे बीच में, यहाँ ये लोग अपने शोध छात्रों को लेकर आए और नटनागर शोध संस्थान से डॉक्टर रेखा द्विवेदी हमारे बीच में थी, वहाँ के शोध छात्र हमारे बीच में आए। इन सब लोगों ने शोध पत्र पढ़े। मैं इस समय अतिरिक्त संचालक हायर एजुकेशन डॉक्टर अनिजवाल जी को भी याद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक पत्र हमें सभी महाविद्यालय में, शासकीय महाविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए जो इतिहास के प्राध्यापक थे उनके प्राचार्य को लिखा और सबकी सहभागिता रेखांकित की गई और सब लोग जहाँ पधारे उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक ऐसा अवसर होता है जो कि इतिहास समागम के माध्यम से वर्ष में हम 3 दिन अवश्य मिलते हैं। हमारी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और ये एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण भी होता है कि आपको सभी प्राध्यापक शोध पत्र पढ़ने का एक अवसर देते हैं। शोध पत्र वाचन से आपका कलेवर तो बढ़ता ही है, किंतु न जाने अनजाने कुछ ऐसे साक्ष्य आप उपलब्ध कर देते हैं जैसे जयसी उपाध्याय साहब ने आज बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक माध्यमों से चर्चाएं की हैं और हमारे माननीय कुलगुरु जी ने भी बात कही है विज्ञान को लेकर और पूर्व कुलगुरु जी ने बहुत सारे इतिहास के वो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो पुराणों से लेकर उत्खनन तक हमें प्राप्त होते हैं। ये चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं, इतिहास का पुनर्लेखन हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपने मित्रों को भी यहाँ हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इतिहास संकलन समिति के जो मेरे मित्र हैं आशीष नाटानी जी और मेरे अध्यक्ष डॉक्टर तेज सिंह जी सेदो, प्रकाश जी, कश्यप जी और डोंगला से पधारे हमारे एक प्रकल्प अधिकारी घनश्याम रत्नानी जी। और मैंने कल छोटा सा निवेदन किया था जो हमेशा मेरा स्वीकार कर लेते हैं डॉक्टर SL वरे जी, उनका भी मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर अजय शर्मा, मैं दिन भर डांटता रहता हूं, मेरी डांट भी सुनते हैं, मेरे अंतरंग मित्र हैं, मेरे पारिवारिक मित्र हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त हूं। और सर्वेश्वर शर्मा तुरंत मेरे अतिथियों को लेने के लिए या कहीं भी जाना भाई साहब बताइए, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना और अन्य जो मेरे छात्र हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के उन सबका, क्योंकि 7 दिन तक बच्चों ने जो काम किया और जा रहे हैं, आज विज्ञान दिवस मनाने के लिए वे अश्वनी शोध संस्थान मैतुर गए हुए हैं कि वहाँ विज्ञान की वो सामग्री, विक्रम विश्वविद्यालय का एक दल जो है कि विज्ञान दिवस मनाने के लिए अश्वनी शोध संस्थान गया है। ऐसे डॉक्टर RC ठाकुर साहब, तालमेल, ये नहीं कि पुरातत्व विज्ञान ही है, इतिहास विज्ञान ही है, विज्ञान से अलग ये विषय नहीं है गुरुजी। ये दोनों का संयोग है कि ये हम इतिहास वाले आल विषय से रिलेशन रखते हैं। जीवन में बिना इतिहास के कोई विषय पूर्ण नहीं होता, इसलिए सभी विषय का अपना इतिहास है। और इस इतिहास की संयोजना के लिए विज्ञान दिवस के लिए मेरे राष्ट्रीय सेवा छात्र सब वहां पहुंचे हैं। गुजरात से मेरे मित्र पधारे हैं डॉक्टर रमेश चतुर्वेदी जी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे अध्ययनशाला के मेरे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विश्वजीत परमार थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी देर चले जाते हैं, परंतु वे रहते पूरे समय हैं, दिल से और दिमाग से मेरे साथ रहते हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके विभाग के और मेरे सब साथी रितेश लोड, हेमंत लोदवाल, ये मेरे मित्र हैं। डॉक्टर प्रीति पांडे, डॉक्टर नेहा चौरे और जो पीछे पर्दे के पीछे रहती, नेहा कभी सामने नहीं आती है किंतु पूरी संयोजना करती है कार्यक्रम की और पीछे बैठकर, इसलिए एक डॉक्टर नीता जाधव, माननीय कुलगुरु जी के माध्यम से हम उनको माकड़ोन कॉलेज से बुलाते हैं। मंच की सारी व्यवस्था सजाने वाले ये सारे मंच के पीछे के लोग हैं, उन सबको, और पीछे प्रीति कनौजिया बैठी हुई हैं, मैडम बैठी हुई हैं, मैं सभी छात्र छात्राओं का, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, देवास से मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों का, मोहित नागर या सोलंकी जी, आप सब लोग, ये अंजना
दिन भर डांट खाती रहती है, अपन इसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और महेंद्र पंड्या जी, मेरे मित्र सुदीप घाटपाड़े, सभी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मीडिया के लोग हैं, हमारे जो संयोजना कर रहे हैं, जो हमें बार बार दिखा रहे हैं, ऐसे सभी लोग जो विक्रमादित्य शोधपीठ की तरफ से फोटोग्राफी के लिए तय किए गए ऐसे सभी फोटोग्राफरों का, और प्रतिदिन अखबारों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जो प्रतिदिन छप रहा है, उन सबके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कालिदास अकादमी के लिए मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय का यह उपक्रम है, उन संस्कृति मंत्रालय के उस उपक्रम में जिन्हें हमें यह संकुल निःशुल्क दिया कार्यक्रम के लिए, इसलिए उनका भी, और मेरी छोटी सी बात को स्वीकार किया। मेरा छोटा भाई राहुल वहाँ बैठा हुआ है कि मैंने जब पेपर की बात करने लगा तो मैंने जिस संस्था में अपन होते हैं सबने वृहत भारत की बात की, किसी ने वृहत्तर भारत की नक्शा ठीक से नहीं देखा। मैं आपकी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, अच्छे पेपर पढ़े, परंतु हमेशा शोध अध्ययन करके ही शोध पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा हमारे मन में होना चाहिए। हम वृहत्तर भारत करे जा रहे हैं, उसका नक्शा ठीक से नहीं देखा। उसने भी मुझसे ऐसी ही बात की, किंतु कल बात करते हुए मैंने बोला कि तुम जिस संस्थान के प्रमुख हो उस संस्थान की चर्चा करो। उसने बहुत अच्छी बात स्वीकार की और त्रिवेणी संग्रहालय की प्रतिमाओं को लेकर चर्चा की। हमेशा इस बात का ध्यान दें, जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसके साक्ष्य हमने खोज रखे हैं, उसकी ही चर्चा करें, ताकि पूर्णता से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे बीच में वामपंथी विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा है, किंतु उसके बीच की एक विचारधारा है जो साक्ष्य प्रस्तुत करती है। उस विचारधारा की बातचीत होना चाहिए। वो विचारधारा जब हमारे बीच में होगी तब इतिहास का पुनर्लेखन सही और सही तरीके से कर सकते हैं। चर्चाएं बहुत सारी हैं, मैं सबको नमन करता हूं कि आपने 3 दिन मेरा साथ दिया, और जिनको मैं भूल रहा हूं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनका राजेश मीणा जैसे लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुकेश शाह का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं इनका नाम लेते हुए इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो लोग सब मेरी मातृशक्ति बहनें और जो मेरे भाई बंधु बैठे हैं, जो लोधवाल जी, वो हेमंत लोधवाल जी हमेशा प्रमाण पत्र वाली समिति में रहते हैं, वो छिपे हुए हैं, ऐसे सभी लोग पीछे बैठे हैं, उन सबका भी, जो कि कपिल बैठा है पीछे और सभी साथी लोग मेरे बैठे हैं, मित्र लोग, सभी का मैं हृदय से आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस 5 मिनट, हमारे कुछ लोग जो विभिन्न सत्रों में किट नहीं प्राप्त कर सके थे, मैं उनका नाम ले रही हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अजय शर्मा जी, आप आ जाएं और किट और साथ में डॉक्टर श्वेता पंड्या कायथा महाविद्यालय से हैं यहाँ पर, वो भी आ जाए। डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा जी, आशीष नाटानी जी, तिलक राज सोलंकी जी, आप सभी लोग एक साथ मंच पे आ जाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर रहे विभिन्न सत्रों में, लेकिन काम के दौरान आपको किट नहीं प्राप्त हुआ। यदि किसी का नाम छूट रहा है तो वे लोग भी, हाँ, तिलक राज सोलंकी उधर आए। कश्यप जी जो हमारे बीच में हैं, आप भी यहाँ आमंत्रित हैं, और बलराज जी आप भी यहाँ पर किट हेतु प्लीज मंच पर। और लिया बेटा, मैं चाहूंगी करतल ध्वनि से आप सभी लोगों का स्वागत हो, किट के द्वारा आप लोगों का सम्मान मंच से। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में जीडीसी माधव महाविद्यालय और एआईएचसी विक्रम विश्वविद्यालय का बहुत सक्रिय रूप से लगा हुआ था, तो एक क्रम में मैं बुलाऊंगी, तो कुछ प्रतिनिधि दल आ जाए, या एआईएचसी में कम बच्चे हो तो सभी आ जाएंगे। सबसे पहले मैं माधव कॉलेज के प्रतिनिधि दल को सर्टिफिकेट लेने हेतु यहाँ पर बुलाऊंगी। माधव कॉलेज के बच्चे जो भी यहाँ पर हैं वे आ जाएँ और प्रतिनिधि दल के रूप में सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। बाकी आपके जो भी संयोजक हैं, आपके कॉलेज से पधारे हुए लोग हैं, उन्हें दे दिया जाएगा। माधव कॉलेज सबसे पहले आ जाए। सर्टिफिकेट क्या किट? हाँ, 2-1 बच्चे हैं सर। हाँ? जब तक माधव कॉलेज के आ गए मैडम, माधव कॉलेज के बच्चे सर्टिफिकेट हेतु सर्टिफिकेट दीजिए। लोधवाल जी सेट दे दीजिए। दे दिया जी। सब लोग करतल ध्वनि से स्वागत करिए। प्रतिनिधि दल है माधव कॉलेज के, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन बच्चों में से कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं, वे माधव कॉलेज के समस्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर रहे हैं। मैं इसके बाद जीडीसी कॉलेज को आमंत्रित करती हूँ। जीडीसी कॉलेज के वे बच्चे जिन्होंने पत्र यहाँ पर पढ़ा है, वे लोग यहाँ पर आ जाए। कुछ दूसरे भी आ जाए, बच्चियाँ
अच्छी सुंदर साड़ियां पहन के आई हैं जीडीसी की बच्चियां, प्लीज आ जाएं, प्रतिनिधि के रूप में ले लें। प्रतिनिधि के रूप में जीडीसी कॉलेज, कृपया थोड़ी संख्या वो नहीं नहीं हमारे बच्चे तो वो बैठे हाँ। सेटल हो जाए, जीडीसी सेटल हो जाए। मैं चाहूंगी जीडीसी की प्राध्यापिकाएं भी आ जाएं तो एक ग्रुप फोटो हो जाएगा जीडीसी से। हेलो, इसके बाद मैं एआईएचसी को बुलाऊंगी। जैसे ही ये दल हटे, एआईएचसी के बच्चे हमारे बीच में आ जाएं और एआईएचसी के जो प्राध्यापक भी हैं हमारे बीच में, मैं चाहूंगी एआईएचसी के प्राध्यापक भी रहें जिस समय ये फोटो सेशन हो। बढ़िया, तालियां बजाइए जीडीसी के बच्चियों के लिए। लगातार 3 दिन तक वे यहाँ पर समूह के रूप में रही और उन लोगों ने, उनमें से कई बच्चियों ने यहाँ पर पत्र वाचन भी किया। जीडीसी की छात्राओं को धन्यवाद। और अब मैं बुलाऊंगी प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के बच्चों को। जीडीसी के बच्चे प्लीज स्टेज को रिमूव कर दे। जीडीसी स्टेज से नीचे चले जाए बच्चों, फिर अपन बात करते हैं। दूसरे बच्चे आएंगे, स्टेज से नीचे आ जाएं जीडीसी प्लीज। अब आएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व अध्ययनशाला के समस्त बच्चे। मैं कुलगुरु जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बच्चों ने बहुत मेहनत करी और यहाँ पर प्रामाणिक पत्र प्रस्तुत किए। मैं चाहूंगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सारे बच्चे और जितने भी हमारे व्याख्याता हैं प्राचीन भारतीय, अंजना मैडम अलग से आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आ जाइए कृपया। लोधवाल जी, रितेश लोट सर, मुकेश शाह सर, प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ हमें पीछे भी दिख रहे हैं। अमित जी आइए, राहुल सांखला आप भी आइए, मिसेस राहुल सांखला आइए फटाफट। प्राचीन भारतीय इतिहास के शोधार्थी भी आ जाएं। अब समय है जनगणमन का। मैं चाहूंगी आप लोग जहां पर जिस स्थिति में हैं कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं प्राचीन भारतीय इतिहास की छात्राओं को यहाँ पर जनगणमन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। मैं बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभार प्रकट कर दीजिएगा। सभी बच्चे ऐसा कहना चाहते हैं कि उनको बोलने का अवसर मिला, इसका आभार संस्था के लिए। और मैं चाहूंगी कि जनगणमन के लिए आप लोग अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष पुनः इतिहास समागम में आप सबसे भेंट होगी। अरे इस कार्यक्रम रमन सर का आभार, जिन्होंने सबको संजो कर कितना सफल कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न करा है।